बनाने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि आपकी मुश्किलें, पर आपके पास तो सोर्स था कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हो गया, आप अपना टैक्स बढ़ा के वहां से पैसे ले सकते थे, पर गरीब के घर में रहने वाली उस रसोई बनाने वाली मेरी बहन का बजट बिगड़ा, उसे ठीक करने का वक्त नहीं था। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद माननीय गोहिल जी। माननीय शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय शिव प्रताप शुक्ल, माननीय शिव प्रताप शुक्ल। धन्यवाद मानवर। अभी मैं माननीय वित्त मंत्री जी के इस एप्रोप्रिएशन बिल पर समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय शक्ति सिंह जी बोल रहे थे और उनको अतिरिक्त एक प्रदेश के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट रखा तो पूरे देश के लिए रखा, लेकिन उनको यह एहसास हो रहा था कि जब हम भावनगर से चलते हैं तो भावनगर से चलने के उपरांत जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 लेन 6 लेन इसकी कल्पना की, पूरे भारत में की, तो एक बार सड़क बनने के बाद भी जब उसकी आवश्यकता हुई तो किसानों को जो मुआवजा दिया गया, वह शायद इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया वह 4 गुने और 6 गुने तक का दिया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगा मान्यवर आपके माध्यम से कि ऐसे ऐसे स्थान जहां दूसर थे, जहां ताल थे, जब वहां भी 4 लेन और 6 लेन गुजरी तो जहां कोई खेती भी करने नहीं जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने ऐसे जगहों पर उन लोगों को भी जो खेती करने नहीं जाते थे 4 लेन और 6 लेन का जो पैसा दिया, उनको करोड़पति तक बनाने का काम कर दिया था, जहां कोई खेती करने नहीं जाता था। वास्तव में हमें लगता है कि हमें इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि हम जो सदन में बैठे हुए हैं, तो सदन में बैठ करके पक्ष और विपक्ष को न सोच कर करके देश को सोचें। माननीय निर्मला जी ने जो बजट रखा वह देश के लिए रखा, विदेश के विपक्ष के लिए केवल आलोचना करने के लिए नहीं रखा था। श्रीमान प्लीज प्लीज आप बैठकर सीट पे ना बोलें, प्लीज। सुष्मिता जी प्लीज ना बोलें, प्लीज। नहीं, उनकी आदत है बोलने की, तो इस नाते हम सब लोग मानते हैं कि बोलेंगे। चेयर को एड्रेस करें प्लीज। मान्यवर, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि यही वह सदन है ना जिस सदन में जब एक बार एक बिल आया था, और वह बिल था जब भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में रखा था कि वहां बैकवर्ड्स को, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण तक नहीं दिया जाता है। मेज थपथपा करके उधर के लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन माननीय अमित शाह जी के उस बिल रखने के पहले कभी भी इस पर विचार नहीं किया था कि उस जम्मू कश्मीर में हमको भी आरक्षण उनको देना चाहिए था जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, बैकवर्ड के हैं। कभी भी नहीं सोचा था। हाँ, यह जरूर हुआ कि जब वही 35 और 370 की बात आई तो यही सदन गवाह है कि सदन में कपड़े तो कौन कहे, शरीर के अंदर का अंडर गारमेंट जो है वो बंडियां तक फट गई थी, बंडियां तक फट गई थी, नंगे हो गए थे।
जैसे कश्मीर के पंडितों के साथ नंगापन करने का काम वह पूरा सदन करता था, वैसे उस दिन भी नंगा होने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। It will examine. It will be examined. I have already told you. Please. आप I have already told you it will be examined. Please. डोला जी, Please. डोला जी, आपने देखा था, सुष्मिता जी शायद उस समय देखी नहीं थी, आपने भी वह दृश्य देखा था, आप थी वहां, माननीय वो नहीं थी, तो मुझे लगता है कि आप उस दृश्य के संदर्भ में सोच सकती हैं कि नहीं सही हमने कहा है, गलत नहीं कहा है। मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं कर रहा, कभी नहीं बोल, मैं कोई गलत तथ्य प्रस्तुत। श्रीमान, जिस प्रकार से, अब मैं डाटा वाइज इसलिए नहीं जाऊंगा कि डाटा वाइज कोई भी बजट का, इन्होंने भी स्वयं निर्मला जी के एक भी बजट को कोई डाटा वाइज नहीं किया है, सब वे किया है। और इस नाते मैं माननीय शक्ति सिंह जी का बाहर तो बहुत इज्जत करता ही हूं, अंदर भी इज्जत करता हूं, और मैं ये मान करके चलता हूं। जब ये खड़े हुए तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, मुझे भी बोलने को मिल जाएगा, लेकिन उस अच्छे इज यील्डिंग। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताइए। रूल सर, रूल 261। हाँ, बोलिए डॉक्टर साहब। Sir, if the chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may be in his discretion Dr. Sir, I have seen it. such word or words I have seen it. from the proceedings I of have the seen it. और मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी चेयर से कोई चीज कही जाती है तो उसको ध्यान से सुने। I've already told that it will be examined. Please. नहीं, 2 दिन के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप प्लीज, मिस्टर जॉन ब्रिटस, डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस प्लीज, लेट द डिस्कशन कंटिन्यू। सीट पर बैठकर बोला, वैसे भी आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, अननेसेसरी, प्लीज, नॉट अलाउड, प्लीज। बिल्कुल नॉट अलाउड। मान्यवर, अब इन लोगों के बोलने पर मुझे एक शेर याद आता है। अच्छा, ये नई बात आई। हमारी स्थिति क्या है, जो मैं कहने जा रहा हूं, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में जीवन है। जो हम चाहेंगे वह होगा का मतलब हम देश का हित चाहते हैं, संघ राज्य है, प्रदेश का भी हित चाहते हैं, प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर के साथ साथ काम करें तो संघ बनता है। संघ के विषय में जब मुझे मालूम है कि हम लोगों का कार्य जो केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों का बोलना जो केंद्र के पक्ष को हम रख रहे हैं, हम लोगों की आवाज जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी की बात को हम कह रहे हैं, कहीं न कहीं आप सभी लोगों को पीड़ित कर रही है कि हमारी बात जो जबरदस्ती की है वह क्यों नहीं होती है। अब मैं शक्ति सिंह जी का जवाब देता हूं। शक्ति सिंह जी ने यहां इस बात को कहा था कि जीएसटी को क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। माननीय शक्ति सिंह जी, जीएसटी के संदर्भ में आपने कहा था, मैं आदरणीय आप जीएसटी बोलेंगे। मैं आदरणीय तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ उनका एमओएस था। मुझे वह समय भी याद है कि जब उन्होंने यह प्रपोजल रखा था कि अगर सभी वित्त मंत्री इस बात से, सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि उस समय भी
कांग्रेस शासित प्रदेशों के लोग और केरल के लोगों ने घनघोर विरोध किया, जिसका परिणाम था कि उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव इस नाते ही नहीं पारित हो पाया था और आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। तैयार नहीं है कुछ बोले। अरे भैया मैं जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं और जीएसटी काउंसिल की उस मीटिंग को जाकर के देखिए, तो यह नहीं है कि मैं असत्य बोल रहा हूं। आपके वित्त मंत्री ने सबसे पहले इसका विरोध किया था। बंगाल के वित्त मंत्री ने विरोध किया था और उसी समय कांग्रेस की राजस्थान की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने मनोहर छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। अब पहले मीटिंग में नहीं, मीटिंग के पहले भी एक स्थान पर बैठ करके आकर के हम इसका विरोध करेंगे ये किया था। सदन केवल विरोध का विषय नहीं होता है, सदन में आनंद भी होता है। सदन का विषय यह होता है कि अगर आदरणीय निर्मला जी ने कुछ अच्छी बात कही है तो उस अच्छी बात का समर्थन किया जाए। अगर कोई ऐसी बात कही है जिससे देश का अहित होता है तो आपको छूट है कि पूरी तौर पर कहिए कि यह गलत है, लेकिन वो सब बात सही करेंगी। वो जब सब बात सही कहेंगी तो कम से कम आदर के साथ आपको उस भाव को लेना चाहिए था। बहुत बढ़िया। लेकिन आपने उसको नहीं लिया और न लेने के बाद आप एक बात कहे कि हम इन विभागों के मंत्री थे, भगवान करे और कई विभागों के मंत्री रहे हों। अगर कभी मौका मिलेगा तो और भी बन जाइएगा। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में किसी को भी कुछ अच्छा आप लोग ऐसी बात करते हैं, जरा ये सोचिए हमारे पास सभी लोग चले आ रहे हैं, अगर वो भी कल हमारे पास चले आए तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, वो भी हमारे हो जाएंगे। माननीय शुक्ला जी प्लीज, आप सभी से आग्रह है प्लीज वही। माननीय शुक्ला जी प्लीज। मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ। मैं माननीय शक्ति सिंह जी के भाषण पर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आदरणीय अभी देखिए, अभी बजट आएगा और आप ये देखिए, नहीं तैयारी करके आने की बात कोई नहीं है। नहीं होता, ये कौन सी बात नहीं है मान्यवर। हर बजट यहाँ बजट भी आया, जम्मू कश्मीर का भी बजट आया। अब आप सोचिए कि क्या लोग सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के बजट आने के पहले समाचार पत्रों ने बड़े मोटी हेडिंग में लिखा कि 1,10,000 करोड़ रुपए तक का बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर सकती है, इससे जम्मू कश्मीर पूरा सुधर जाएगा। और मुझे गर्व इस बात का है कि अन्य बजट तो छोड़ दीजिए, अकेले जम्मू कश्मीर के बजट को जब आदरणीय निर्मला जी ने पेश किया था तो जहां 1,10,000 करोड़ की बात हो रही थी, इससे जम्मू कश्मीर सुधर जाएगा, 1,42,000 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने पेश किया। यह भारत सरकार है और यह भारत सरकार सबके हित के संदर्भ में जब बात करती है तो स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि किसी राज्य का में कम न हो जाए, हर राज्यों का उसका समान अधिकार मिले। संघ राज्य की कल्पना के अनुसार कोई भी ऐसा राज्य न रहे जिसको हम न दे सके। तो पूरा अभी जो पेयजल की बात आई, हर घर में नल के द्वारा जल, आज स्थिति यह है कि आपके बजट का ही परिणाम है कि मंडल से नहीं, नल से
कमांडर से बोल रहे थे, शक्ति जी कमांडर। अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? अगर बजट न रहे तो आप नल ले लेंगी क्या? कैसे नल लोगे? आप बिल पर ही बोल रहा हूं, बिल से ही नल उपजा है, नल निकल रहे, बिल से ही नल उपजा है। और आज हम उन गरीबों को, जिनको आपने कभी पीने का पानी नहीं दिया था, जब यहाँ जब यहाँ जो हर जनजातीय बहस पर चर्चा हो रही थी, तो आप ही के सदस्यों ने कहा कि हम जाकर के तालाब से पानी पीते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके घरों में जाकर के नल लगवा दिया और वो नल का पानी पी रहे हैं। अरे अपनी बात तो सोचो ना, आप अपनी बात को सोचो कि किस स्थिति में आप लोगों को, भारत को खड़ा कर दिए थे, और आज किस स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को ले गई है। कि आज पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में जब चर्चा होती है तो भारत का प्रधानमंत्री लोकप्रियता के शिखर पर पहले नंबर में पूरे विश्व में आता है, पूरे विश्व में आता है। यह नहीं है कि सिर्फ केवल नरेंद्र मोदी, आप जलते तो नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन कम से कम भारत का तो इज्जत करना सीखो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर शिखर पर आती है तो भारत की लोकप्रियता शिखर पर आती है। लेकिन न तो आपको नरेंद्र मोदी समझ में आएंगे, न भारत समझ में आएगा, न कश्मीर समझ में आएगा। आपको तो एक ही समझ में आएगा कि कैसे हम विरोध करें। इस नाते निश्चित रूप से मुझे यह लगता है कि आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस प्रिपरेशन की बात हो रही है, जो आदरणीय निर्मला जी रखी है, आपको उस पर सराहना करनी चाहिए थी, सराहना करनी चाहिए थी। और सराहना करना चाहिए था कि आज उन्होंने जिस प्रकार से सड़कों का पुनर्जीवित किया, जिस प्रकार से हर घर में नल को दिया, जिस प्रकार के शिक्षा पर उन्होंने बजट को बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने का काम किया, जिस प्रकार से हर प्रदेशों में उन्होंने प्रदेश सरकारों से पहले बातचीत करके आदरणीय निर्मला जी ने प्रतिनिधियों से, अन्य प्रतिनिधियों से बात करके तब इस बजट को रखा था। बिलिए भाई, बिलिए। जब वो बोल रहे थे तो कोई नहीं आपने पूछा कि बिल पर बोलो। हम जब बोल रहे हैं तो आपको ये लग रहा था कि हम बिल पर नहीं बोल पा रहे। अगर बिल पर नहीं बोल पा रहे हैं तो बोल किस पर रहे हैं? मान्यवर, हम सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किए, हम पूरी तौर पर देश को आधुनिक भारत बनाने की तरफ अग्रसर हैं। इस नाते आज स्थिति यह है कि हम एक ऐसा बजट माननीय निर्मला जी ने पेश किया था, इस बजट के आधार पर पूरा, जब उद्योग जगत है उसने भी सराहना किया, पेपरों ने उन्होंने भी सराहना किया, अर्थशास्त्री उन्होंने भी सराहना किया। उन्होंने ये कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब भारत की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस बजट ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत जो है अब अपने संसाधनों के द्वारा पूरे विश्व में एक नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। और उसी का परिणाम था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिसकी बात मैंने आपसे कहा, वही सुने हैं कि नंबर 1 पर आए हैं। जो आप लोगों को पच नहीं रहा है वही सुने हैं कि जो आपको पच नहीं रहा है। पूरा पहले पचाना सीखिए, पूरा यूपी समझ गया। पहले पढ़ना सीखिए। जनता के दिए गए मैंडेट को सुनिए, और उसने तो ऐसी स्थिति में आपको ला करके खड़ा कर दिया कि बोलने लायक भी नहीं रह गए, बात करने लायक भी नहीं रह गए। इस नाते हाँ, तो आज हमारा वक्त है तो इसी नाते वक्त चलने दीजिए। हमारा वक्त मेरा नहीं है, हमारा वक्त भारत का वक्त है, हमारा वक्त
भारत की जनता का वक्त है, हम भारत की जनता के तरफ से बोल रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उसने आज संसद में आपको विपक्ष में रखा है, हमें पक्ष में रखा है, तो हम पक्ष की बात को करते हुए निश्चित रूप से उसके हित की बात करेंगे। आप अपना ही चाहते हैं, आप अपना ही चाहते हैं, मैं उसी पर बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए और सीखाइए, सीख करके जब आएंगे तो आपको भी यह बात जानी होगी कि मैंने जो बोला है वो आदरणीय निर्मला जी के बिल पर ही बोला। प्लीज माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इतने सजेशन देते हो कि हमारे शुक्ला जी वो कंफ्यूज हो आपस में बात न करें, आप सबकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप स्पेसिफिक कहिए, उसमें बोलेंगे। आप अपने माननीय सदस्य दीजिए इस विषय पे। माननीय सदस्य जो आपस में बैठकर आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे जाने रही है, आप बेकार अपने गले को तकलीफ दे रहे हैं। मंत्री शुक्ला जी को बोलने दीजिए। जो भी कहते हैं वो सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। प्लीज प्लीज श्रीमन, मैं निश्चित रूप से इस बात को कह सकता हूं कि शक्ति सिंह गोहिल जी ने जिस विषय को रखा था, इस एप्रोप्रिएशन के आधार पर ये जो माननीय निर्मला जी ने जो अपना विषय रखा, अभी आगे भी वो अपने पूरे विषय को रखेंगी। मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारत के हित का बजट है, देश की जनता के हित का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है, देश में एक नई ऊर्जा देने वाला बजट है, प्रधानमंत्री की नीतियों के अनुसार का यह बजट है। इस नाते मैं इस बजट पर, इस एप्रोप्रिएशन पर माननीय निर्मला जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर शांतनु सेन। Thank you, sir. Sir, when in last 10 days, the price of kerosene has become sky high and the poor are crying, I do stand here on behalf of the third largest party of this house and the pro-people party, All India Trinamool Congress, led by Madam Mamata Banerjee, who has already done triple hat-trick few months back and became the third-term Chief Minister in West Bengal. Sir, the central government is seeking approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore for 21-22. As our party believes in real facts and figures, I would like to draw the kind attention of our learned minister to specific points. Number one, infrastructure. Sir, the central government has sought nearly 5,000 crore for capital injection in the National Bank for financing infrastructure and development and recapitalization of public sector general insurance companies. Sir, we all know that this NABFID is a government setup and it was set up as a corporate body with authorized share capital of 1 lakh crore of rupees. And there are huge resources that are going to be mobilized, and yet there is no external oversight, external surveillance or external monitoring. Moreover, it is still unclear as to why such an entity has been created when in the past similar such entities have miserably failed. Sir, what has the government learned from its previous experiences or failures? Are these being considered before such a huge capital injection? I would say India's biggest problem is a lack of a deep and liquid corporate bond market. So unless the country develops a broad-based liquid bond market, it's difficult to be able to get the pool of domestic savings into infrastructure. Madam, so far the insurance sector is concerned, New India Assurance Company, National Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited, and Oriental Insurance Company Limited. These are the 4 PSUs, general sector insurance companies. Out of these 4 PSUs, 3 of them have been suffering losses over the past few years.
So far the National Assurance Company Limited is concerned, the loss in last 2021 is nearly 2,500 crores. And so far the Oriental Insurance Company is concerned, it is nearly 1,500 crores. Sir, in the monsoon session of Parliament 2021, the government has introduced and passed a bill, that is General Insurance Business Nationalization Amendment Bill, which allows for the privatization of these public sector insurance companies. And there are reports that the government will sell United India Insurance Company Limited, which could be followed by privatization of one or more of the remaining three, sir. So this move will impact crores of retail customers and thousands of persons employed by these organizations. Sir, in the Cabinet Committee for Economic Affairs, that is CCEA, they had a meeting in July 2021, and there was a proposal which was passed that a portion of government's holding in LIC will also be sold out. Sir, we all know that policyholders' money for policyholders' welfare, that was the basic ethics and basic policy of the LIC, which is going to be jeopardized miserably. Sir, the assets since 1956, when the LIC Act was enacted, we all know because of certain reasons, these assets were undervalued. But now, when a portion is going to be open in the market, there is a big chance of corruption so far the asset values are concerned, sir. Sir, the shareholders benefit. It will be finally the shareholders benefit and the policyholders loss. The actual fact is, selling family silver has become the government's mainstay nowadays. They are selling out the profitable PSUs. They are shouting Bharat Mata ki Jai, and they are selling each and every ornament of Bharat Mata. That is the most unfortunate part of the Sir, so far the health is concerned, it is close to my heart because I am a healthcare personnel, I am a COVID warrior, and fortunately I happen to be the past national president of Indian Medical Association. Let me tell you the fact. The budgetary allocation for India is even much less if you consider the same, compare the same with some small neighboring countries, madam. This is very unfortunate. Sir, do you know the quantum of allocation increase for health for 2022 to 2023? 0.008. Yes, it is. Sir, the budgetary allocation is so miserable. The healthcare sector has been at the cusp of recovery from the pandemic, and the government's apathy. Then as all, when thousands died for lack of resources, we have seen how the miserable situation was during this COVID pandemic. We have seen the dead bodies were floating in the river. We have seen the international journal Lancet, many other countries, they were criticizing our COVID handling policy. Our vaccination policy was being miserably criticized even. But unfortunately, we didn't take any lesson from this, sir. Sir, also in the supplementary demand for grants, the ministry has asked for a mere 500 crore in addition to its initial demand. This shows the inadequacy of the funds being allocated during a pandemic that has caused lakhs of deaths in the country. Not only is there subpar allocation, but also poor utilization, sir. Sir, let me cite some examples. Allocation in 2021 and 2022 was 7% less than the actual expenditure for 2020-2021. Importantly, the transfer to states for COVID vaccination has fallen from 39,000 crores in 2021-2022 revised estimates to 5,000 crores in 2022-2023 budget estimates. This is a huge decrease, sir. This government has never believed in corporate federalism. That is the main problem. Faulty vaccination policy. We have seen on International Yoga Day, we have seen on our next Prime Minister's birthday, there was a sharp hike in vaccination. On the next days, there was a sharp fall in the vaccination. Absolutely shameful, sir. Happy birthday, sir. Please. Sir, the problem is this government is full of egos. My suggestion, why don't you keep apart your ego and why don't you follow the golden health policy of our Bengal? Free health for all. Shastha Shati card which empowers the woman to get her parents treated by Shastha Shati card. This is the unique policy in the universe, I must say. Why our government doesn't follow that policy of our Bengal, I don't know, sir. Because they are fully egoistic. So far the engine Narega is concerned,
this government has run out of money to fund this NAREGA project. Actually, the allocation for this year saw a decrease of 25% from the revised estimate of 2021 to 2022 and a decrease of 34% from the actual expenditure of 2020 to 2021. In this supplementary demand of grants, the ministry has requested additional funds of 9,600 crores. Why this massive discrepancy? The reason is, few years back, our learned Prime Minister said that this project, they do nothing but digging the ditches. He is possessing this idea about this NAREGA policy, and he ridiculed nearly 80 million people in his speech here in 2015. We all remember. Sir, what we are doing in Bengal? Just let me cite an example. In our party manifesto during this 2021 assembly election, our respected Chief Minister has said the wage has been doubled and 100 days guarantee has been made to 200 days guarantee. It is so much important a project in our state of West Bengal and so much neglected a project in the rest of the country. So far the food subsidies is concerned, actually the problem is the government wants to dismantle everything. If you consider the global under index, we rank 101 out of 116. Over 4 out of 5 households in the country, they saw a fall in income, and 4.5 crores Indians, they fell into extreme poverty in 2020. And as per the Oxfam Inequality Kills report, inequality and poverty lead to death of 21,000 per day. Moreover, so far the World Bank report is concerned, malnutrition is a key issue, and India is even in worse situation so far the other rich countries are concerned. If you consider the report of FAO, that is Food and Agriculture Organization of United Nations, it says India can never reach zero hunger by 2030, the way the declining is going on. Despite this abysmal performance in ensuring the provision of basics, the food subsidy bill has fallen from 28,000 to 286,469 crore to 206,831 crore in 2023. So far the fertilizer subsidy is concerned, in the fiscal year 2021, the government spent 1,28,000 crore. In the union budget of 2021-2022, it was reduced to 79,000 crores. Due to agrarian crisis, this was revised to 1,40,000 crores, and now it has been reduced by 25%, and it has come down to 1,05,000 crores. So this BJP government promised we will double the income of farmers, and our government in our state of West Bengal, our madam promised in 2011 that we will double, and now it has become tripled in our state of West Bengal, sir. Sir, this puts a target income in 2022 is 21,146, but unfortunately it's just a half by now. So far the women and children are concerned. By the way, India and the entire country has witnessed the largest farmers' agitation. They have seen the farmers committing suicide. They have seen the farmers getting run over by the minister's car, and that minister's son is getting bailed out to win a state during the state election. The entire country has witnessed that. So far the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3%. At a time when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our Chief Minister took that award. Sir, so far the education is concerned, as we have seen, there are a lot of controversies in the National Education Policy 2020 which are yet to be clarified. And we have seen the budget allocation made last year for education saw a 6% decrease from the budget allocation made in 2021. This is a huge considering the fact that education is the bedrock of development of future growth. The ministry has also made an additional demand of 4 lakhs. This is shocking considering the impact COVID-induced lockdown had on education.
where millions of students suffered and many had to quit studies. But look at Bengal, sir. Our United Nation awarded Kanyastree scheme has brought 67 lakhs girls to 18,000 schools and colleges. And it is absolutely a laudable step taken by our government, sir. Sir, I will conclude by saying, I know I raised many major issues like health, like education, like food subsidy, like agriculture issue, like women and child. But I know this government has no answer. And that's why I do believe that the people at large of this country, they are already making up their mind to give a befitting reply to this government in the coming days in due course of time. Thank you. Thank you. Sri T.K.S. Alagovan. Thank you, Honorable Chairperson, Vice Chairman, sir. Sir, I am talking on a bill, appropriation for the funds spent on the year 2019. There were 3 budgets in between. This is the 3rd budget presented now recently. I don't know why this government has delayed in getting the sanction of this house. After 3 years they were waiting. Most of their programs, I have seen this budget since 2014. This is the 9th budget presented by this government. In every budget they say that next year it is going to be India is going to grow like anything. Even the finance minister earlier had told 2-3 years back that there will be $1 trillion economy. $5 trillion economy. But still recently they have resorted to monetization. When they are expecting 5 trillion economy and when they resort to monetization, I don't know the controversy. I think we can understand the controversy. What they speak in the budget is not what is happening in the country. That it shows only that. Every year, even in a small thing, this government, if there is election close by, this government promises many things. In 2019, in the same house, the government had promised that M.S. Swaminathan committee report will be adopted in full, implemented in full, which means 150% of the cost of production will be paid to the farmers. Then what happened was they brought in 3 bills against which the agriculturists, the farmers were started agitated, then they withdrew the bill. But they still ask, what about minimum MSP? This government had promised in this house that they will give 150% cost. But even now this government is not willing to tell these farmers who had stopped their agitation whether they will pay 150% as promised by them in this house. Then I thought, so it was 2019, elections are coming, so we will make some promise to seek votes. Likewise, everything is going on, sir. This government, there is no government running in this country, sir. I can say that there is Amazon which is running the country. Amazon is running the country. They want to sell everything. They want to sell LIC, which has given so much of money to the government. I think the LIC is the one organization which has given several lakhs of crores of rupees for building of infrastructure in this country, still giving with an investment by the government of just a mere 5 crores. It has given a dividend of more than 17,000 crores. Apart from spending money on the 5-year plans every time, now there is no plan. So the question of planned expenditure, non-planned expenditure, there is no planning emission. Then what is the meaning of having a planned expenditure and non-planned expenditure? Everything is an expenditure. Why should we spend? Why should we spend this appropriation, 1 lakh railways and defense services, particularly defense services? My question is, last year this government had chosen to corporatize defense production units which were run earlier by the government itself. Now they have allocated this much of amount. I don't know what happens, what is happening in this country. They had passed a bill to corporatize
defense production units which were run by the government. Defense production units, you know, see, it is like what we, I can compare it with cooking in a house. If we have 4 members in a house, we will cook for 4 members. If we have 2 guests, we will cook for 6 people. If we see 2 people going out for a day or 2, we will cook only for 2. But in a hotel, it is not possible. In a hotel, they have to cook for 100 people whether they come or not. So, a government department will produce weapons or dress materials or tanks, whatever is required for the defense. No, for the defense purpose. Whereas if you corporatize it, the next stage is privatization. They want to sell the defense units to somebody. So now what they are planning is to see that there is no liability of the defense sector so that the buyer will come and buy it. Who is going to buy? I don't know. Amazon. Please, no. Amazon. So the entire budget for the past 9, this is the 9th budget by this government since 2014. No, John, please, go to your seat, please. There is no growth as projected in any of these 9 projects. No promises were kept up as promised in any of these 9 budgets. So everything is in paper. We believe that something will happen, nothing will happen. Every state is weeping for money. After this GST, Tamil Nadu, even our member had spoken earlier last week, that so much of money is due for the state of Tamil Nadu. No money is coming out. Money should be paid to the states before they present their budget. Please, John. It's okay, no. He's the finance minister. Please, you address the chair, please. So he has to, the GST itself, the promise made during GST itself that the due share will be given to the states, and for 5 years there will be a compensation of any revenue loss. But it is, the 5 years is reaching, and I think from next year that also will go away. So we have to rely on the union government for our budget. And the union government is not giving money. Then the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or the presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The 9th budget is also going to be a failure. That our finance minister had already given a hint that because of Ukrainian war there is going to be a fall in economy of India. In a statement she had made, that also but of course that we can accept. If there is a fall in the international economy, we are seeing gold prices going up and down, all these things are there. But still, the promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. The state, all the states are suffering. They want to take away the powers of the state. If we say that the states are suffering, they will say then there will not be a state. India is a one country and everything is single. No, there need not be a state government. That will be the decision of this government. So, I have nothing to praise, and I know that even the BJP member who spoke earlier had nothing to praise except to attack Mr. the Congress member, Shakti ji. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Ayodhya Rami Reddy. Sir, I want to thank you for providing me this opportunity to speak on the supplementary demands for grants for the year 21-22 and excess demands for grants for the year 2018-19. The government has presented the third supplementary grants for the financial year 21-22. The supplementary grant seeks approval for gross additional expenditure of more than 1.58 lakh crore. Of this, the net cash outgo aggregates to more than 1.07 lakh crore. The additional spending makes important allocation towards fertilizer subsidy, servicing loans taken from the National Small Savings Fund,
for Pradhan Mantri Awas Yojana, amongst others. Sir, we have few suggestions. The Department of Fertilizers has been allocated more than 15,000 lakh crore to meet the demand and maintain proper supply of fertilizers. A total of 14,902 crore has been allocated for payment towards indigenous urea subsidy and import of urea. It has been noticed that the fertilizer subsidy has gone down this year as compared to 21-22. Thus, there is need for increased fertilizer subsidy for the next year as well. The government has taken much needed steps in the last few years to reduce expenditure incurred on import of fertilizers, including revival of public sector enterprises for setting up gas-based ammonia urea plants and facilitate investment in the urea sector. However, we still import fertilizers and raw material domestic production. Thus, the international market affects the price and supply of fertilizers in the country. The recent Russia-Ukraine war has disrupted the international supply market in many ways. Russia is a leading supplier of fertilizer and related raw materials. It's also the largest exporter of urea, NPK, ammonia and ammonium nitrate, and the third largest potash exporter. Due to such disruptions, the fertilizer prices in international market have skyrocketed. We are the world's largest urea importer and also import significant amount of phosphatic and potassic fertilizers. Such disruptions have also affected the domestic availability of fertilizers. Black marketing of fertilizers like DAP and MOP has also increased, which are being sold at exorbitant prices. In such circumstances, I would request urgent intervention of the central government. In the short term, government should increase local production of urea in mission mode. It should make sure that alternative supply arrangements are made. The government should also make allocation to provide additional subsidy if the prices remain at the current levels. It should make arrangements to control black marketing of fertilizers and also ensure adequate availability of fertilizers for all farmers in the country. In the long term, I would suggest that the government should look towards self-sufficiency for fertilizers and at the same time explore ways to move away from chemical fertilizer-based farming. The next one on GST compensation fund. The government has also allocated a sum of 8,141.76 crore for meeting expenditure on additional transport to GST compensation fund. Under the GST compensation scheme, states were guaranteed compensation at the compounded rate of 14% from the base year 2015-16 for losses arising due to the implementation of the taxation regime for the first 5 years, which will come to an end in June 2022. However, the COVID-19 pandemic and subsequent lockdowns have severely affected economic health of all the states. The states' revenues have gone down massively, while there has been increased spending in the last 2 years to protect the lives and livelihoods of people through various welfare schemes. Further, it was initially thought that tax regime would stabilize in the first 5 years. However, the reforms in the GST regime are still in transition. Sir, Andhra Pradesh has also been affected to the cyclical slowdown and COVID-19. The state was expected to receive 34,833 crore rupees as its share in central taxes in 2019-20. However, it received only 28,242 crore only. Further, the state also had a fall in its own revenues. The outbreak of COVID-19 pandemic had damaged impact on state's finances as well. The state lost 7,780 crores on account of state share in central taxes, 7,000 crore rupees on account of depletion of state's own resources. Additionally, AP also had to incur COVID-related expenditure to the tune of 8,000 crore rupees. If the loss on the account of total economic impact on the citizens of the states were to be taken into consideration, the loss would run into thousands of crores. Owing to such reasons and also to provide necessary financial comfort to the state, I would request the Finance Minister to extend the GST compensation scheme for a further period of 5 years for my state. Coming to Ministry of Housing and Urban Affairs, the government has also sought approval for additional expenditure of 30,169 crore for meeting targeted credit-linked subsidy scheme, houses for economically weaker sections, low-income group housing, under Pradhan Mantri Awas Yojana scheme.
and settle the loan taken by Building Materials and Technology Promotion Council for National Small Saving Fund. The allocation has been rightly made under both the schemes, and we appreciate such allocation. Coming to the AP issues, we certainly want the government to take consideration on the infrastructure projects. As you are aware, sir, the government has allocated 4,950 crore for capital infusion in National Bank for financing infrastructure and development and recapitalization of public sector general insurance companies. I would take this opportunity to highlight the pending infrastructure projects in the state of Andhra Pradesh and would request the central government indulgence in speedy execution of these projects. I would request the Honorable Minister to help expedite the work on the proposed highway project from Visakhapatnam Port to Bhogapuram. Also develop Tirupati Airport, and also set up South Central Railway Zone project, Railway Zone in Valter Division in Andhra Pradesh. I want to conclude by saying, in the third supplementary budget, the government has made important allocations towards various schemes of the central government. There has been an increase in fertilizer subsidy budget. The loan guarantee scheme for COVID-affected sectors has also been extended by another 3 months. Allocation has also been made for the credit guarantee scheme for microfinance institutions. Even though we are trying to overcome COVID-19 pandemic, its effects are still being felt in the economy for both job sector and overall development. The central government has the fiscal room to aid and provide support to the state governments. I would request the government to take into account the suggestions that are being put across and also expedite and resolve the issues related to state of Andhra Pradesh. We from YSR Congress Party support the supplementary demand for grants for the year 2021-22 and excess demand for grants for the year 2018-19. Thank you, sir. Shri John Brittas. Thank you, sir, for allowing me to speak. Sir, Shakti Sinha was referring to the Honorable Finance Minister. Shakti Singh. Sorry, ma'am. And he was saying that, I am glad that the Finance Ministry is so alert. Yeah, alert. He was saying that Honorable Finance Minister is from JNU and she would uphold the ethos of their organization. Ma'am, I am also from JNU. And I think that all these values which we imbibe from JNU is intact in me. I am little afraid whether Honorable Finance Minister still hold them to her heart. Because JNU is castigated as an anti-national organization nowadays, an institution. So coming to the macro level of the topic, I had expected the Finance Minister to come up with concrete and comprehensive strategy to deal with the post-COVID scenario. What are the broad changes that are taking place globally, and what should be the changes which we need to bring in to face the challenges? Shouldn't we bear the shift in the strategy to deal with the new global challenges and also the challenges at the domestic front? If you read the speech of the Finance Minister, everything is absolutely okay. There is no crisis, no issues, no problems. She is mum on cardinal issues plaguing the country like growing unemployment, poverty or inequality. Shuklaji was speaking at length. He couldn't find a reason to support of the measures of the Finance Minister, and he was going around saying that as the Minister of State for Finance, he was also instrumental in bringing in GST. The poor fellow, he was shunted from the government. I don't know what was the reason. Don't make. Yeah, he was the Minister of State for Finance. No, please. He should. Isko example kara le. No, my only request is that he should be brought back. Address the chair, please. He should be brought back. Sir, we rely on half-baked data to paint a rosy picture. The advanced estimates presented in the budget tell us nothing about the real growth rates in 2021-22. Sir, you know about the advanced estimates are largely based on data from the formal sector alone. And there is a complete blackout of the informal sector. And can we think about the data without having the real picture of the informal sector of this country? Most of the people are based on the informal sector.
There is another catch, sir. Even with the formal sector, data are used only from those firms that employ more than 20 workers from the Factory Act. Yes, it simply means we cover up the humongous crisis that has gripped the economy. Sir, I will set an example. Our corporate income, the income tax was 3.3% of the GDP in 2017-18. And it is now 2.5%, that's of the GDP in 2021-22. You are very benevolent to the corporates, and since 2017-18, you must have foregone at least 1.6 lakhs crore of tax each year. This is the benevolence you have shown to the corporates. This is called crony capitalism. Our GST income was 3.1% of the GDP in 2018-19. It has come down to 2.8%. Sir, there is a reason why the common man becomes poorer and the corporates becomes richer. See the catch. See how you are so benevolent to the corporates and see how you are harsh to the poor. And this is what is being reflected now. The rich is becoming richer and the poor is becoming poorer. Shame. So that is the tagline of the performance of this government. Sir, even a peripheral perusal will show that our government's initiative is merely aimed at making the rich richer. Sir, our tax GDP is 12%, but is 25% in a country like UK, 24% in France, 21% in Finland, and 14% in Brazil. That's one country where we try to compare. Sir, the stark reality sharing at us cannot be covered up with mere rhetoric. Our ruling party members are actually concerned with raising certain mantras. And Modi ji is the catchword, nothing else, sir. Yes. Can the word inverted comma Modi ji be a solution for all that who's here? We need to address the issue. Sir, look at the indexes, other indexes. Now the hunger. See, happiness. 3 days back, the happiness index came. Sir, we are 10th from the back. 10th from the back. Please address the chair, please. 10th from the back. Sir, they are all happy with the Prime Minister, but the country is not happy. That is why the happiness index has gone down. Sir, now there is a big talk about the national, monetization pipeline. Everything is connected with pipelines, sir. Even my friend Ashwini ji, he talks about railway pipeline. Every pipeline is one word. I will show you one of your plants have got pipeline. That is to drain out the resources of the country, nothing else, sir. Sir, now LIC. Please. Sir, please, 2 more minutes. Sir, I am requesting. I had requested the deputy chairman also. 5 more. 5 more minutes. Okay. No, 5. Sir, 1 more minute, second. 1 more minute. Sir, sir, let me just conclude, sir. Yes. Sir, LIC. See, the contribution of the government of India 64 years back was just 5 crore. 5 crore. Now, what is asset of LIC, sir? What is asset value? It's like 38 lakh crore. Lakh crores. See, now, this was built on the goodwill of the policy holders. And you regularly got the income from that. Right. Now you want to, sell off it. Now you want to sell off it. You want to discard the policy shareholders. Sir, coming to the state. Now they all talk about federalism. See, Honorable Finance Minister also has been very kind enough to, sir, Kerala ke liye 2 minute dena. I have just given you. Yeah, Finance Minister has sealed it. Please. Okay. So, now the point is very simple, sir. Sir, Shukla ji was talking about bringing petrol to GST. ये क्या है? बाकी कुछ है क्या? हमारे पास कुछ है क्या? You are making the states to starve. Please address the chair, please. What is the revenue? Please address the What is the revenue? She is looking at me, sir. That's why I was. No, please you address the chair. Sir, I will tell you one more thing, sir. Sir, the Thank you. state of Kerala Please, is being perennially penalized for the performance. Just because we did wonderfully in social sectors,
our share comes down. Thank you. I will show you, sir. During the 10th Finance Commission, Kerala received 3.9% share from the central taxes. Now it has come down to 1.9%. Can you penalize a state, sir? Jaishankar sir, can you penalize a state? Because we are performing. Sir, Thank you. Sir, Thank you, please. I will just submit, sir. One more, sir. See, the only point is that we need to be considerate to the demands and concerns of the state governments. See, we all talk about the taxes that has been collected from petroleum. Hardeep Puri Saab was very kind enough to give the Hardeep Puri Saab. You are kind enough to give the data on the petroleum taxes. Please. 3.7 lakh crore in 2021. Thank you. Sir, out of that, Thank you. only 18,000 crore Next was the speaker. PVC pool. I'll Other call rest the was next taken by speaker. the finance No, please, minister. please. Please, please. States are made to starve, sir. I would ask the Please, government to Mantri, correct it. Mantri Thank you ji. very much, sir. Thank you. Mantri. Sir, Please. no, I'm not responding. Sir, I just want to draw the attention of Honorable Member Brittas in his enthusiasm to constantly point at the government. There are times when probably parliamentary language usage is being crossed. Yes, I want to point out, you said that fellow should be brought back Yes, to the ministry. Fellow. Yes. No, please, please That's don't fine. enter. That's fine, Sushmita ji. That's fine, Sushmita ji. You- But the word fellow, sir, is unparliamentary. वो एग्जामिन करा लेंगे उसको. No, no. Yes. Yes, yes. We expunge करा. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Next speaker, Sri M. Thambidurai ji. M. Thambidurai, we will explain. Thank you, Vice Chairman, sir. Sir, my time has not Explain been kara taken. dijiye. Please allow me to Please. take 1 or 2 minutes extra. I want to say, sir. Sir, I am very happy to support the supplementary wage which brought by the Honorable Finance Minister. In that, I read news, in a bid to maintain fiscal deficit within the targeted limit, the Finance Ministry asked ministries and departments to restrict their expenses with their revised estimates. Based on that, now she has brought the supplementary budget. In that, she has sought 1.07 lakhs crores for the third supplement. I am very happy that she has taken very large effort to see that the supplementary budget, it can be used for especially agriculture. She has mentioned giving subsidy for the fertilizer and everything. This is very, we know, sir, very well. As soon as the Honorable Prime Minister taken over the reins of this country, he is concerned about the agriculture, sir, especially farmers. Farmers, to help them, he has brought many schemes. In that, also fertilizer, giving subsidy also, one of the things we have to appreciate that. Sir, and also, sir, we know the epidemic situation, how our Honorable Prime Minister handled the situation. In the world, everybody appreciated, with the constraint of the financial condition, he took a lot of efforts to allocate more funds to see that, to control the epidemic of the COVID, providing vaccination toward the country, our country people. And also encouraged the many individual, our countries, laboratories to produce Indian vaccination and give for our people. So now things, sir, and also at that time when the first wave came, Tamil Nadu suffered a lot. At that time, our party, ADMK party, Edavapadi Palaniswamy was the chief minister of that state. He took lot of efforts to see that allocating more funds and give more financial assistance to the Tamil Nadu people and saved them at that time. Sir, I want to tell you, Please. just now, Mr. Shiva. just now your member, Ilango said, Shiva, what he please. said? What Mr. he Shiva. said? He is Mr. fully Shiva. depending on the Please. union budget for the you state please. subject. Don't See, disturb, when you are Mr. depending Shiva, on that, please. that is showed your recent budget, what you submitted in Tamil Nadu,
all the central programs only you have shown that. That is the thing what happened. Till the water schemes and Please, other sir. things. Please, Mr. Shiva. Whatever things that you are having the state government, Tamil Nadu has a lot of resources now, especially excise department, they exceeded to raise the funds. That way it is the project is now the budget submitted in Tamil Nadu. Why I am telling? Because when I am appreciating my government, I think we cannot criticize our government. Please. No, I am telling Mr. you, Shiva, interfering that. Mr. Shiva, please. So you Please sit down. Mr. Shiva, please sit down. See, sir, You do. when they are criticizing that government, central government, at the same time, we have to appreciate whatever they are doing good for the people. When you are selling fully depending on the union budget provision, you want to run the government. Are you not having resources? That is why I am telling, when don't blame the central government. I am also, yes, today also, when the raised issue, coal and everything must be given to the state government. I requested the Honorable Minister of Tamil Nadu, there is shortage of coal, that government has to come for the people. I have pleaded for the Tamil Nadu government. I am not against that. But why I am telling, this agriculture, education, health, defense, all are law and order very important subject in the country. In that, we are proposing so many schemes and everything. We have to appreciate Modi government because our Shakti Singh, he said, Mavlankar is the his first speaker, came from Gujarat. He praised that. We are appreciating that. At the same time, we have to appreciate our first finance minister from Tamil Nadu, R.K. Shanmugam Chettiar, has come. So many finance ministers we have seen, that T.T. Krishnamacharya, C. Subramaniam, Venkatraman, Mr. Chidambaram, and Nirmala Sitharaman now, she is also there. She knows the country's welfare, what to do. That is why we are proud. Tamil Nadu people are proud that we are having Tamil Nadu, from Tamil Nadu, as a daughter of Tamil Nadu is handling the finance portfolio now and giving a lot of help for us. I am telling that. Sir, I want to make one more point regarding that. When our railway minister also here, I am going to speak railway ministry when it's coming to certain demands. But I have seen the budget, the provision for the Tamil Nadu, I am telling for defending Tamil Nadu. Roads and railways, it is not provision so much what we expected. Therefore, I am requesting Honorable Finance Minister to see that to allocate more funds to Tamil Nadu, this kind of sectors, and also HCL sector. You are supporting that it should be supporting. Please address. This I am telling, sir. Therefore, these are the things. Please don't make comments. No, as Mavlankar is the nobleman from Gujarat, our Modi is also a nobleman. He is running the government very well, not only now, continuously 10 years. Your next election also is going to win. Whatever your answer is, nobody can stop Modi is coming once again to the Prime Minister of this country, because we are allied with our party. We are always supporting the government and Modi the government and our Finance Minister and all other ministers. We are extending support to our party. Thank you very much. Shri Vishambhara Prasad Nisad. माननीय उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और अपने सदन के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से जो मुझे बोलने का मौका दिया, उनको धन्यवाद देता हूं। जो ये विनियोग विधेयक है, इसमें मानवर जो बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनरेगा, ये सभी में बजट में कटौती की गई है मानवर। और सरकार ने दावा किया था कि हम अपने रुपये को मजबूत करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से लगातार हमारे रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। कृषि के क्षेत्र में मानवर इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दूनी करेंगे। आज डीजल के, खाद के, बीज के दाम बढ़े हैं। हमने देखा कि 1000 रुपये कुंटल धान बेचने पे इस साल मजबूर हुआ किसान। गत वर्ष 1400 रुपये कुंटल गेहूं बेचने मजबूर हुआ, जबकि जो इनके कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ इनकी धान की, गेहूं की लागत 25 रुपये कुंटल करीब गेहूं की आती है और धान की 27 रुपये कुंटल आती है, लेकिन किसान को एमएसपी जो है बहुत कम दिया जाता है। वही
बीज के रूप में जो 7,000 रुपये कुंटल 8,000 रुपये कुंटल बेचा जाता है। तो इसको जो है एमएसपी को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी लागत है उससे दूनी किए जाने की आवश्यकता है। मानव शिक्षा के क्षेत्र में आज दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव का बच्चा, एक तो कोरोना काल में वैसे भी बच्चे बर्बाद हो गए, दोहरी शिक्षा नीति के कारण गांव का बच्चा जो है हिंदी मीडियम पढ़ता है और जो पैसे वाला है अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है। जब कोई भी परीक्षा होती है तो एक ही पेपर आता है, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा पास हो जाता है और गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम का नहीं सक्सेस होता है। तो इसको वन नेशन वन एजुकेशन लाए कि एक समान शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता है। मानवर जो आज डिजिटल इंडिया बताया जा रहा है, बैंकों को खत्म किया जा रहा है। बैंक सारे, क्योंकि तमाम घोटाले करके विजय माल्याल नीरव मोदी से लगा के तमाम लोग देश का खजाना लूट के भाग गए और सारा देश के नागरिकों पे देश पे कर्जा लादा गया, इसलिए बैंकों को निजीकरण किया गया। डिजिटल इंडिया, आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है। रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है। उस पर साइबर एक्ट को जो है मजबूत किया जाना चाहिए, कानून कड़ा किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। मानवर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। मानवर कैंसर जैसे बीमारी है, आज लाइलाज बीमारी है, उसके लिए बजट में अलग से बजट व्यवस्था होना चाहिए था। हम आलोचना नहीं करेंगे, जब चुनाव होते हैं उसमें कई हजार करोड़ बजट अलग से व्यवस्था की जाता है, बूथ मैनेजमेंट प्रति वोटर के हिसाब से किया जाता है। लेकिन कैंसर से जो पीड़ित मरीज है उसके लिए कोई बजट व्यवस्था नहीं है कि हम निःशुल्क जो है पूरे देश के कैंसर मरीजों की व्यवस्था करेंगे। तो हम मांग करते हैं कि कैंसर मरीजों को जो है बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए, निःशुल्क इलाज होना चाहिए। बेरोजगारी आज देखने मिल रहा है। 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लॉकडाउन और इधर नोटबंदी से लोगों की नौकरी चली गई। केवल 60,000 नौकरी देने की बात कही गई है बजट में। आज जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, हताश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोके जाने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग इनको जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं इनको नौकरी नहीं देंगे तब तक इनको जो है ये लोग हताश निराश रहेंगे। रेलवे और हवाई अड्डे, जितने रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, लाल सब बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा था रेलवे में कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन में क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, ये तमाम मामले मानो। पेयजल में इन्होंने कहा कि घर घर नल की व्यवस्था। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, उत्तर प्रदेश में जल निगम जल संस्थान है, ये पेयजल योजना बनाई गई और टेंडर हुए। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विभाग है जल निगम है, जल संस्थान है, आज वो जो है कगार पे खड़ा हो गया, भूखों मर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी वहां के। उनको 2-2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, क्योंकि उनको पेयजल का इनका टेंडर नहीं मिल रहा है। एक अमुक राज्य के बड़े बड़े ठेकेदार को ठेका मिल रहा है, वो पेटी कंट्रैक्ट में काम जिले वालों वही लोकल वालों से करा रहे हैं। मानवर आवास योजना, इन्होंने कहा था 2022 तक हम सभी को पक्का मकान दे देंगे। अभी SC ST आदिवासियों पे चर्चा हुई थी, कितने तमाम गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास मकान नहीं, आवास नहीं है, तो सभी को जो है पक्के आवास मकान देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानव OBC SC ST के लोग तमाम मांग कर रहे हैं, OBC के लोग, इनकी जाति जनगणना जब तक नहीं होगी इनको कोई लाभ किसी योजना का नहीं मिलेगा। OBC के लोग चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो और संख्या के आधार पर उनको सभी सेक्टरों में भागीदारी मिले, जिससे कि वो लोग भी जो है हर अपना सुकून से जिंदगी जी सके। मानो हमारे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसान घाटे खेती कर अन्ना प्रथा है, उन अन्ना प्रथा को खत्म करके उसके लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अन्ना प्रथा को जो पशुओं से होने वाली हानि है उसको सिचुएट किया जाना चाहिए। यही हमारे पॉइंट थे, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म किया जाना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि
एक फिल्म बनी है कश्मीर पंडित, हम चाहते हैं कि पंडित क्वीन को भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए और लखीमपुर खीरी के किसान पे फिल्म बनना चाहिए। जो 14 महीने से किसान जो है यहाँ पे बैठे हैं उस पर फिल्म बनना चाहिए। मीडिया में बोला जाता है कि बताओ 75 साल में क्या किया, तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि वो नहीं बताएंगे, नहीं तो उसको भी आप देख लेंगे। इसलिए जो भी आज देश में हुआ है उसके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति जी। एक परंपरा शुरू की है बीते कुछ दिनों से कि अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी और एक भाषा में शुरुआत करूं। आज कन्नड़। गौरवान्वित अध्यक्षरे नानु एप्रोप्रिएशन बिल विषयाद बग्गे मातनाडलू इच्छिसेतने। कन्नड़ में था ये कि आज मैं एप्रोप्रिएशन बिल पे बोलने को खड़ा हुआ हूं। सर, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, वादे के मुताबिक मैंने फाइनेंस मिनिस्टर जी से कहा था कि मैं एक इंस्टांस डिजरेली ने ग्लैडस्टोन से कहा, आर्थिक संदर्भ में चर्चा हो रही थी। मिस्टर ग्लैडस्टोन, आई वुड लाइक यू टू टैक्स द रिच पीपल एंड लीव द पुअर. Do not rely upon indirect taxes. For that classic reply given by Gladstone was, look, both direct and indirect taxes are like two charming sisters. I love them both. Though in the family parlance it may be called immoral, bigamous, because they are both charming. I love them both, but in this I give a little more love to indirect taxes. The second sister, because she is more charming, she is more yielding, and she is more welcome for exploitation. Therefore I depend upon this source, though I do not give up the other source. ये उदाहरण मैं समझता हूं गुरुपद स्वामी ने इसी सदन में कहा था, और वीपी सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वीपी सिंह साहब क्या कहते हैं सुनिए। The other sister has been more yielding. I just wanted this reference to be put without any comment, without any further observation for the Honorable Finance Minister and for the government. So, मैं अभी जब बाकी सदस्य बोल रहे थे या जब मोशन मूव किया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो मैं सोच रहा था कि गांव में या छोटे शहरों में बैठा व्यक्ति अगर टेलीविजन पर ये देख रहा होगा कि अप्रोप्रिएशन बिल पे चर्चा हो रही है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल और इतने लाख करोड़ उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। वो अपना संदर्भ देखना चाहता है कि मेरी थाली में इसका क्या हिस्सा आ रहा है, मेरी थाली का वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरे पड़ोस में क्या हालात हैं, मेरा बच्चा जो प्रतिदिन निकलता है घर से रोजगार की तलाश में और शाम को वापस घर आता है और उसके हाथ में सिफर है, शून्य है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थतंत्र को हम आम इंसान के नजरिए से अगर देखें सर, तो हाहाकार का विषय है। अब आंकड़ों की बात मैं करता हूं। मैं मानता हूं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा आया, प्रधानमंत्री जी बेहद लोकप्रिय है, अरे कोई संदेह नहीं है, सचमुच बेहद लोकप्रिय है। लेकिन अगर एक एजेंसी का आंकड़ा अप्रूवल रेटिंग एक्सेप्ट करते हैं, तो हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, हंगर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक स्फीयर इंडेक्स पे क्यों चुप हो जाते हैं। सांख्यिकी के साथ साथ एक अद्भुत चीज है कि उसका इस्तेमाल कई दफा लैंप पोस्ट की तरह लोग करते हैं। जब शराबी लड़खड़ाने लगता है ना, तो लैंप पोस्ट पकड़ लेता है। तो मैंने कहा रहा सर, ये कोट है कि लैंप पोस्ट की तरह भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है ताकि आप लड़खड़ा के नीचे ना गिरे। सर, मैं अभी एक चीज सोच रहा था कि आप इन्फ्लेशन को लेकर, कई सदस्यों ने कहा मैं 6.7 हो गया फरवरी में, ये नहीं कहूंगा, ये हम आप भी महसूस कर रहे हैं, और हम तथाकथित ऊपरी तबके के लोग हैं। अगर महंगाई को देखना है ना सर, तो आंकड़ा सीपीआई इस इंडेक्स से नहीं, सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं, वो सीपीआई वो वाला, तो सीपीआई उस आंकड़े को देखिए कि लोगों की जिंदगी को ये कैसे प्रभावित कर रहा है। उज्ज्वला एलपीजी के बारे में नहीं कहना चाहता। अक्सर हमारे पेट्रोलियम मंत्री बाकी लोग कहते हैं कि सरकार नियंत्रण नहीं करती है कीमतों का, तो साहब 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? अगर 5 महीने चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार के सरोकार का ताल्लुक है। तो आप ये रिलीफ लोगों को दीजिए ना। मध्यम वर्ग की कमर टूट रही है सर, उसकी सेविंग्स को देख लीजिए। कोविड ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया। आप चुनाव जीतते हैं, आपको मुबारकबाद,
लेकिन दिक्कत और परेशानी कल को आपको भी होगी कि अगर इंसान के बुनियादी मुद्दों से चुनाव के परिणाम का ताल्लुक नहीं रहा तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहा। सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मैं भी अगर आप सच पूछें कि जीरो बिठाने बोल दीजिएगा तो मैं शायद ना बिठा पाऊं, क्योंकि 1000 लाख से करोड़ जाते ही शून्य की संख्या समझ में नहीं आती है। लेकिन सर, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिहार है, क्योंकि बिहार के बगैर माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अगर आप $5 ट्रिलियन के शिखर पे जाएंगी तो हमारे बगैर तनहा महसूस करेंगे, अकेलेपन का एहसास होगा। बिहार को छोड़ करके हमारे एक बिहार के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। सर, बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रिटोरिकल पॉइंट नहीं है। हर क्षेत्र में बिहार की हालत खराब है। रोजगार को ले लूं, सामाजिक सौहार्द को ले लूं, गरीबी को ले लूं, भूखमरी को ले लूं, पलायन को ले लूं, क्या छोड़ूं क्या लूं। लेकिन बिहार अगर प्लीज बड़ी माफी के साथ प्लीज सर 30 सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं सिर्फ अगर ये कहूं ना, मैंने शुरू में ही आरंभिक मेरे पॉइंट को देखिएगा, मैं एप्रोप्रिएशन और बजट के नजरिए को आम इंसान के बात के जहन से देखना चाहता हूं। अगर इतनी साधारण सी चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है, ईश्वर भला करे। मैं सर वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था। मनोज, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सर, नीति आयोग, मैं इसलिए ये चीजें माननीय वित्त मंत्री साहिबा के समक्ष रख रहा हूं कि उनके जहन में ये होगा। नीति आयोग का बिहार के बारे में टिप्पणी नाम देखिए, आपको चिंता होगी। हम वैचारिक रूप से अलग हैं, पॉलिटिकली अलग हैं, लेकिन बिहार आपकी चिंता का विषय नहीं होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहां खड़ा हुआ है बिहार, और फिर भी सर 1-2 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं लूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के सर, बेरोजगारी को लेकर के मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, अगर हमारी अर्थनीति रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है तो ये अनर्थ नीति है, अर्थनीति नहीं है। अभी मुखर्जी नगर में बच्चे बैठे हुए हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए अलग अलग एग्जाम्स के लिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब किस चीज के लिए? रोजगार एक मौलिक चीज है, यह खैरात नहीं है, संवैधानिक। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, उसमें इसका जिक्र है। सर, आखिरी सोशल सेक्टर को लेकर के, खुद पिछली बार भी मैंने कहा था, सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, या तो नेग्लिजिबल इंक्रीज है या डिक्रीज है। और ये सोशल सेक्टर, सर बस आखिरी 1-2 पॉइंट कहने दीजिए, सोशल सेक्टर शेप करता है आपका भविष्य, आपके देश का भविष्य। खास करके ग्रामीण उपभोग को अगर मैं देखूं, वो भी एक चिंता का विषय है सर। 8 वर्ष में सबसे नीचे है। एमएसएमई में 40% एमएसएमईज either have closed down or are on the verge of it. Those of us who believe that the government is very transparent on corruption, zero tolerance, let me quote 2020 Transparency International Corruption Perception, we are occupying 80th position. मैं क्यों कह रहा हूं कि इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए के खिलाफ, सर बस आखिरी इसी की रिपोर्ट लेकर के यूपीए की सरकार के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था। आखिरी सर, मैं पुनः एक बार कह रहा हूं कि जब तक हम अपने एप्रोप्रिएशन बजटरी एलोकेशन को एक आम इंसान के नजरिए से, मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग के नजरिए से नहीं देखेंगे सर, तब तक हमारे देश के सामने जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी। चुनाव के नतीजे जो भी हो, आखिरी सर जय हिंद से पहले, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी, नाम फाइनेंस मिनिस्टर आपके लिए, जो मैं सर्वसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। जय हिंद। श्री विनय विश्वम। थैंक यू। A finance minister has to come with a appropriation bill. It's known to everybody. It has been the practice, it will continue. But when a government like the present government
comes to the House with such a bill, we are obliged to ask a question. How this money was spent? For what purpose it was spent? In what direction the government wants to lead this country's economy? So on all these questions, we are not having a promising answers. I must say, not the fault of a finance minister, the fault of a government led by a very disastrous policy on its economics. Sir, everybody was talking about some other languages, but I want to speak in my mother tongue one sentence. ഞാൻ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നു. I oppose this bill because this can only be opposed. So today in the morning, I raised an issue here in the House regarding the women participation in the employment. It fell down to 17.2% in April, June 2021. Labor force is the force that creates the wealth. And that force is most significant for the country's future also. But the government forget them. And with the labor force, women consist a very important role. But in this country of ours, the share of the women, it is not going up, it comes down. And the government always closes its eyes to this fact. That's why we ask the question, where this money was spent? For what you spent the money? We all know very well about the term NPA, non-performing assets. A finance minister who is very, very calm and cool on this issue is a wonder for me. And you find a solution, and that solution is haircuts. I am very sure, Madam Nirmala Sitharaman is well aware of the haircut theory. Sir, haircut theory is nothing but a gimmick of figures. In fact, non-performing assets are performing as non-performed. Nothing is getting back to the government, but a part of it given to them. And the government close the eyes to the rest of it and say that that question is solved and resolved forever. So this kind of haircut and headcut issues, tactics and gimmicks will not help the economy. And this appropriation also is going to make a very negative impact on our country and on its people. What will you give for the MSMEs? What will you give for the people working in the informal sector? They are the maximum in this country's workforce, and the government forget them. So the budget, even though it was acclaimed by the people in the treasury benches as a budget of a growth scenario, the fact is telling us that budget is a budget of decline, a budget of disaster, because that budget was silent on very important issues. What about subsidies? About food subsidy? What about NARENDRA funds? What about health sector? What education? On all these sectors, this government's budget is really disappointing to the country. But Madam Nirmala Sitharaman, out of his skill on languages and her goodwill, is trying to tell the country that this budget is going to help the country to reach that goal that they proclaimed. What was the goal? The goal was a $5 trillion economy, $5 trillion economy. And how far we are now? When we heard that statement for the first time, we were at a certain point. Now when we hear it once again and twice again and many times again, we know that we are lagging behind. But still the government is making that words, which are hollow words, before the country. And that government is coming to the House
with a bill for appropriating money. Sir, this appropriation for what? Sir, is this for the people to be killed? Is it for the army to be strengthened? Is it to buy the bullets and guns for the people to be destroyed? All these are my questions. And that's why I told this cannot be supported, this can only be opposed. About the cryptocurrency, she spoke in the speech also, digital economy. And that economy is coming to the scene in India. The country is worried about that. Cryptocurrency, in fact, is doing a harmful work on the economy. And nobody is sure how authentic it can be. But the government very, very peacefully is saying that digital economy is coming to save us. What about the Paytm scam? Scams are coming up, propping up every day. Big people whom we thought that are the big saviors of the economy, or the banks and institutions, they are all now facing the music. The government knows it, and the government folded its hand in support of them, and pavers are with them. And those pavers are just doing their service, not the service of the nation or the poor people. Sir, the workers, the peasants, they ask the government, do you remember us only when elections come? Yes, when polls are coming, you remember them. Once it is over, you forget them. The country cannot close the eyes to the fact that the LIC, the GIC, the public sector, everything is going to be finished up by this government. I don't want to tell you the whole figures of that. LIC, it's a goose that laid eggs that are golden for this country. And that goose is going to be killed by you. The GIC is also facing a trouble because of the government's policies. The PSUs are also going to be owned up by this country, by the ministry. So the finance minister, even though very, very vocal when speak about Atmanirbhar Bharat, is in real times is doing very, very dangerous steps about the Atmanirbhar concept itself, because the government is now supporting the FDI. I wonder how a government and a party talking so loud about the country's Atmanirbhar, that government is now with begging bowls before the FDI. We know what is FDI. It is foreign direct investment, and that investment is from the corporates of the world. The whole economy is now being surrendered before them, and appropriation is also trying to support that view. So let me finish with the words. We are not expected to be with that move. We oppose it, and we continue to oppose it, and we say that this kind of a policy is not for the benefits of India. India is the country where the maximum people who are poor are living. The country of the hunger, the country of the hungry people, the country where children dies before the age of 5 years of old age. This is the country where the maximum number of women are facing the difficulties due to anemia. This is the country where the maximum number of people, crores of them, have no huts to live. And our people, starving people, those don't have the clothing properly, don't have the place to live, no water to drink, safe drinking water, no safe air, and this country is the house of those kind of crowds of people. But you are thinking about the corporate funds of events, the FDI funds of events. For them, you come with the budgets and appropriation bills. And I oppose this once again. I conclude here. Thank you. Thank you. Dr. Fauzia Khan. Thank you, Vice Chairman, sir. Mike. Mike. Mike on correct.
I am here to discuss on the reappropriation bill, sir. It has often been mentioned on the floor of this House, sir, that infrastructure in our nation is growing. Road infrastructure, railway infrastructure, government buildings, smart cities, also the Central Vista, which is growing as an urgent priority. But, sir, while I appreciate the government for all these efforts, my question is, at the same time, shouldn't our concern be on the rising economic disparity that is there in the nation? Isn't it a cause of great concern, particularly post-pandemic? Sir, when businesses are permanently shutting down, laborers are migrating with no intention to return, consumers are increasingly becoming reluctant, and the RBI underlying the fact that some of the damage to India's GDP is permanent. Sir, we talk about unemployment, and it is said that more than 3 crore youth have lost their jobs during this pandemic period. So our economy must truly carry the benefit to every section of society. So veins and arteries carry blood to every part of the human body. If one part of the body doesn't receive the blood, it dries up, it paralyzes, it dies. In the same way, sir, there is an Urdu poet who has spoken very well about this, Mirza Ghalib. Everybody must have heard his name. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, फिर जो आँख से न टपका तो वो लहू क्या है? सर, लहू अगर सिर्फ रगों में दौड़ रहा है तो उसका क्या फायदा है? जब वो आँख से टपकता है दर्द बनकर, तब वो सही फायदामंद है अपने देश के लिए, सर। तो मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से यही कहूंगी कि आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो है, लेकिन उस दर्द की भी जरूरत है जो हमारी हर घर की एक महिला आज अपने घर में सह रही है इस महंगाई के दौर के दौरान। सर, when we talk about publicity and broadcasting, I would like to say that we should increase the budget for publicity and broadcasting. Everywhere you turn your head, you go on the road, everywhere you turn your head, there is a poster which is showing you the achievements of the government, proclaiming these achievements: free ration, free vaccines, gas connections, toilets. While I have no objection, sir, to this proclamation, I wish to add that these digital banners at petrol pumps, these advertisements must also carry, must mandatorily also carry schemes for the poor, how to apply for these schemes, how to take benefit of these schemes, sir, PMAY, Ayushman Bharat. My own experience, sir, is that many people, they are hospitalized, they spend money, and then they call up and ask us, okay, ma'am, please give some money. We have spent so much money on our medical bills. And we tell them, oh, there is a government scheme. Why don't you take advantage of it? They said, abhi ho gaya, ma'am, ab aap humko madad kijiye. Humko pata nahi tha. Pata nahi tha. That is very important. So wherever we are proclaiming our achievements, we should also proclaim our responsibility. And we should also make sure that the people come to know about the schemes that are there for them. Years and years these schemes sometimes are unutilized. Sometimes people don't know, and the poor people are the real beneficiaries, don't take advantage of it. So if we do this, sir, it will be Sacha Saath, Sacha Vikas. And I think that's what we have to move to.
सच्चा साथ, सच्चा विकास। सर, डिफेंस के बारे में बात करना चाहती हूं। 5.2 lakh crores have been allocated for the defense budget, which is 9.84% increase over the last year, sir. The revenue budget, which is mostly based for establishment, 2.33 lakh crores, increased by 16,000 crores. But sir, the major expense, defense capital outlay, 1.52 lakh crores, has seen a 12.2% decline from last year. Reason, funds have not been utilized. Sir, for R&D, only 11,981 crores has been allocated, from which also 25% is for startups and private industry. Sir, the war, today the Russia-Ukraine war has posed a big challenge before the world. And although I really feel that the strategy that our nation has adopted is laudable, we have been trying to maintain a balance, but it also draws our attention to the fact that we need to become self-reliant in defense as soon as we can. We cannot be doing it in the way gradually as we have been doing it all these days. And therefore, we have to have more spending on R&D, sir. We have spy softwares coming. There is technological advance. Now, this technology is also posing threats, security threats before us. So when we import war equipment, we have to be cautious that there is spyware, there is cyber warfare, and for instance, sir, we have purchased fourth generation fighters from France recently. Now, we have to depend on France for maintenance, for technology, for trainings, for everything. So when we buy something from somewhere, we have to depend on that country, and we cannot go against that country, even if strategically we feel that we should have a stand. That is our compulsion. The world has moved to 5th and 6th generation Air Force, especially the Air Force, where they have moved to 5th and 6th generation fighters, sir. So our effort, my point is that our effort on R&D must be focused on, must be speeded up at a much higher pace than it has ever been. And this is what I would like to I would like to request our Honorable Finance Minister that this should be our focus if we really want to become Atmanirbhar. Sir, Arun Mishra in his article today, in today's Indian Express, has said, I would like to quote that, the de-Russification of the armed forces and the genuine Indianization of India's defense technological and industrial base is necessary. We need to de-Russify ourselves. We cannot depend on Russia all the time. And therefore we have to become Atmanirbhar. Sachi Atmanirbharta isi mein hogi, sir. Sir, when the government learns to listen, when the situation demands it, and when the opposition learns to appreciate when the situation demands it, democracy can move forward more resolutely and more strongly. So just as my colleague, Mr. Manoj Jha, he made a comment saying that, he quoted something saying that I will not make any comment on it. I would also like to quote a Turkish proverb. The forest was shrinking, but the trees kept voting for the axe. For the axe was clever and convinced the trees that because his handle was made of wood, he was one of them. So, sir, I wouldn't like to make any more comment on this. At the end, I will only like to say, ma'am, that Elon Musk had dreamed a dream. He had dreamed a dream that he would like to make travel into space more affordable for people. And that became his greatest selling point, to the extent that
he became the world's richest man at one point of time. Ma'am, our greatest selling point ought to be our Atmanirbharta. Sorry to say, we have still not been able to make that our selling point the way it should be, because marketing the government's achievements is not our aim. Our aim is to benefit the poor, the middle class, and to remove the economic disparity that is there in our nation. Thank you, sir. Shri K. Ravindra Kumar. Thank you, sir, for this opportunity for speaking on appropriation bills regarding supplementary demands for grants 21-22 and excess expenditure during 18-19. By taking up these two bills for discussion and passing this August House is meeting an important constitutional provision. The provision stipulates that not even single rupee can be spent by the government of the day without the approval of the Parliament. These provisions and processes also ensure that there is no misappropriation of monies sanctioned by the Parliament for various items of specific expenditure. Funds sanctioned for ensuring the health of the people cannot be spent on building guest houses. If it is done, it amounts to misappropriation and serious misuse of sanctioned funds, besides blatant violation of the constitutional provisions and sanctity of the legislative approvals duly accorded. The Parliament and other legislatures of the states are mandated with the responsibilities of preventing such misuse of monies collected from the people. But unfortunately, this kind of misuse of funds has become an order of the day and routine in case of present Andhra Pradesh government. There is no sanctity for budgeting, expenditure norms and accounting the expenditure transparency in Andhra Pradesh. This is all because of serious financial indiscipline in the state. The finances of Andhra Pradesh have been converted into big black hole by the present government in my state. Whatever the central government gives through the state further to the approval of the Parliament, whatever the people of the state are paying in the form of the various taxes is vanishing into this black hole. These are the total lack of accountability and transparency in the spending by the state government. All this because of the total collapse of financial discipline on the part of the Andhra Pradesh government. These are not, sir, these are not my words. Two respectable honorable ministers of the state for finance of the central government have gone on record very recently pointing out lack of financial discipline and gross mismanagement of finance in Andhra Pradesh. Minister of State for Finance, Shri Bhagavat Karad, during his recent visit to Vijayawada, has stated in public that there is no financial discipline in Andhra Pradesh. This was further elaborated by another Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary, in his recent letter dated 11th of this month to one of my colleagues in the Lok Sabha. In this letter, the Honorable Minister Chaudhary pointed out some irregularities committed by the Andhra Pradesh government with a few examples. He revealed that for the financial year 1920, so the state government has wrongly classified 4,378 crore as capital expenditure. This is effect means that expenditure on other items was shown as capital expenditure. I raise this point because to encourage capital expenditure, central government encourages states through borrowing and other means. By inflating capital expenditure through wrong classification, deliberately Andhra Pradesh government is widening the window for borrowings. This is totally unjustified as it affects the future of the people on the state of the burden mounting loans. You sit down. In fact, this has become the modus operandi of Andhra Pradesh government, borrowing every day for every source by misleading the central government with wrong report of expenditure. The state government is borrowing in a deceitful manner. It is cheating the people of the state and the center as well. There is yet another equal serious dimension to the state financial mismanagement by the Andhra Pradesh government. Minister of Finance Pankaj Chaudhary in his letter also revealed that the state government has reported absent spends as expenditure incurred on disaster relief
and rehabilitation during 1920 and spent those funds for next year. Money is given by the Center for Disaster Relief or transferred to personal accounts of projects, authorities, and were spent for non-relief purposes by diverting disaster relief funds. This is a clear indication of financial disaster in Andhra Pradesh, which needs to be checked forthwith. Concerned over this disastrous financial management in the state, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary in his letter has highlighted the need for the government of Andhra Pradesh to take correct measures. I would like to assure this August House that the state government will certainly not take up collective measures required. On the other hand, it will continue with its financial misdeeds. It is for the central government to ensure financial indiscipline on the part of Andhra Pradesh government. I urge the centre to do this forthwith. In the last revelation, Andhra Pradesh government has also recently misused 1,798 crore released by the centre under National Health Mission and COVID package 2, contrary to the directions of the centre to transfer these funds as a single nodal account. The state government has used these funds for other items. As a result, the health of the people of the state has been put to great risk through misuse of funds sanctioned by their health. This is not enough for the centre to step in forthwith and safeguard the interest of the people of Andhra Pradesh. Centre should do this before it's beyond repair. As per the COG, revenue deficit for 1920 was a huge of 1486% of the estimate. For the current financial year, it was 40,829 crore for the 7-month period of April to October 2021. As against the budget provisions, only 5,000 crore planned for full financial year. It reveals an excess expenditure of 816%. The Principal Accountant General, a letter dated 4/5/2021, to the state government objected withdrawal of 41,043 rupees, bypassing the treasury unit violations. These highlights use unauthorized diversion of funds. The state government has also withdrawal recently 7,000 crores from panchayati bodies for this purpose. Sir, in a letter by the Financial Department, the Department of Expenditure, dated 30th June 2021, the borrowing space of the state for any given year is calculated on the basis of information submitted by the state. Once the COG audited state financial accounts are available, the adjustment on account of overborrowing by the state arises due to deviation in the information given by the state, and information published in the state finance accounts is carried out. Accordingly, in the instant case, repayments and other borrowings was considered based on the information provided by the state of Andhra Pradesh via its letter dated 22/4/2021. An amount of rupees 17,923 was adjusted with the available borrowing space of Andhra Pradesh on account of overborrowing by state during earlier years. Sir, the state financial affairs in Andhra Pradesh is very serious. The state government should be prevented from eroding the sanctity of legislative authorization of expenditure and appropriation of the funds done by both the parliament and the state legislature. A $5 trillion economy of India cannot be built on financial misappropriation and willful wrong reporting as is being done by Andhra Pradesh government. This is the time necessary intervention by the centre before it goes beyond repair. Thank you, sir. Thank you. Srimati Priyanka Chaturvedi. Before time I complete. Thank you so much, Honorable Sir. So firstly, to get this out of the way, the appropriation number 2 Bill 2022 and number 3 Bill 2022, I stand to oppose it. Now that I have that out of the way, sir, एक कवि धूमिल हैं, उनकी 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। सर, जिस तरीके से जो बजट आए जा रहे हैं उस पे विकास को लगाम लगा दिया है, प्रजातंत्र को लगाम लगा चुके हैं सरकार ने, बजट के अलावा संविधान का लगाम लगाया हुआ है, रोजगार पे लगाम लगाया हुआ है। तो मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहती हूँ पिछले 2 महीने से, उसी से समझ में आ जाएगा कि क्या स्वाद है लोहे का। EPFO interest rate slashed to 8.1%, lowest in 4 decades.
MSME suffers most during COVID lockdown. Public sector banks have MSME NPA of rupees 1,37,087 crores. Rupee sinks 109 paise worst in Asia. ये मैं अपना मन के नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस headline पढ़ रही हूँ. Industrial growth fell to 10-month low at 0.4% in December. Income of poorest fifth plunged 53% in 5 years. Those at the top surged by over 40%. Amid bilateral chill, India-China trade marks record surge in 2021. 60% saw income halve in 2 years of pandemic. Joblessness rate in double digits between April to June 2021. Joblessness rate in youths jumped to 26% in financial year 2022 quarter 1. Women 31% worse off than men at 24%. States showing high unemployment rate. Jammu and Kashmir की बहुत बात होती है, उनके साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है. लगाम नफरत पे लगानी चाहिए, पर लगाम आपने रोजगार पे लगाए हुए हैं. Jammu and Kashmir at 46.3%, sir. Madhya Pradesh at 31.4%, sir. Uttarakhand at 36.6%, sir. Uttar Pradesh at 24.7%, sir. ये पिछले 2 महीने के हेडलाइंस हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा अप्रोप्रिएशन है, मिस अप्रोप्रिएशन है, क्या है. मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगी. मैं आपको सब दे दूंगी, सोर्स के साथ दे दूंगी, आप टेंशन मत लीजिएगा. शायद आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं आजकल. I will give you all the sources, sir. Just a minute. Miss of yes, yes. इसको मैं चेक करा लूँ. नहीं प्लीज sit down. नहीं प्लीज आप दिया जी. अगर ऐसा होगा तो हम चेक करा लें. अजय उसे करा लें. सर मैं सब ऑथेंटिकेट कर दूंगी. NSO के सर्वे है सर. NSO का सर्वे उसको भी डिनाई कर देंगे. तो मैं चेक करा. अगर कुछ अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको चेक करा लेते हैं. प्लीज यू कैन. आधे से ज्यादा समय झूठ बोलते रहते हो. ऑथेंटिकेट हम करें. प्लीज सब्जेक्ट पर बोलिए प्लीज आप. प्लीज. हाँ प्लीज. Please you continue. माननीय मंत्री जी. नहीं प्लीज. माननीय मंत्री. Okay. Man also gets distracted many times. मंत्री जी. So I just want to be sure. Please you. हाँ please मंत्री. हाँ. You said. I just want to be sure if I've heard this right. It is the appropriation bill which has come here. And in its reference, if I've heard right, honorable member, misappropriation is an inappropriate word to use. If it was used for this, I'd like to draw her attention, honorable member's attention, and if it was used in this context, an appropriation bill comes for discussion and all of us do discuss it. But if that word misappropriation is used in the context of appropriation bill, I'm sorry, it's right, it's not wrong to use it here, because particularly in terms of the appropriation bill which has come in terms of the excess demand for grants, is based on the PAC's recommendation. And we are taking the PAC's recommendation and therefore coming up with an appropriation bill for the excess demand for grants. So word misappropriation. ठीक है, उसको एग्जामिन करेगा, अगर होगा तो उसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से. बस सर मुझे नहीं पता था मिसअप्रोप्रिएशन एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड है. हो सकता है आप आ गया हो सकता है. No, did I say it's in that context? I'm sorry, ma'am. I did not say it in that context. You continue. I'm very surprised. मैं अगली बार कहूँगी मिसकैलकुलेशन है तो उस पर भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हो जाएगा. तो विपक्ष किस बात के लिए हम? No, अगर नहीं आप अगर कुछ भी अनपार्लियामेंट्री होगा तो उसको कार्रवाई से निकाल दिए. अगर है अनपार्लियामेंट्री है तो उसको कार्रवाई से निकाल दिए. Please you continue now. आपका मुंह में anti-constitution is wrong. हाँ लगाम लगा रहे हैं आप हमारे मुंह में ही अब. Sir, I asked a question. मंत्री जी. I answered in the context of appropriation bill, which has come in response to the PACs. I asked a question. I appreciate if the honourable member can just explain if she had used it in the context of the appropriation bill, which is in response to the PAC. And if it's not used in that context, I have no answers to give, I have no questions to ask, well within the rights of the opposition party to criticize the government. But to use the word misappropriation in the context of an appropriation bill, is it right or wrong? Was it used in that context or not, is what I've asked for. Please.
Yeah. without any further interruption. Yeah. And I will answer to you. I will answer. Yes. Misappropriation of the way policies are handled in this country was right and pretty obvious by all the headlines I have shared. And I don't think it is unparliamentary, and I don't think it is so objectionable for anyone to take objection to the fact. Now, sir, I don't want to waste my time, nor would I want to waste Honourable Minister's time. She has very important things to do. Wow, sir, what is this? Where is the rule book? Please. Where is the rule book? A member shall not read any book, newspaper or letter except in, can I finish? Please come on. Please, except. Please, I am allowing. No, This is not acceptable. I have a chair and I allow here. Please, no. You can't interrupt. Please. No, shall not read. His chair. I have please. Please. Yeah. Shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the council. And what is being mentioned here has nothing to do with the bill that is being discussed. That is the business of the house at this point of time. ठीक है, अगर कोई एग्जामिन करा लेंगे उसको, अगर कुछ भी गलत होगा तो कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा. Please you continue. Please you continue. Point of disorder. Sir, can I say? Please keep Can I say Point of disorder. Please. Can I say something, sir? This disorderly conduct only goes to prove my point and all the headlines that I have quoted. And I rest my case with that, sir. Now, with regards to GST compensation to the states, there was a question answer that was discussed 2 days ago, where it was quite obvious with the way GST refunds are sent back to the states, there is a delay. Nobody is questioning the formula that has been arrived by a GST council. What we are questioning is your authority of disposal to disperse the GST refunds to the state. And Maharashtra has been repeatedly asking for its rightful due in the GST. And even now, the GST dues, as per the report that was presented on the floor of this house, is 11,563 crores, which we again dispute. There's above 22,000 crores which is due to the state of Maharashtra. I wouldn't want to go back to what other members have already spoken, but it becomes important that I raise this issue, and I raise this issue with concern as a nationalist and as much a nationalist as the other side claims to be. There has been a huge cut in the defense budget for 22-23. At a time when we are seeing a conflict rise all of a sudden between Russia and Ukraine, and disregarding the rule-based order. At this particular point in time, we are surrounded by a neighbor who does not believe in a rule-based order. And our defense budget should be working to ensure that we provide our army and our armed forces with all kinds of appropriate equipment needed for their safety and safeguarding our nation. It is unfortunate to see that there has been a cut. What really surprises me, that a party which continues to say Atmanirbhar Bharat, and we all support Atmanirbhar Bharat, we would want to see an Atmanirbhar Bharat, has a defense research spending of 0.088% in 2016-17 and 0.083% in 2020-21. And it should be a cause for worry for all of us, sir. Rising wholesale inflation. Wholesale price index rose to 13.11% year-on-year in February from 12.96% in January. It was 4.83% in February 2021. The WPI continues to be in double digits for the 11th consecutive month. And these double-digit figures should be alarming for us, because it would lead to high prices that we are already burdened under. Consumer price index, I won't call it CPI. Yeah, I won't call it CPI. Consumer price index spiked to an 8-month high of 6.07%. Retail inflation rose 6.38% for rural consumers, whereas food inflation climbed by 5.85%. So, and I will continue to stick to India, not what is happening in the rest of the world, because it is the Indians at the end of the day who are suffering the consequences.
I had tried to raise this in the zero hour, sir, but it wasn't permitted, but I must raise this now. Depreciating value of Indian rupee at 17.5% in the last year. It has been slumped down by over 17% in the last 5 years. It should be a cause for worry. The most important part, sir, which I think it should be a cause for concern, which I read out in the headline, and I'm sure he wouldn't ask me for source now. Please address this. Interest rates of EPFO have been slashed to 8.1%, lowest in 40 years. But at the same time, senior citizens who are non-government employees depend on these interest rate savings once they retire. They are facing a hard time with high inflation and low interest rates in their savings. Interest rates in small savings schemes such as Public Provident Fund, Senior Citizen Savings Scheme, National Savings Certificate have all been falling. Even the bank fixed deposit has fallen. Last but not the least, sir, I wouldn't want to touch on unemployment because it's quite a touchy topic and they asked for sources, but I must tell you the sources are NSO survey which was released just recently. I hope they don't disregard that. Now to women and children. The budget, unfortunately, did not cater to children and women either. In fact, the proportion of allocation of funds for children is the lowest in the last 10 years. It's a cause of shame. Shame. In financial year 2019-20, even for the ICDS, what was allotted has been reduced. Allocations for Poshan Abhiyan decreased by 82%, from 3,400 crores to 600 crores during the same time period. So I'll take just one last minute before I end this. Now, I just want to remind my dear friends in the treasury benches, sir, just one last minute. One last minute because it's about women. Very important point. BJP's manifesto in 2004, sir, 1 minute, sir, 1 minute. कितना disruption हुआ मेरे बीच में? Please you conclude. 2014 and 19 said, 2019 का quote कर रही हूँ. Women's welfare and development will be accorded a high priority at all levels within the government, and the BJP is committed to 33% reservation parliament and state assemblies through a constitutional amendment. चलिए आप reservation नहीं दे रहे हैं, आप welfare schemes पर तो ध्यान दे लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है. 2014 में we promised the women voters that if the BJP forms a government at the center, it will pass the women's reservation bill. चलिए वो भी फिर से same चीज है जो Congress led UPA नहीं कर पाया. Sir, 1 minute. Despite introduction of the legislation for representation of women in 96, 98, 99 and 2006, it continues to languish and no further action has been taken. So considering that we are 50% of India's population, not just reservation, even the welfare schemes should be adequately compensated to the women of this country. Thank you so much, sir, and thank you for allowing me to speak. Shri Mahesh Poddar ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय. महोदय, मैं अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 और 3 जो आज सदन के समक्ष उपलब्ध है 2022 का समर्थन करता हूं. महोदय, ये दोनों बिल जो पहले के जो प्रावधान किए गए थे बजट में उससे अधिक कुछ खर्च हुए हैं और उसको बढ़ करके जो अब हो गया है, जो बिल नंबर 3 जो है 1,58,356 करोड़ और विभिन्न मदों में मात्र 10 लाख के करीब ये जो खर्च हो गया है, इसकी अनुमति के लिए इस सदन के समक्ष उपलब्ध है. बिल नंबर 2 5,204 करोड़ 57,35,163 रुपये जो 18-19 के बजट से संबंधित है उसके लिए उपस्थित है. महोदय, अभी हमारे साथी कॉमरेड विनय विश्वम जी पूछ रहे थे कि किस चीज़ में खर्च हुए अधिक, तो मैं देख रहा था, मुझे भी उत्सुकता हुई. उनकी बात सही है कि हम किन चीज़ों पे ये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने देखा नहीं होगा कि जो हमारा अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 है उसमें जो खर्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए किया गया और एक छोटी सी रकम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए की गई है. और जब जिसमें 1,58,000 का जो रकम है उसमें जो अधिक खर्च किए गए हैं वो मुझे खुशी बताते हुए कि काफ़ी बड़ी मात्रा में करीब 1,100 करोड़ ट्रांसफर टू द स्टेट्स राज्यों को देने के लिए अधिक खर्च किए गए हैं, डिफेंस के लिए अधिक खर्च किए गए हैं और रेलवे के लिए अधिक खर्च किए गए हैं. तो महोदय, ऐसा नहीं है जो भावना यहाँ पे व्यक्त की गई
कि शायद लगता है ऐसा कि कोई फिजूल खर्ची की जा रही हो, ऐसी कोई भावना नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने बताया भी कि ये पीएससी वगैरह की सारी स्क्रूटनी के बाद में ये प्रस्ताव आपके समक्ष आया है, जो कि प्रायः होता आया है और एक सरकार की और संविधान की बाध्यता है, जिसके तहत हम यहाँ पे इस पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, अभी हम लोगों ने पिछले 1-2 बजट में देखा है और हम सब ने देखा है, जब ये सरकार आयुष्मान योजना की प्रस्ताव लेके आई थी बजट भाषण में, यदि मैं सही बोल रहा हूं तो माननीय जेटली जी थे उस समय, तो विपक्ष ने बड़े जोर से ये प्रश्न उठाया था कि ये पैसा कहां से आएगा। चिंता वाजिब थी। उन्होंने कहा था कि पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, पैसे का भी हम प्रावधान कर रहे हैं। और इस योजना को लागू करने के लिए उन्होंने सारे राज्यों से अपील किया था कि सारे राज्य इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए ये योजना है जो कि गरीबी के कारण अपना इलाज नहीं करा सकते। और उन्होंने ये कहा था कि हम इसके लिए बजट में कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे, और ऐसा हुआ भी। महोदय, जब मनरेगा के लिए बात हुई बजट में, तो कहा गया कि प्रावधान आपने जो पिछला जो खर्च हुआ था उससे भी कम प्रावधान किया। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मनरेगा इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इसमें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ये सरकार देने के लिए कटिबद्ध है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आज तक किसी भी राज्य ने शिकायत नहीं की है कि हमें मनरेगा के लिए पैसा नहीं मिला। हाँ, हम दो घटनाओं का, विश्व की 2 घटनाओं को ध्यान में रखें। एक तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध अभी चल रहा है, जिसके कारण चंद दिनों में ही पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए। और दूसरा कि कोविड के कारण जो घटनाएं हुई, उसका असर हमारी भी आर्थिक व्यवस्था पे हुआ, सारे विश्व में हुआ। लेकिन मजा यह है कि इस आर्थिक चैलेंज को हमने किस तरह से आगे निकले, किस तरह से इसको संभाला, किस तरह से आगे बढ़े। हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा कि ये संविधान के प्रावधानों का मामला है, और उन्होंने कुछ कड़वी बातें की। महोदय, विपक्ष और पक्ष के बीच में कड़वी बातों का तो कोई शिकायत नहीं, होनी भी चाहिए, लेकिन तकलीफ वो होती है जब वहां पे कड़वाहट होती है। मेरे को एक ही आग्रह है कि यदि इस सरकार ने कुछ भी अच्छे काम किए होंगे, आप भी मानते हो कि हिम्मतनगर में नेशनल हाईवे बनी, हो सकता है कि आपके घर के बगल में नहीं बनी हो सकता है पुरानी सड़क में नहीं बनी हो, लेकिन नेशनल हाईवे बनी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। यदि सारी मांग के साथ साथ एक शब्द जोड़ देते, उसका स्वागत कर देते, तो मैं समझता हूं पक्ष और विपक्ष के बीच में वो कड़वाहट की भावना खत्म हो जाती है। और मैं समझता हूं समय की मांग महोदय आज ये है कि हम पक्ष और विपक्ष के बारे में बात जरूर करें, सुझाव जरूर दें, अपने योजनाओं की आलोचना अवश्य करें, लेकिन जो हो रहा है उसे हम सकारात्मक रूप से स्वीकार करें, उसमें हम सुझाव देके आगे बढ़ें। महोदय, उन्होंने कहा कि एमपी, एमएलए, मंत्रियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो समझता हूं कि प्रशिक्षण राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे किसी भी दल को हो, राजनीतिक प्रशिक्षण उनका एक अभिन्न अंग है। और यदि हम प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी करना पड़ेगा। लेकिन महोदय, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस चुस्ती और मुस्तैदी के साथ और जिस लगन के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ सालों भर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, शायद कांग्रेस में भी कभी चलाए जाते होंगे। चूंकि इतनी पुरानी पार्टी है, यह व्यवस्था अवश्य उनके यहाँ रही होगी। मेरा तो आग्रह यह होगा कि हमारी तरफ उंगली उठाने के साथ साथ वो अंगूठे को अपनी तरफ भी देखें और अपने यहाँ भी इसमें सुधार कराने की कोशिश करें। महोदय, हमारे साथी केरला के साथी जॉन ब्रिटास जी ने कहा कि रियल ग्रोथ रेट उनको समझ में नहीं आता। स्वाभाविक है, वामपंथियों से तो हम ग्रोथ रेट नहीं सीखेंगे। महोदय, जब से मुझे होश आया है तब से मैंने वामपंथियों को देखा है। बिहार में हमारे राज्य में बड़े सक्रिय थे और काफी लोग मानते भी थे उनको, और काफी उनके एक रैली में लाखों लोग जमा भी होते थे, ये भी हमने देखा है। महोदय, उन्होंने नारे दिए, झंडे दिए, रैलियां दी, लेकिन धरने दिए, बंद कराए, सब कुछ किया, लेकिन गो हत्या का समर्थन तक किया, लेकिन
गरीबों को न तो बैंक दिया, न तो उनको बिजली दिया, न उनको पानी दिया, न उनको घर दिया, न उनको सड़क दिया। महोदय, अगर ग्रोथ का आंकड़ा जैसे भाई मनोज जी बोल रहे थे कि एक गरीब की नजर से बजट को देखो और आर्थिक मामलों को देखो, तो मैं समझता हूं सबने देखा है। जी जी जी, केरल में भी देखेंगे। और श्रीमान जी, मैं आश्वासन देता हूं, मैं केरल में देखा हूं और देखूंगा, लेकिन मैं एक उनसे आग्रह जरूर करूंगा, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। आपने किया, अच्छी बात है, क्योंकि केरल आज का नहीं, एक जमाने से समृद्ध राज्य रहा है, और जिन चीजों का आज इन भाषणों में विरोध रहा है महोदय, उसी राज्य में उन्हीं नीतियों का उन्होंने समर्थन किया और उन्हीं नीतियों से उन्होंने आगे बढ़े हैं। महोदय, ये इत्तेफाक नहीं है कि इस देश का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट, आज सारे एयरपोर्ट के बारे में प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज सारे कांग्रेसी या वामपंथी सारे लोग प्राइवेट एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के विरोध की बात कर रहे हैं। पहला एयरपोर्ट इस देश में बना तो वो कोची में बना, प्राइवेट एयरपोर्ट, जिसकी चिंता आज सामान्य सदस्य कर रहे थे। प्लीज मिस्टर जॉन ब्रिटस, जब आपको मौका था आपने बोला आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। जब आपको मौका था आपने बोला, दूसरों को सुनने का धैर्य रखिए। धैर्य, उनको तो मालूम है कि उनकी बात नहीं जा रही है, लेकिन उनको वैधान करने में, शायद मेरे को ट्रैक से उतारने में, एड्रेस करें माननीय, लेकिन मुझे ट्रैक से उतारने के पहले प्लीज मेरे को ट्रैक से उतारने के पहले देश ने उन्हीं को ट्रैक से उतार दिया महोदय, इस बात को हम ना भूलें। महोदय, ये बात कर रहे थे अभी हमारे मनोज जी कि उनको भी कुछ इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे। हैप्पीनेस इंडेक्स एक गरीब के लिए यदि पूरे कोरोना काल में उसकी थाली में अनाज आ गया और यदि हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्धारण करने वाले को समझ में नहीं आया, अगर एक गरीब के घर में बिजली आ गई, उसको पक्का घर मिल गया, तो भी इंडेक्स का आंकड़ा करने वाले, आकलन करने वालों का हैप्पीनेस समझ में नहीं आया, तो दोष उनका है महोदय। हमने तो IIT दिए, IIM दिए, और उनको जब मौका था उन्होंने क्या दिया बिहार को? चरवाहा विद्यालय, गैस कनेक्शन दिया, गैस कनेक्शन। महोदय, लोग भूलेंगे नहीं इस बात को कि उनकी प्राथमिकता क्या थी और हमारी प्राथमिकता क्या है। महोदय, हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब मौका हमें आया पे आप, हाँ जी, बोले, एक मिनट चुप हो जाइए महोदय। सदन में आने के बाद सबसे पहले मैंने रूल बुक ही चाट लिया था। 238 and 240 combined together. 238 and 240 combined together. मैं सीधी सी बात कहता हूं सर कि अनसेवरी, अनकैरेक्टरिस्टिक रिमार्क्स आप अगर देंगे तो कम से कम हमने अपनी तरफ से कभी कुछ ऐसा नहीं किया है कि आपको तंज भी ऐसी जुबान में की जाए। चरवाहा विद्यालय समझने के लिए आपको फॉलो करें, चरवाहा विद्यालय को समझने के लिए पैदा करना होगा। आप सामंती लोग हैं, आप सामंती लोग हैं, प्लीज लोग हैं। जी प्लीज आप बोले। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जो भी बात कही है अपने जो भी सीमित ज्ञान है उस आधार पे कही है, और यदि चरवाहा विद्यालय वहां पे नहीं खुला हो या खोलने की योजना नहीं बनी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं अपने शब्द वापस लेते हूं। लेकिन यदि चरवाहा विद्यालय और IIM की तुलना करें तो ये सदन निर्णय कर ले कि दोनों में देश को आवश्यकता किस बात की है। महोदय, पहलवान विद्यालय भी खोला है, पहलवान विद्यालय। देखिए, मुझे तो पता चल रहा है पहलवान विद्यालय भी खुला। देखिए, जाकी जैसी भावना, उनको जो प्रायोरिटी समझ में आ रही थी कि देश का विकास इस तरीके से होना, उन्होंने किया।
महोदय आपकी नजर आपस में बैठकर बात न करें, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा नजर में ही। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि ये LIC, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, नॉट द पर्सन टू आस्क, GIC, ये सारी चीजों का यू फॉलो द रूल्स, निजीकरण ना हो, फॉलो द रूल्स मिस्टर, निजीकरण ना हो। लेकिन इस देश में जो उदारीकरण हुआ, इंश्योरेंस कंपनियां पहले किस सरकार में आई, उस समय उसके साथ में कौन लोग थे, इसको भी वो ना भूलें। यदि हमने GIC को लिबरलाइज किया, LIC को भी हम अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए अगर कुछ हिस्सेदारी लोगों को दे रहे हैं, तो लोगों की हिस्सेदारी, अभी बहुत सारे लोगों ने गिरते ब्याज के दर के कि सीनियर लोग क्या करेंगे, उनका आमदनी कहाँ होगी। महोदय, उनको निवेश का एक मौका दिया जा रहा है, और ये अगर उनका पैसा सरकार की कंपनी में लगे तो कोई गलत नहीं हो। देखिए, हमने अभी एक वक्ता ने कहा, फौजिया जी ने शायद, कि किसी ने सपना देखा है कि स्पेस की फ्लाइट सस्ती हो। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, जहां उन्होंने एक तरफ देश के सबसे मूलभूत, और लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं किया, पैखाने बनवाएंगे, लेकिन जहां उन्होंने पैखाने बनवाए वहां उन्होंने बुलेट ट्रेन का भी सपना देखा। और आज ये बुलेट ट्रेन टाइम बाउंड स्पीड से काम चल रहा है और समय से आगे तेजी से बढ़ रहा है। तो महोदय, ये जो सोच है ना, ये सोच की कमी हम समझते हैं कि इस पार्टी को तो नहीं है, इस सरकार को तो नहीं है, और ये बजट में भी परिलक्षित होता है। महोदय, जब हेडलाइन से यदि सरकारें चलती और हेडलाइन से यदि गवर्नेंस होते, तो आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हो, आपको मालूम है कि इस देश में या पूरे विश्व में जितने समाचार पत्र हैं, उसमें व्यूज और न्यूज, इसकी बातें बराबर होती है। और वहां पे जब छटनी हो जाती है, उसके बाद में हम पाठक के तौर पे कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ते हैं और कौन कौन सी हेडलाइन पढ़ने को हम भूल जाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। महोदय, यदि सेलेक्टिवली हम कुछ हेडलाइन को ले लें तो सही है कि हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन प्रायः ये बात, कुछ तथ्य है जिसको हम नकार नहीं सकते कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो। महोदय, हमने बहुत पहले हमारे कई साथी लोग, इनकी मित्रों की सरकार चल रही है, सहयोगी सरकार चल रही है, राजद के पार्टनरशिप की भी सरकार चल रही है, कांग्रेसी के सहयोग से भी सरकार चल रही है हमारे राज्य झारखंड में। मैं कहना नहीं चाहता था महोदय, लेकिन जब सारे राज्यों की बात हो रही है और वो अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा कहना चाहूंगा कि जब कोविड का समय था महोदय, अखबारों के पन्ने भरे रहते थे और सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लोग, सरकार बार बार बोलती थी हमें खजाना खाली है हमारा, और जबकि उनके यहाँ आज स्पष्ट हो रहा है कि अरबों रुपए उनके पास डिपॉजिट में पड़े थे। महोदय, यदि हम वुमेन इंश्योरेंस की बात आज कोई कर रहा था, तो उनको ये बता दूं मैं कि पिछली सरकार हमारी जो थी, उसमें हम 1 रुपए में महिलाओं को रजिस्ट्री करा रहे थे जमीन की। इस सरकार, जब से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आई है, जिसमें आरजेडी भी पार्टनर है, इन लोगों ने पहला निर्णय जो लिया, उसमें उन औरतों का जो रजिस्ट्रेशन, जो सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया महोदय। और आज हमें बताया जा रहा है कि औरतों को इंश्योरेंस कराइए। महोदय, अब हम दूसरी बात बताते हैं कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया था, और कांग्रेस पार्टी बराबर कहती है कि सीधे योजना फायदा पहुंचाया जाए। अच्छी बात है, हमने भी वही किया। हमने 5,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति किसान को देने की व्यवस्था की थी और चल रही थी। इस सरकार ने आते ही हमारे पास में, इस झारखंड सरकार ने सीधे उस योजना को बंद कर दिया। हजारों किसान, लाखों किसान जो इससे बेनिफिट पा रहे थे, वो वंचित हो गए। महोदय, लोन वेवर का एक स्कीम लाए, जिसमें कि उन्होंने, सबको मालूम है कि लोन किस तरह दिए जाते हैं और किस तरह वेव किए जाते हैं, तो उसके बारे में उनकी प्रायोरिटी जो देश में बोलते हैं पॉलिसी स्टेटमेंट, दैट इज की डायरेक्ट बेनिफिट, लेकिन जब वहां आता है तो उनको होता है कि लोन दे दो और उसके बाद में उसको वेव कर दो। हमारे मंत्री जी जल विभाग के मंत्री हमारे बगल में बैठे हैं, कुछ दिन पहले झारखंड में दौरे पे गए थे। वन ऑफ द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस नल से जल में इज अबाउट
not even about 40%। ऐसी स्थिति है, तो अब वैसी स्थिति में यदि आप राज्य को केंद्र की नीति के साथ में चलाएंगे नहीं, तो जनता को जो अधिकार मिलने हैं, जनता का जो सशक्तिकरण होना है, उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करेंगे महोदय, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। महोदय, जब हम भविष्य की ओर देखें तो हम सभी घरों में नल से जल देने वाले हैं। आज बिजली की क्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता। हमारे बंगाल के साथी लोग हैं, मैं देखा था, मैं जब बड़ा हुआ उस समय वो दिन भी उन्होंने देखे, मैं ये नहीं बोलता उनकी सरकार थी, लेकिन ऐसे दिन भी बंगाल ने देखे हैं जबकि 12-12 घंटे पावर कट लगातार होता था बिजनेस सेक्टर में। कभी 12 घंटा इधर, आज इस हफ्ते 12 घंटा दिन में बिजली आएगी तो कभी रात में बिजली आएगी, ऐसे दिन भी देखे, ऐसे दिन भी अब नहीं है, मैं मान रहा हूं अब नहीं है, लेकिन ऐसे दिन भी देखे हैं। लेकिन इस देश को उस परिस्थिति से, वैसी परिस्थिति देश के बहुत सारे राज्यों में थी, आज के दिन में सारे राज्यों में और देश में बिजली सरप्लस है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। हर घर तक बिजली पहुंचने के बाद भी सबको हम बिजली दे पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 7 साल में 17 गुना सोलर पावर हम अधिक पैदा कर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए। महोदय, ये कोई आसानी से नहीं हुआ, इसमें सरकार ने एक व्यवस्था की और निजी क्षेत्र ने अपनी उद्यमता दिखाई, दोनों ने मिलजुल करके ये काम किया है और मैं समझता हूं कि सही तरीका यही है। और जो मैं पहले भी कहा था कि जो 70 साल में जो काम हुआ उसके आंकड़े देख लें, किसी भी चीज के, किसी भी विकास के आंकड़े को देख लें और 7 साल में देख लें और दोनों की रफ्तार को जोड़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि यदि अगले 17 वर्ष तक यदि इसी रफ्तार से हम चलते रहे तो कोई कारण नहीं कि हम विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक होंगे। सही बात। महोदय, इस साल का बजट न केवल इस वित्तीय वर्ष का बल्कि आने वाले 25 वर्षों में आने वाले दशकों का प्रतिबिंब है। चाहे वो गति शक्ति मास्टर प्लान हो, अब महोदय 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया राज्यों के लिए कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको जरूरत हो तो आप ये ना बोलो कि हमें धन की कमी है। हमारे राज्य का बजट आया पिछले दिनों, महोदय एक भी योजना ऐसी नहीं है जो इस केंद्रीय योजनाओं के साथ में जोड़ करके उसको सप्लीमेंट करने के लिए बनाई गई। महोदय, यदि ये काम राज्य नहीं करेंगे तो किसका दोष है? यदि वो वहां के लोग वंचित रह जाएंगे तो किसका दोष है? अभी हम जो देख रहे हैं कि 13 नेताओं के वैश्विक सर्वेक्षण में, जिसमें सारे बड़े देशों के लोग थे, और उसमें पीएम मोदी जी को 77% की रेटिंग हुई। मैं नहीं समझता हूं कि इस देश के बाहर कोई बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट किए गए जहां, जैसे कि यहां राजनाथ की सरकार करती है, या कोई प्रभाव करने की कोशिश की, और मैं ये मान के चलता हूं कि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंस रखा होगा अपने सर्वे के मामले में, तो जो दूसरे इंडेक्सेस थे उनके साथ इनको हम ना जोड़ें, क्योंकि इसका एक पॉलिटिकल ओवरटोन भी होगा। लेकिन इस देश में यदि ये सरकार बार बार जीत रही है, राज्यों में जीत रही है, सबसे बड़े राज्य में जीती है, फिर दोबारा जीती है, एक इतिहास रचा है इन्होंने, तो क्या इस सरकार की विश्वसनीयता का, और ये सरकार की विश्वसनीयता केवल नाम से नहीं होती, केवल नारों से नहीं होती, केवल गरीबी हटाओ के वायदे से नहीं होती, जो कि एक जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें झाग होता है कि जिसमें केवल झाग ही होता है, कंटेंट नहीं होता, दिखता जरूर है वो सब वायदे थे, वो सब नारे थे, ये वो नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते तो हमें ये विश्वास दोबारा नहीं मिलता। और मैं कह सकता हूं कि ये विश्वास अब हमने डिलीवरी मैकेनिज्म को, अब हमने यही सच्चा और अच्छा विकास है, इसे आप भी स्वीकार कर लें, और आप इसमें सुझाव दे, साथ चलें। लोगों ने आपको भी विश्वास दिया है, लोगों ने आप पे भी विश्वास जताया, आपसे भी लोग अपेक्षा करते हैं, आपको भी मौका दिया, आपने नहीं कर पाए, हम कर रहे हैं, तो हमें रोकिए मत, बल्कि हमें सहारा दीजिए, हमें प्रोत्साहन कीजिए। महोदय, ये जो धारा अनुच्छेद 370 के हटाए जाने पे विपक्ष रो रहा था और पूरा देश परेशान था कि ये हो कैसे रहा, और हो गया। इसी सदन में
इसी सदन में जो एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर था और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो गया, पूरा देश अचंभित था। उस समय बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की गई थी इसी सदन में। आज कृपया मैं आग्रह करूंगा अपने मित्रों से, वो उन आशंकाओं को पढ़ लें और आज की वहां की जो स्थिति है उनको पढ़ लें। यदि आप प्लीज बैठकर पीछे ना बोले, प्लीज पीछे बैठकर ना टिप्पणी करें। अब मैं डेटा दे रहा हूं आपको। महोदय, कश्मीर में एक रोशनी कानून था, मैं डेटा जानना चाहते हैं ना, करीब सीएजी ने इसको 25,000 करोड़ का घोटाला बताया है। Are you happy? ये डेटा सुनिए, 25,000 करोड़ का घोटाला बताया जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य में, 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले राज्य में, रोशनी घोटाले के। और करने वाले कौन थे घोटाला? वहां के अभिजात वर्ग के लोग, सत्ता में बैठे लोग। अभी उसको हटाया गया, आपकी बातें रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोले। जो लोग डाटा चाहते हैं ना, मैं उन्हीं से कहूंगा वो हमसे ना मांगे, वो डाटा जो पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल है उनसे मांगे, और उससे ज्यादा उनसे मांगे जो इनको वोट देते हैं। पब्लिक ने 4 राज्यों में, पब्लिक ने यदि वोट इनको नहीं दिया, मुझे याद है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यदि हम चुनाव जीत के दोबारा आ जाते हैं तो हमारा सब कुछ। एक मुख्यमंत्री, मैडम प्लीज, एक मुख्यमंत्री प्लीज, आप घोटाले में रखें, अगर सदन चलाना है तो प्लीज। एक मुख्यमंत्री घोटाले में फंसे, फिर जनता ने उन्हें भी वोट दे दिया। सबसे निवेदन मैं कर रहा हूं, आप बैठ कर टिप्पणी न करें, मैं वार्न कर रहा हूं आपको, प्लीज। यू आर नॉट, कौन सा तरीका है? सबसे आगे कर रहा हूं, मैं सारे सदस्य, प्लीज, मैं माननीय सारे सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं, एक दूसरे पर अगर आप कुछ कहते हैं तो धैर्य रखें। अगर बैठकर आपस में रनिंग कमेंट्री करेंगे तो हाउस चलाने का आप तरीका बताइए। बैठ करके आप लोग लगातार, कुछ लोग हैं, डू नॉट फोर्स मी, मैं सबका नाम लूंगा जब अगर इस तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे तो। अगर आप मर्यादा से चाहते हैं तो जो कुछ आप कहते हैं उसका प्रत्युत्तर सुनने का धैर्य रखिए। सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है। हर तरफ से मैं देखता हूं कुछ लोग बीच में शोर कर रहे हैं, और आप सदन में चाहते हैं कि आपकी बात गरिमा से सुनी जाए, शांति से सुनी जाए, अपेक्षा भी करते हैं। कैसे संभव है चेयर के लिए? प्लीज महोदय, मैं फिर आता हूं बेसिक्स पे। जब शौचालय की बात हुई और जब देश में 10 करोड़ शौचालय बने, मैं मुख्यमंत्री की बात बाद में आऊंगा, 10 करोड़ शौचालय बने तो पता नहीं कुछ लोगों ने कहा कि वहां पानी नहीं है। बात सही है कि हमारे गांव में पानी नहीं थी, पानी की किल्लत थी, लेकिन फिर आप देखिए कि इसको हमने किस तरह से स्वीकार किया। आपकी आलोचना को हमने इस आलोचना को रचनात्मक कार्यक्रम में बदला और ये तय किया कि हर घर तक नल से पानी देंगे। देखिए आज 6 करोड़ हो गए, 6 करोड़ घरों तक पानी पहुंच गया। महोदय, आपकी आलोचना ऐसा नहीं है कि हम इस कान से सुनते हैं उस कान से निकालते हैं। आपकी आलोचना को हम स्टोर करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्यों बोला, इसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं। आपने कहा टॉयलेट में पानी नहीं, हमने कहा बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं ऐसी दिक्कत थी तो हमने उसको दूर कर दिया। अब आपको पीने के लिए भी पानी मिलेगा, टॉयलेट के लिए पानी मिलेगा, लेकिन शायद इनको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वोट हमको मिलेगा। महोदय, एक और आंकड़ा देता हूं महोदय, 2014 में कांग्रेस ने कहा था कि इस टॉयलेट की योजना, स्वच्छता निर्मल भारत की योजना जो थी, उसको 13-14 में 4200 करोड़ का बजटीय प्रोविजन था। महोदय, ये निर्मल भारत में मान गया कि ये हम उनकी ही योजना है, लेकिन संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट वाज ओनली 2200 करोड़। 4200 करोड़ में से खर्च केवल 2200 करोड़ हो पाया, करीब आधा। महोदय, ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जो है ना, वो लोग पूछे जो कि इस आंकड़ों से बेहतर कर सके, उनको भी मौका है। अभी भी हर पार्टी के, इस देश के हर पार्टी का कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में प्रतिनिधित्व है।
वहां पे वो केंद्र से बेहतर करके दिखाए। मैं तो इस बात की चुनौती देता हूं कि आप अपने राज्य में अच्छा करके दिखाइए, तो और तब हमको अच्छा लगेगा, हमको हमारे लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं आगे कोई कंपटीशन नहीं दिखता सिवाय झूठ सच के, क्रिटिसिज्म के। महोदय, ये चलने वाला नहीं। एक समय था जबकि भारत नेता की जगह विश्व में देशों का फॉलोअर हुआ करता था। हम पिछलग्गू माने जाते थे और हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग मानते थे। लेकिन हमने एक आर्थिक जगत से, आर्थिक अपनी उद्यमिता से आज यदि हमारा निर्यात कई गुना बढ़ गया और बढ़ते जा रहा है। महोदय, इस सदन में शिपिंग मंत्री भी बैठे हैं जो पुराने थे। ये तथ्य है कि आज के दिन में इस देश से निर्यात इतना हो रहा है कि यहां पे भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे, और उनके पास में, शिपिंग मंत्री के पास में बार बार निर्यातक लोग शिकायत लेके आते हैं कि हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें कंटेनर दिलवाइए, हमें पोर्ट में जगह दिलवाइए। महोदय, ये अचानक नहीं हुआ, लेकिन हाँ 7 साल में बदलाव आया है। और इस बदलाव के लिए यदि हम अपनी पीठ थपथपा के सोए नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी रोज एक नया दायित्व अपने पार्टी के सदस्यों को देते हैं। रोज बड़े स्तर पे मंत्रियों को कितना दायित्व देते होंगे और क्या चैलेंज देते होंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए कार्यकर्ता आई नो दैट एवरी डे ही इज गिविंग वन विजन, वन टास्क एवरी डे। दिस इज व्हाट इज द थिंग। और जब हमने अपने उपराष्ट्रपति जी ने अभी हाल में एक बात कही शिक्षा प्रणाली के बारे में कि भारतीयता के महत्व को क्यों हम नकार रहे हैं, क्या हम भारतीयता के पद्धति से शिक्षा नहीं दे सकते? हम समझते हैं हम दे सकते हैं, हम समझते हैं हम दे सकते हैं। महोदय, 35 साल को लग गए हमें शिक्षा नीति बनाने में। यदि हम शिक्षा जी भगवा में, यही मैं पूछना चाहता हूं कि भगवा में आपको दोष क्या नजर आता है? सही बात। यदि लाल में दोष नहीं है, यदि हरे में दोष नहीं है, तो भगवा में क्या दोष? हरे में दोष नहीं, हरे में दोष नहीं, लाल में दोष नहीं, तो भगवे में क्या दोष? महोदय, माननीय अटल जी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। महोदय, इस देश में बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक साधारण सदस्य के नाते, एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, एक साधारण नागरिक के तौर के नाते मैं इस सदन के सारे सदस्यों, चाहे इधर बैठे या उधर, कहते हैं कि हमें हर कुछ वो कदम उठाना चाहिए जो इस यात्रा को हम अधिक तेजी, गति और शक्ति दे सके। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर टू रिप्लाई। So thank you very much, sir. And I thank more than about 15 members, 16 honorable members who have participated in this debate. Of course, talking on two bills which are simultaneously brought up for discussion. The supplementary demand for grants 21-22 and also these excess demands for grants for 2018 and 19. I thank every one of the members who have spoken. Quite a few points which are part of the supplementary demands have been raised with questions about why at all such demands will have to be raised by the government if only it looked into these matters in time. This was raised by a few members, particularly on the excess demand for 18 and 19, which has been brought here now. I would like to take a minute to explain as to why the excess demand for grants pertaining to 2018 and 19 is coming in now in 2022.
I quite appreciate the concern of the honorable members, particularly when it comes to the question of utilizing public money. And if there is a delay in coming and seeking approval of the House, it's only natural that members will raise concern about it. And I'm here, duty bound, surely, to answer and remove any apprehension that may be in the minds of the honorable members. I would first of all like to say, although it is coming in for approval for the excess that has been used in 18 and 19, there has not been any delay in coming here. It is, of course, related to 2018-19. But why has it come now here? It has come here for regularizing the excess spending of that year, and the need for regularizing it arises because the PAC, the Public Accounts Committee of the Lok Sabha, has clearly looked into it and said that we will have to go back to the House for certain heads of expenditure that has been spent in 18-19 in excess of what has been mentioned in the budget. And although it has been picked up, the PAC felt it has to go back to the House to get regularized, in the sense it should be again looked into by the House and then given that regularization and approval. And therefore we brought it. And when did that PAC report come to us? The PAC report suggesting that we regularize this, looking at the excess expenditure of 18 and 19, was submitted on 14th December 2021. And on 14th December 2021, when it was submitted, the time given for us to get the regularization, meaning approval again from the House, was up to June 2022. We are in March 2022. They have given us time to get the regularization done by June 2022. And abiding by that suggestion given by the PAC, we have brought that as a supplementary demand for grants to meet that expenditure which is already incurred in 18-19 as a regularization step. And that is why that has come. There has not been any delay. And from December, we have immediately taken and therefore come up with this supplementary demand for that excess expenditure which has been incurred for regularizing it. I just want to highlight the point. And what were those excess which was spent at that time? And if we can very quickly highlight the point, I would strongly believe that the members would appreciate as to why those expenditures were incurred and why, after the PAC having had a look at it and felt that it might be better for us to go to the House to have it regularized. The amounts spent were clearly narrated in the papers which have been distributed. I just want to recall that for defense services, 3,841 crores has been taken up for ration, fuel, oil, lubricants, medicals, and many other emergency requirement payment for the HAL. We are talking about 18-19, sir, but I'm sure the honorable members will recall the circumstances in which these expenditure would have been incurred. For statutory and customs duties for critical ammunitions which were being brought in, imported stores, replenishment of and procurement of airborne and ground weapon armaments, and so on. So these were not expenditures which were incurred otherwise, but very essential, and therefore it has been brought in. Again, capital outlay for defense services has taken 1,257 crores. And where did they go? Allocation made at the B stage was insufficient, and therefore we had to spend more. Advanced light helicopter approvals were given by the CCS. Strike-off of wastage happened at the component levels for repair for T-90 tanks which came from Russia, and also progress of Rohtang Tunnel CSG roads which were built at that time, critical for connectivity, and some of the work progress which happened at that time happened faster than we thought, such as
vehicle procurement cases, National War Museum and Memorial, obligatory contractual payments for shipbuilding contracts and so on. So none of these expenditure could have just been met with what amounts were given in the BE. They had to be spent and later included. Therefore, when it came to PAC, they wanted to go back to the House, and that's where this is seen. So, the supplementary demand for grants otherwise, except for the excess grant about which I've explained, are also aspects which are very important for us to appreciate for a moment. Several members spoke, and I distinctly recall Honorable Member Fawzia Khan also saying we need to have a lot more, human touch in the infrastructure is important. We need to spend. We also need to have greater inclusivity in the budgets and so on. Just look at the supplementary demand for grants and see where this is going. And I'm sure Honorable Member Fawzia Khan herself and several other members who spoke relatively the same kind of highlighting importance on keeping the common man in mind. Look at the fertilizer subsidies, sir. 14,902 crores, which is coming through this supplementary demand. Indigenous urea subsidy, 8,270 crore. And the import of urea, last year you would realize that the price of the import of urea had spiked and we had to import it at that cost nevertheless. And after having imported it at that cost, the government did not push the burden onto the farmers. The entire hike in the imported fertilizers cost has been borne by the government. The farmers have not been made to pay even one extra paisa for the fertilizers that they had to. Sorry, ma'am? Please. I'm highlighting that we've done that, ma'am. So the import of urea, sir, 14,000 crores is included, ma'am, for Honorable Member Fawzia Khan, who felt strongly that you should have the common man's interest in your mind. This is that. Similarly, sir, labor and employment, also a part of the supplementary demand for grants. 10,260 crores, supplementary demand for grants. Where is this going? Contribution and grants in aid general under the scheme for employees pension scheme 1995. It goes for that. Rural development, sir, 9,668 supplementary demand. Fourth item under it. And where does that go? For providing additional funds for the NABARD for repayment of interest component under Pradhan Mantri Awas Yojana. It goes for the poor people, the houses. And it is for NABARD that we have given that money. So the supplementary demand for grants is not coming for anything else but to meet the pressing needs of government's schemes which are going for the common people. And therefore, please, I'm coming for one by one. I'll certainly address CPF. Binay Vishwamji, I will certainly address it. So, then sir, there's a lot of concern, genuine concern, legitimate concern. I am with members when they speak with concern, particularly on the GST compensation fund. Supplementary demand for grants, item number 6, 8,292.75 crores for meeting expenditure on additional transfer to GST compensation fund. Sector is moving. We are not holding anybody's money back, and we are going as per what was decided in the GST Council. Sir, again, item number 12 of the supplementary demands for grant. Defense pensions, 1,028.52 crores. Please. Sir. Please. Please, let her speak. So, item by item, I can highlight to say that the supplementary demands for grants is just in time to meet those very important common man related schemes, and it is for that this set of demands have come.
So I'll probably just miss out naming the honorable members, but the issues which they've raised, I'll try to address. Devolution of funds to the states was a very important part of Honorable Member Shakti Singh Gohil when he spoke about various things. Although we were talking about the supplementary demands for grants, Honorable Member has raised very many larger issues, some of which I would like to respond. Devolution of the state share in central taxes, sir. Just to set the background, I want to lay this. In the RE 2021-22, 7.45 lakh crores have been done. And in 22-23B, 8.17 lakh crores are being projected already for 22-23. The entire RE, revised estimate 21-22, has been released in February to enable states to spend in time. So the entire release for this year, as projected in the RE 21-22, has been released in February. There were some honorable members who also said you should do it in time, otherwise when the states are planning their budget, they won't be in a position to understand how they're going to get. I'm not even indicating to them, I have released it to them, totally. Therefore, Center has no interest, in fact, on the contrary, Center has an interest in helping states to get it in time. I take it as my duty, so that at least in these times when states are at the front end getting the economy to revive and also to come out of the pandemic related setbacks, states need the money, and so I have personally supervised once in November to release double the installment within 1 month, and again in February to release double the installment within 1 month, and in February itself clear the entire year's dues to the states so that they can plan for their next year coming. Another important such transfer, sir, which on the basis of what was agreed in the council, is that we borrow the money for paying the compensation because we were not earning as much as we need to pay to the states on the compensation. Transfer to the states based on the back-to-back loan arrangement which was agreed in the council was 1.59 lakh crores. That's already transferred to the states in time every month. Finance Commission grants, and as against the actuals of 1.84 lakh crores in 2020-2021, the outlay provided in 21-22 is 2.11 lakh crore. Transfers to states under centrally sponsored scheme 2020-21, 3.08 lakh crore, 21-22, 3.26 lakh crore, 22-23, 3.33 lakh crores. Not decreasing, on the contrary, increasing, and it should increase. But I want to draw the attention of honorable members. Nowhere is the devolution to the states being held back by the center. Central sector seems, sir. Actuals of 2020-21, 16,143 crores. 21-22 RE, 45,123 crores, and B of 22-23, 49,026 crores. So there's no reduction, in fact, timely disbursement. Sir, this one point which I want to seek your permission to say is not at all a part of this supplementary demand for grants. But in the context of GST payments and also this suggestion that no, the center has been not fair about distributing GST compensation, and also raising a matter which has been long settled, solved, about
an IGST payment on which questions were raised by an honorable member. I would like to highlight, sir, point by point, I'd like to say this. Till 2018-19, when a formal system of disbursing, dividing, sharing IGST came into play, that system came into play only in 2018-19. But till before that, the IGST which kept accumulating, in 2017-18, much before the system of per formula distribution of IGST came into play, in 2017-18, by the end of that year itself, 1.76 lakh crores had accumulated under the IGST. This is not a matter which is pending now. I'd like to make it clear. But that time when there was no formulation, the GST Council decided that we need to quickly disperse this accumulated amount. Why is it sitting there? Please, can it be divided? So an ad hoc decision was taken by the then council to split the amount 50% to the states and whatever 50-50 arrangement was done. So the amount should be distributed, apportioned among states and centers, had happened well before May of 2018, if I remember correct. Then the GST Council, which met, 37th Council, which met in September 2019, spoke about this particular division of IGST and said it has been, ad hoc divided between the states. Can we have some kind of a formulation per that, so that any leftover amount can also go back rightly to the states? So in September 2019, a group of ministers was formed, and that group of ministers went into the detail of how this division had been formulated, before the formulation came to place, how it was divided, what is the amount left behind, and how is that going to be shared. Now this group of ministers, I'm not sure if Honorable Member Sushil Modi is here, under his chairmanship when he was Deputy Chief Minister and Finance Minister of Bihar, he had gone through this whole thing along with other ministers, and on 4th December 2019, this group was constituted and a report came in to see how it has to be divided, and if any excess that was paid to any one state, how is that to be retrieved? Should it be retrieved then or should it be retrieved later? All this had been gone through in greater depth. On 16th May 2020, I had taken a decision after looking into all the recommendations which have come that this amount should be apportioned and consequential transactions should also be all carried out, so that entire issue of IGST and the pending payments, excess payments, reversal of excess payments, all that had been threadbare put in file, and reversal of transaction was split in 2 different stages. Even that had been accomplished, where in the first step 33,412 crore was transferred into the compensation fund, because from consolidated fund you don't deal with GST. Compensation fund is the one which receives it. The result of recovery of compensation given to states as a result of release of IGST, which has to be shared to them. In November 2020, sir, another 25,058 crore was released to states as the remaining share of that IGST issue, which was pending for the states. In all, through these 2 releases, central government released 58,470 crores from the Consolidated Fund of India for that transaction of the IGST, which till before 2017 and 18 did not have a formulation, and the GST Council had only ad hoc decided, please split it between the states and center. That entire episode had been gone through a GOM which had all ministers in it,
from the GST Council, a lot of ministers headed by Shri Sushil Modi, and after which, based on the recommendation, that entire episode of IGST pending payments had been cleared well before December of 2020. So I want that to be clearly put on the table, sir, so that members who would want to see it and get more details can get it. So IGST, no more pending amounts. Now everything goes per formula, per month, as it is collected, and there's nothing kept back. So there was a small confusion, I think, or if I have not understood correct, I'd like to stand corrected. Talking about GST cess collection, based on which compensation is paid, and that cess in the GST dispensation is levied only on sin goods, and those sin goods are already specified, notified, and mentioned. That is one thing on which the center doesn't do anything. It is per the GST formulation that money keeps going to the states as and when that collection comes into the compensation cess fund. That is the compensation cess, which is under the GST regime. That cess is not to be mixed up with, say, the education and health cess, or the road cess, or any such cess which the central government collects, over which the usual observation would be, oh, well, that doesn't come under the part of the Finance Commission's devolution formula. It is something which the center takes away. It doesn't come to the states. Of course, it goes to the states, but never mind, that's a different debate. But the GST compensation cess need not be confused with the cess that the central government collects, and that GST compensation cess, the central government has nothing to do with it. It is done and disposed of per the formulation which is in the GST Council. So if there is any confusion about, oh, cesses are all with the government, no, sorry, GST compensation cess is under the control of the GST Council. So there were one or two questions on insurance companies and their increasing losses. So I'd like to respond by saying 5,000 crores have been proposed for recapitalization of public sector insurance companies in this third batch of supplementary demand for grants. This recapitalization, sir, is linked with improvement in certain performance indicators of these companies. This will help them to reduce their losses and to improve their overall financial condition. Because we are talking of insurance companies also, and because many members raised this issue, sir, eligible policy holders of LIC will also be entitled to get the IPO issue, because there is a reservation of up to 10% of the issue size for policy holders, and they may also get a discount on the offer price. So as regard the LIC issue, policy holders' concerns were raised, and also on the embedded value itself. Member Shantanu Sen had raised it. The embedded value, so the Indian embedded value of LIC has been calculated in an extremely scientific way and disclosed in the draft red herring proposal which was filed with the regulator and which now has been put in the public domain. The IEV of LIC is actually an actuarial metric, and it's based on the value of in-force business and has been reported by globally renowned actuarial firms. So investors and experts, particularly belonging to the actuarial field, have assessed the overall valuation of the life insurance company based on the IEV, and also the financial statements are also available
for people to have a look at it. So EPFO, Binay Vishwamji, I can't see him here. And also I think Priyanka Chaturvedi ji had raised the EPFO issue. So EPFO has a central board, which is the one which takes the call on what rate has to be given for them. And they had not changed it, I don't know, for quite some time. They've changed it now. From 8.4, it has come down to 8.1. And on that, a lot of questions were raised. And I appreciate I quite recognize the concern of the honorable members. It's a decision taken by the central board in which representatives of the various segments which are part of the EPFO are all seated in the board, inclusive of workers' representatives, management representatives, government representatives, all of them are seated in the board. And they have taken this call to bring it down to 8.1. And I think the Honorable Minister, Bhupendra Yadav ji, had explained as to why he had to take this call. I just want to place before Honorable Sir, you, and also to have it put on the record of the government, of the RajyaSabha, Sukanya Samriddhi Yojana is at 7.6%. Senior Citizen Savings Scheme, sir, is at 7.4%. PPF is at 7.1%. State Bank of India's highest rate given for some portfolio, which is like 5 to 10 year fixed deposits, is at 5.50%. And it has a markup for senior citizens, which takes it to 6.3%. Government's own borrowing, the G6, on an average for across various tenors, is at 6.28%. That is, if government goes to borrow from a certain fund, it has to pay that kind of a rate. With all these, the EPFO has taken a call to give it at 8.1%. I just want to lay these facts before, sir, so that the fact that EPFO's central board, which has representatives from various different stakeholders for the pension fund, employees' pension fund, have taken a call. 40 years it has not been brought down to, yes, 40 years. There are today's realities which do keep us in the context of decisions which are being taken by a central board of the EPFO. It has yet to come to the finance ministry for approval. But the fact remains, these are the rates which are prevailing today, and it is still higher than the rest of them. So quite a few members had concern about defense. Basic equipments are not available. You're not taking care of purchases in defense. And with due respect, Manya Shakti Singh Gohil also spoke about it, I think. Shoes, suits are not even available. Bullets are not available. Pardon me, sir, if I sound a bit cynical. Hearing it from Manya Shakti Singh Gohil worries me a bit. If that kind of concern could have been voiced during the Congress's 10 years in rule, Indian Defence Forces would have been much better in their position. And I'll tell you some of the situations which arose. Sir, in 2000, Manya Jaitley ji's quotations are available, which I want to read. Even the CAG's report, sir, it said no significant improvement in the availability of ammunition. September 2016, talking about an earlier term. So the situation, sir, for our defense forces was so helpless at that time. And I remember myself sitting and looking into the defense procurement in my capacity at that time in defense ministry.
I distinctly remember in February 2018, the DAC at that time accorded the approval for 41,000 light machine guns of over 3.5 lakh crores urgently to be bought. More importantly, I'll quote Shri RAJNATHSINGH, who had sometime later made this observation, but it captures the pictures. I'm quoting Shri RAJNATHSINGH. In 2009, there was a shortage of 3,53,755 bulletproof jackets in the country. But procurement was not done for a long time. A request for proposal for procurement of 1,86,138 bulletproof jackets has been issued in April 2016, and the tender in this regard was allotted in April 9th, 2018 to an Indian buyer. It addresses, unquote, it addresses two things, sir. That we had very quickly ramped up purchases of essentials, inclusive of bulletproof jackets, and I'll give you other examples of what other things were bought also, and also making sure that such essentials for our soldiers are bought from Indian buyers. Atmanirbhar defense, sorry? You want the name of the supplier so that you can accuse me of doing some crony business? Not at all. Vinay Vishwamji, please. Vinay Vishwamji, please. No, please. Not a please. Kindly please explain us why and what provoked you or prompted you to close down the defense ordnance factories. No, I'm coming to Thank that. you. Don't keep asking Thank the question for which I've already said I'll answer. I'll answer Please. that. I'll answer that. Sir, so for people who are worried about basic essentials for defense, for soldiers, for their guns, for their bulletproof jackets, for the bullets, for the carbines, and even for fighter aircrafts. 10 years of Indian defense history has recorded nil purchases, sir. 10 years were lost. 10 years were lost that after 2014, rapidly we had to buy from pin to aircraft, everything. And I will go on repeating a list of things, sir, which made our defense completely disarmed. And I will repeat this line that Honorable Member Shakti Singh Guhel, with such intensity when he questions me, I would say, I wish he had said this during that set of 10 years, when none of this was done, none of which has been purchased. Oh yes, please. Please. मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप CAG रिपोर्ट जो है, मैंने आपको पैराग्राफ दिया, मैंने आपको चैप्टर दिया, मैंने आपको साल दिया, मेरा कोई एलिगेशन नहीं था. This was the fact by an independent constitutional audit agency. So kindly reply on those things rather than going here and there blaming previous government, this government. I didn't make any political observation. I raised the concern which was highlighted by the independent constitutional agency, sir. So therefore, the points that we will raise, and when I address it, no, it's not, you can't be talking about some other time. I've asked you a specific point on which you please give me a reply. I'm giving specific points and replies for that. But in defense, sir, nothing arises overnight. The legacy problems are also festering us that we are trying to address that in... Please. Yes, 10 years was even longer time. Yeah. 10 years was even a longer time when nothing was purchased, sir. Let us concede that point. Please. 10 years procurement is being done in 7 years will have to be appreciated, sir.
So, defense, Honorable Member Priyanka Chaturvedi also felt that defense expenditure, defense allocations have come down. I'd like to just highlight, sir, when we're talking of defense and defense-related allocations, there are 4 broad headings. They're not clubbed into one because the purposes are so drastically different from one another. Civil expenditure for defense, revenue expenditure for defense, capital outlay for defense, and defense pensions. So I'd like to just draw the attention of the honorable member that not on any one of those heads in the last 4 years has there been a reduction in the outlays. Instead of reading each one of them, I'll just read 1920 actuals to 22-23, but I'll submit this paper so that the details can be seen by the members. Civil expenditure, sir, 1920 actuals, 16,522, 22-23 BE, 20,100. And the trajectory is only upward going. Defense services revenue, 2,07,572, whereas now it is 3,33,000. Capital outlay on defense services, sir, 1,11,000 odd, and now it's 1,52,000 odd. Defense pensions, sir, 1,17,000 odd, now it's gone 1,19,000 odd, but I will certainly lay this paper therefore on the table so that members can see it. Defense government corporatization, honorable member is not here, T.K. Selangovanji. I'd like to say corporatization is not necessarily privatization. Better performance, better functioning, better administration, bring in greater efficiency are one of the things on which the corporatization has happened. Please, I have not even finished my answer. I've not even finished, sir. And there, because it was Sri T.K. Selangovanji, coming from Chennai as he does, he's not here now, but I'll take this opportunity to say, the Avadi tank factory, sir, which is the unit which is in Chennai, has been given a 7,523 crore worth order for building 118 Arjun class tanks for the Indian Army only a few months ago. 7,523 crore worth of orders for Chennai Avadi tank factory for building 118 Arjun tanks. Atmanirbhar, Indian manufacturer, public sector manufacturer, money is already given, order for 118 tanks. Thank you, madam. So, when he is not here, please, let her speak. I am thankful for that. Giving so much amount for Kavadi tank factory. Thank you. Thank you. So questions were raised on food subsidy, fertilizer subsidy, allocation on Manrega, reduction in the outlay for health, and also negligible increase for social sector. So I think this has been answered even during the budget speech. However, I would just like to draw the attention of honorable members. These apprehensions about adverse impact on changes in the outlay are not well founded, sir. Manrega particularly is a demand-driven program. So as and when demand comes in, we do place it. The amount in 21-22 BE, sir, is 73,000 crore. And the actual, meaning the RE, revised estimate for 21-22, is 98,000, much higher than the BE. But the BE this year, for 22-23, for the year beginning April 1st, is 73,000 again. So we've not reduced from the BE of last year. Meaning the current running year's BE is exactly the BE we have given for the forthcoming year commencing 1st April.
And let me remind you, the RE for this year is already 98,000. Please, 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 Vinay Vishwamji. Please, please, let us speak. Please, please, please. Sir, demand driven, demand is there, demand is there, demand is there. Provision is made, provision is made, provision is made whenever there is a demand. Sir, food subsidies, sir. Koi pending nahi hai, sir. I want to please someone, come on, don't keep giving running commentaries, sir. This is going on record and I am not even given a chance to give reply to each one of the running commentaries. Let's be talking on facts. You corner me on facts, I'll give you the reply. If I'm wrong, please hold me responsible. But no point if you keep shifting the milepost. When I've answered one, already a running commentary on a milepost being changed. I'll answer that also, sir. Is this going to be running like this? I'm sorry to have to seek the protection on this. I'm requesting all the members, please. I'm honestly ready to answer every question, sir. Please. Sir, on the food subsidy, again, concern was raised. Provision under food subsidy, is it coming down? The provision under food subsidy, again, sir, covers the gap between the issue price of the food grains and their economic cost. When there is no change in the issue price of PDS food grains, the question of any adverse impact on beneficiaries does not even arise. Now, food subsidy provisions, sir, 21-22, 2.43 lakh crores. 21-22 again, RE, 2.87 lakh crores. So when the food subsidy is required, more than what was mentioned in BE, we have readily provided without any hesitation. So the additional expenditure of 1 lakh crore has gone under the PM Garib Kalyan Anna Yojana. So Garib Kalyan Anna Yojana started with 2.43 lakh crores. Please, 1 minute. Finance Minister is replying to the demand for grants appropriation bill. I propose that we may extend the sitting of the House till her reply is over. जैसा बीएससी का भी निर्णय था, सदन की सहमति है, माननीय मंत्री जी की रिप्लाई तक हम बैठ रहे हैं. Please. Thank you, sir. So the food subsidy provision, sir, of 1 lakh, additional 1 lakh crore for the additional expenditure has gone for the Garib Kalyan Anna Yojana scheme, which was under the BE in 21-22, beginning of this financial year, we gave 2.43 lakh crores. In the RE itself, it has gone to 2.87 lakh crores. And for the coming year, we have given it as 2.07 lakh crores, and therefore, there is no reduction in the sense of that which is required, we are continuously giving. Fertilizer subsidy, sir. Another one very important concern, which I think even at the beginning we have mentioned about it, similar to the food subsidy. The outlay under fertilizer subsidy covers the gap between the issue price and the economic cost. When issue price to farmers of fertilizers has not been changed, there can be no adverse impact on the farmers. In 21-22, which is the current year which is running, the BE was 79,530 crores. The RE, which is actually even now, has been raised to 1.40 lakh crore due to rising global fertilizer prices, and the input prices are also going up. So the BE 22-23, which is coming budget, we have already given fertilizer subsidy 1.05 lakh crores, which is 31% more than 21-22 BE. One, the last time when the import price went up, we bought it, we made sure that burden is not shifted. This time too, the allocation is 31% more than the last year's allocation. Manrega, I've already explained, sir. So largely, I think issues raised by honorable members have all been, I think, addressed. The particular point about why we have to go through the infrastructure funding route has been severally explained, but the multiplier effect is what has made us go through that route than any other. Revenue expenditures multiplier effect is not substantial, and therefore we have chosen to go through that route. So therefore, the
supplementary demand for grants has come with only demands which have immediate impact on the common people, particularly through the Awas Yojana and the explanations that I've given for those emergency expenditures. I seek the House and the cooperation of the entire House for supporting this demand for grants and also for the excess demand for grants, which is as a result of a PAC's recommendation. Thank you very much. Thank you. I shall first put the motion regarding consideration of the appropriation number 3, Bill 2022 to vote. The question is that the appropriation number 3, Bill 2022, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration, please. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. So I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. I shall now put the motion regarding consideration of the appropriation number 2, Bill 2022 to vote. The question is that the appropriation number 2, Bill 2022 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2, 3 and the scheduled stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2, 3 and the schedule are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be returned. Sir, I move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. Honorable members, the House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 22nd March 2022.
आने जाने में सुविधा मिलेगी और डेवलपमेंट भी वहाँ का होगा सर। एक सर थोड़ा सा आग्रह आपसे है कि NH 91 जो गाजियाबाद लाल कुएं से बुलंदशहर दादरी टोल से लेके अलीगढ़ टोल तक जाता है, वहाँ पे कुछ गड्ढे बरसात के समय में उसमें हुए थे। मैंने आग्रह किया था माननीय जनरल VK सिंह जी से, तो गड्ढे तो भर गए, लेकिन सर जो गड्ढे भरे हैं उन गड्ढों को जो पैच लगाए हैं वो रोड से ऊँचे हो गए, इसलिए लोगों को जाने में भी समय अधिक लगता है और उस पर दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको अतिशीघ्र ठीक कराने के आदेश दे दें, वो ठीक हो जाए। और आपका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय सभापति जी, और बहुत बहुत आभार। ऑनरेबल मेंबर श्री तिरुमालावन जी, तोल तिरुमालावन जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு பணிகள் தமிழ்நாட்டில் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து கேரளா வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 4 வழிப்பாதை, அதேபோல விக்கிரவாண்டியிலிருந்து சோழபுரம் வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 4 வழிப்பாதை, சென்னைக்கு அருகே திருப்பெரும்புதூரிலிருந்து வாலாஜா வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 6 வழிப்பாதை ஆகிய இந்த முக்கியமான 3 திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த திட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அரசு, இந்திய ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர், ஒன்றிய அமைச்சர் அண்மையிலே கருத்து சொன்னபோது தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதி MK ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை மறுத்திருக்கிறார். நாங்கள் உரிய ஒத்துழைப்பை நல்க தயாராக இருக்கிறோம். இந்திய ஒன்றிய அரசு கைவிடப்பட்ட அந்த திட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறார். Yeah, translation. What about translation? You're right. We will call him after 5 minutes. No. We will call him. Okay, you sit down. Because translator is not available. You will call later. Shri Raja Naik. Honorable member Shri Raja Naik. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4 ಲೈನ್ 6 ಲೈನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ನಡುವೆ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 18 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 22 ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವನ್ನು 25ರೊಳಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಕರ್ನೂಲ್, ಚೆನ್ನೈ NH 150C 6 ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 927 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಮಾನ್ಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ 371J ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯಪುರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಲೈನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NH 167 ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 150 ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ NH 50A ಜೇವರ್ಗಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಸಿಂಧನೂರು, ಲಿಂಗಸೂರು, ಮಸ್ಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಯಚೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ 167 ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರತ್, ಅದೇ ರೀತಿ NH 150A ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ತಿಂತಿಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಇನ್ನಿತರ ಏನು CRF ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, Honorable Member Sri Dilip Saikia ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन के विषय पर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का हमको मौका मिला है। मैं पहली बार माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सामने कुछ विषय में उपस्थापन करना चाहूँगा। मैं पहली बार इस विषय को उठा नहीं रहा हूँ, इसके आगे भी 2-3 विषय में उठा रहा हूँ। शुरुआत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में आज विशेष करके जो शांति और प्रगति का वातावरण आज कायम है, इसके कारण देश के प्रधानमंत्री जी के नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विशेष करके रोड कम्युनिकेशन में, सड़क परिवहन में जितना योगदान पिछले 7 सालों में हुआ, 70 सालों में कांग्रेस का शासन में नहीं हुआ था अध्यक्ष जी। 7 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट आज कनेक्टिविटी के मामले में पूरे 7 के 7 राज्यों आज नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट आज शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहाँ पीस, प्रॉस्पेरिटी आज आगे बढ़ रहा है। वहाँ इंसर्जेंसी खत्म हो रहा है, वहाँ अनरेस्ट खत्म हो रहा है। इसका कारण अगर हम विशेष करके बताएं तो रोड कम्युनिकेशन सेक्टर में जितना विकास हुआ है पिछले 7 सालों में, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, कभी हम चुनाव लड़ते थे एक स्लोगन सामने लेकर के, बिजली, पानी और सड़क। आज बिजली भी हमारे सामने है, बिजली भी 24/24 आवर्स हमको मिल रहा है। आज पानी भी हमको, आज जल जीवन मिशन के नाते पानी भी हमको भरपूर मिल रहा है। और सड़क के मामले में भी आज हम लोग एक सेल्फ रिलायंट हम लोग होने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं अभी चुनाव जो भी हम लड़ते हैं तो हम एक्सप्रेस वे के हाईवे के लिए चुनाव लड़ते हैं और सुपर एक्सप्रेस वे को विषय लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं। तो इसके लिए अगर किसी को प्रशंसा करनी है देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को हम सब लोग प्रशंसा करते ही है। नॉर्थ ईस्ट में आज विकास के जो बड़ी जो हमारे उपलब्धियां है, आज सड़क परिवहन हो, नेशनल हाईवे हो। आज नेशनल हाईवे आज मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो आज आज़ादी के बाद डिस्कनेक्ट होते थे, कोई सड़क नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था। आज माजुली कनेक्ट, जोरहाट माजुली, निमातीघाट माजुली ब्रिज का शिलान्यास करके आज उस ब्रिज का काम आज जोरदार से चल रहा है। आज माजुली के लोग बहुत खुश है। आज
पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड का एक हमारे एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिजर्व फॉरेस्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से आज हम काजीरंगा एलिवेटर जो कॉरिडोर का जो मंजूरी माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ नितिन गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दो विषय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जुड़ा विषय में बोलना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुरुआ नारेंगी एक ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर उसका डीपीआर चालू है। मैं आग्रह करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुरुआ नारेंगी ब्रिज जल्द से जल्द उसका डीपीआर करके उसको बनाना शुरू करना चाहिए। दूसरा एक NH-15 नेशनल हाईवे 15 बाहेता सारियाली से जामुगुरी हाट तक 182 किलोमीटर, ये 2 लेन है। इसको अगर 4 लेन में इसको तबादला किया जाए तो पूरे अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ हमारा बड़ा संपर्क। तीसरा एक विषय है मेरा गोरेश्वर माझबाट उदालगुरी में रेलवे ओवरब्रिज या फुटब्रिज बना करके वहाँ के लोगों के जो परेशानियां सामना कर रहे हैं उसका एक समाधान माननीय नितिन गडकरी जी के सामने में रखता हूं। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो अभी 35 किलोमीटर अभी बाकी है डिमा हासाओ उस सेक्टर में, उसको भी काम इसी साल में अगर संभव होता है कंप्लीट करके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2022-23 के अनुदान की मांग का समर्थन करने का मौका दिया है। बजट में मंत्रालय को 1,99 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने देश के उन क्षेत्रों की अपेक्षा पूरी की है जो बरसों से विकास का राह जो हो रहे थे। आज सदन में कुछ सड़कों की बात आई 17 साल से पेंडिंग है, कुछ सड़कों की बात आई कि शायद चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति का इंतजार हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए आभारी हूं कि मैं जो कहानी सुनाना चाहता हूं वो अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन मैं इस ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां 360 साल से सड़क का इंतजार हो रहा है। हो सकता है ये अतिशोक्ति लगे 360 साल, क्योंकि औरंगजेब के समय दाऊद खान को जब पलामू विजय का मौका मिला था तो पटना से पलामू जाने में अप्रैल से दिसंबर हो गया था। और फिर ब्रिटिश पीरियड में उसका डॉक्यूमेंट है, आज मैं उस डॉक्यूमेंट को कोट करना चाहूंगा। पलामू गजट में ये डॉक्यूमेंट है, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजटियर पलामू, इसके एडिटर PC राय चौधरी हैं, 1961 का एडिशन है। The first proper road made by government was laid down in 1863 when American Civil War had interrupted the cotton trade and it was desired to provide an outlet for the cotton grown in Palamu and Sarguja. This road was intended to join Daltonganj with the Grand Trunk Road via Sherghati, a distance of 70 miles, and called the Bihar Cotton Road, but this road never completed. और ये 160 साल पुरानी जो हमारे ऊपर जो राह देख रहे थे उसको पूरा करने का काम मैं आज आदरणीय नितिन गडकरी जी को अत्यंत बधाई दूंगा और पूरे क्षेत्र की जनता से हम सब आपके आभारी हैं कि आपने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। डाल्टनगंज NH 9039 पर सरगालिम, मनातू, रानीगंज, इमामगंज, सिरघाटी होते हुए, जिसमें झारखंड की लंबाई 72 किलोमीटर और बिहार में 58 किलोमीटर, इस रोड की जो सैद्धांतिक स्वीकृति दी है इसके लिए हम सब आभारी हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे लिए ये सड़कें सिर्फ सड़क नहीं है, ये हमारे लिए हमारे संघर्ष की कहानी है, हमारे लिए हमारे संस्कृति का प्रदर्शन है।
ये सड़क हमारे शौर्य और वीरता का भी परिचायक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में जब पूरे देश में क्रांति समाप्त हो गई थी, तब भी पलामू और चतरा की धरती 1960 तक लगातार लोहा लेते रही। और इस सड़क के माध्यम से जो जुड़ने वाला है वो हमारे क्षेत्र के वीर चेरो राजा और वीर भोक्ता बंधु नीलांबर पीतांबर की शहीद भूमि को छूता हुआ जाएगा। और साथ ही साथ माननीय गडकरी जी ने जो हमारे क्षेत्र से अभी हाल में ही ग्रीन एक्सप्रेसवे जो घोषित किया है, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं कि वो चंदौली से लेकर जो वाराणसी को जाने वाला ग्रीन एक्सप्रेसवे है, उसमें 70 किलोमीटर, लगभग 74 किलोमीटर चतरा जिले से ये गुजरने वाला है। तो इसके लिए भी हम आभारी हैं। और ये मैं इसलिए भी आभारी हूं कि इसके माध्यम से जो एक्सप्रेसवे होगा, आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ का कण कण एक इतिहास लिखने वाला है। और आज जब सदन में यहाँ आदरणीय संस्कृति मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं माननीय आपके माध्यम से आदरणीय गडकरी जी के साथ साथ संस्कृति मंत्री से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र की जो बरसों की उपेक्षा है उसको उजागर करें। और देश के अनेक हिस्सों में अनेकों कश्मीरी फाइल अभी भी इंतजार कर रहे हैं उद्घाटित होने के लिए, और उसकी जरूरत है। साथ ही साथ मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि जहां, एक मिनट और, कि जहां 2004 से 14 में झारखंड के अंदर कुल 201 किलोमीटर राजमार्ग बने और 2190 करोड़ रुपए खर्चे हुए, वहीं 2014 से 2022 तक कुल 718 किलोमीटर और लगभग 10,646 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। मेरे पास बहुत कहने को है, क्योंकि लगभग 11 सड़कें, जिसमें रातू से ठाकुरगांव होते हुए, बगरा से लेसलीगंज, दुबियाटांड से छत्तीसगढ़, जसपुर से महुआडांड, चतरा से चौपारण, पांकी से बालूमाथ, जोरी कला से प्रतापपुर, हंटरगंज से सुल्ताना होते हुए लगभग 11 से अधिक सड़कों की जो स्वीकृति मिली है सैद्धांतिक। और साथ ही साथ आपने जो चतरा बाईपास और लातेहार बाईपास की स्वीकृति दी है, उससे आने वाले समय में हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए हम निश्चित रूप से आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कह के माननीय सभापति जी आपका आश्रय चाहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होता है, तब जाकर चमन में पैदा होता है कोई दिदनवार। और इसलिए हम आभारी हैं कि आपने उस क्षेत्र की जनता के महत्व को समझा है और हमारे आकांक्षाओं को स्वर दिया है। अब तक हमारे ऊपर माननीय सभापति जी, मैं इसलिए समय चाहता हूं कि ये 160 साल की दास्तां है। 160 साल से सड़क नहीं बना, 80 साल से रेलवे लाइन पेंडिंग रहा, 40 साल से सिंचाई की योजनाएं पेंडिंग रही। आप बताएं, वहां उग्रवाद नहीं पैदा होगा तो क्या पैदा होगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गडकरी जी को उस क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूं। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சியில் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில் நெடுஞ்சாலை வசதிகளை மேம்படுத்துவது, சாலை போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவது என்பது மிகவும் இன்றியமையாதவை. அகில இந்திய அளவில் இந்த பணிகள் இன்றைக்கு வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒப்பீட்டளவிலே தென்னிந்தியாவில் இத்தகைய பணிகளின் வேகம் குறைவாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு குறைபாடு உள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்
கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அரசின் கவனத்திற்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். கன்னியாகுமரியிலிருந்து கேரளாவுக்கு செல்லுகிற 4 வழிப்பாதை, திருப்பெரும்புதூர் சென்னைக்கு அருகே திருப்பெரும்புதூரில் இருந்து வாலாஜா செல்லுகிற 6 வழிப்பாதை, அதேபோல விக்கிரவாண்டியிலிருந்து சோழபுரம் வரை செல்லுகிற 4 வழிப்பாதை ஆகிய 3 முக்கிய பணிகள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பது கவலை அளிக்கிறது. இது தொடர்பாக நமது அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு நிதின் கட்கரி அவர்கள் அண்மையிலே ஒரு பேட்டியில் சொல்லுகிற போது, தமிழ்நாடு அரசின் ஒத்துழைப்பு இல்லை என்பதால் தான் இந்த நிலை என்று சுட்டிக்காட்டியதாக தெரிய வருகிறது. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை மறுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாடு அரசு இத்தகைய திட்டங்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார். எனவே கைவிடப்பட்ட அந்த பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் கட்டண விதிகள் 2008 டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேட்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன் என்கிற அந்த சட்டத்தின்படி 2 சுங்கச்சாவடிகளுக்கு இடையில் குறைந்தது 60 கிலோமீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல நகராட்சி மாநகராட்சி எல்லைகளை சுற்றி 10 கிலோமீட்டருக்குள் எந்த சுங்கச்சாவடிகளும் இருக்கக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விதிமுறைகளுக்கு மாறாக தமிழகத்தில் பல சுங்கச்சாவடிகள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றையெல்லாம் மூடுவதற்கு அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அதேபோல நிலம் கையகப்படுத்துதல், இந்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிற போது கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் நில உரிமையாளர்கள், விவசாயிகள். இதற்கென்று ஒரு சட்டம், நிலங்கள் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 2013. அதிலே நில உரிமையாளர்கள் விவசாயிகளின் ஒப்புதல் இல்லாமல், அவர்களின் கருத்தை அறியாமல், பொதுமக்களின் கருத்தை அறியாமல் நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடாது என்று அழுத்தமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல இழப்பீடு வழங்குகிற போது மார்க்கெட் வேல்யூ, சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தான் வழங்க வேண்டும், கைட்லைன்ஸ் வேல்யூ அல்ல. வழிகாட்டு மதிப்பின்படி இழப்பீடு வழங்காமல் சந்தை மதிப்பின்படி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். எனவே 2013 நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின்படி விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையிலே அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கும் அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable member Sri Sunil Mengde ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं तो मेरे वरिष्ठ पार्टी के सभी नेताओं को आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे आज इस सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मार्गों पर अपनी बात सदन में रखने का मुझे मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पिछले 7 सालों से देश भर में अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। उस निर्माण में काफ़ी प्रगति भी हुई है। पिछले इसी कुछ सालों में जो हमारी पहली गति, प्रतिदिन रास्ता बनने की गति जो 10 से 14 किलोमीटर थी, वह अभी हमने देखी है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ता रोज़ बनने जा रहा है। हमारा देश का एक कीर्तिमान, जो पूरे विश्व में कीर्तिमान बोल सकता हूँ, ऐसी उपलब्धि हमने इसमें पाई है। यह बात अभी मेरे ऑनरेबल दोस्त ने कहा है कि बात रही नॉर्थ ईस्ट की हो, लेह लद्दाख की हो या जम्मू कश्मीर की हो, सभी तरफ सड़कों का जाल पिछले 7 सालों से बुना जा रहा है। अभी हमने देखा कि जो 7 वर्षों में हमारी देश की सड़कों की लंबाई, राजमार्गों की लंबाई जो 91,000 थी, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हुई है। यह जो कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, इसके लिए यह मंत्रालय धन्यवाद के पात्र है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम चाहते हैं और जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल में विशेषकर पूरा देश जब शांत था, जब कहीं भी काम नहीं चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम रुका हुआ था, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी इस मंत्रालय का काम और खासकर राजमार्ग बनाने का काम अधिक गति से चालू था। और मुझे खुद मालूम है कि पूरे देश भर में एकमात्र अपना नेशनल हाईवे ऐसे काम कर रहा था जिससे देश भर में रोजगार पैदा हो रहे थे, लोगों को काम मिल पा रहा था। और इसी दौरान, इस महामारी के दौरान ही हमारे काम में 126% की वृद्धि इस राजमार्गों में हुई है। यह भी हम लोगों ने सोचने वाली बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल की बजट में
हमारे देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस परियोजना का नाम है पीएम गति शक्ति, और इसके माध्यम से पूरे देश भर का एक मास्टर प्लान बनाकर 14 विभागों को एक साथ मिलाकर हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है और मुझे सबसे बड़ा योगदान इस मंत्रालय का होगा इसमें कि पूरे देश को ये जो भी हमें छोटी मोटी बातें होती है एक साथ मिलाकर इस राजमार्गों के माध्यम से इस गति शक्ति को बढ़ाने में इस मंत्रालय की काफ़ी बड़ा योगदान होगा, यह मुझे विश्वास है। आप अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे के समय पहले हमने देखा कि काफ़ी टोल प्लाजा पे लंबी लंबी कतारें लगती थी, 1-1 किलोमीटर की कतारें लगती थी और एक टोल प्लाजा पे हमें आधा घंटा रुकना पड़ता था। जैसा कि हम लोग देखा कि पिछले 2 साल में ये पूरे टोल प्लाजा अपने फास्ट ट्रैक के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इसकी गति बढ़ी है और मात्र 2 या 3 मिनट में हम लोग इस टोल प्लाजा को हम लोग पार कर पाते हैं। बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने देखा है हमारे खासकर नितिन जी का हमारे काम करने का जो भी तरीका है वो हमेशा इनोवेटिव रहा है। हमने देखा कि अभी राजस्थान में अपने बाड़मेर जिले में एक नेशनल हाईवे बन के तैयार हुआ है और उसमें खासियत ये रही है कि 3.5 किलोमीटर का पैच हमने ऐसा बनाया कि जिसको एयरबेस के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं, जिसका खुद परीक्षण उन्होंने खुद किया, खुद विमान से उड़कर वहाँ उन्होंने लैंड भी किए और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी उसमें उपस्थित थे। और एक ऐसे ही नहीं, ऐसे और 4 एयरबेस हम लोग इस नेशनल हाईवे के माध्यम से बनाए जा रहे हैं जो अपने आप में कीर्तिमान होगा। माननीय मंत्रालय समेत 1-2 बातें मेरे क्षेत्र की रखना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय। मेरे क्षेत्र में जो नागपुर से भंडारा जो नेशनल हाईवे है जिसकी 60 किलोमीटर है, उसमें ट्रैफिक डेंसिटी की वजह से काफी रास्ता खराब हो चुका है। उसको 4 लेन से बढ़कर 6 लेन करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद। सब लोग समर्थन करेंगे और अपनी बात थैंक यू समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज निगाल चंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के इस अनुदान मांग के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, हमने हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ा है कि सबसे लंबी सड़क जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी, जो चटगांव से लेकर लाहौर तक थी, 2500 किलोमीटर की। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा याद रखेगा कि आदरणीय मंत्री जी ने 66 लाख किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व को दूसरे नंबर पे भारत में यह सड़क बनाने का काम किया है। आज भारत दूसरे नंबर पे है। इसलिए मैं मेरी तरफ से और मेरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सड़क का होना बहुत जरूरी है। देश के बेहतर विकास की योजनाएं बनाने के लिए सड़क का होना बहुत जरूरी है। महोदय, 2019-20 में 10,237, 20-21 में 13,000 और माननीय मंत्री जी ने जो 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है, रोजाना 37 किलोमीटर सड़क बनाने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का जो लक्ष्य मंत्री जी ने रखा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा लक्ष्य है, एक इतनी बड़ी सोच लेके इस सड़क पे वो काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, यूपीए सरकार में रोजाना 12 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 69 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़क का निर्माण होता था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के कुशल प्रशासक के द्वारा आज 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 162 किलोमीटर गांव की सड़क बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। वर्ष 2022-23 में करीबन 1,99,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करके एक बहुत बड़ा संदेश सड़क परिवहन को जोड़ने के लिए भारत में माननीय मंत्री जी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा सभापति जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूँ। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा। अभी राजस्थान प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ सभापति जी, करीबन 8,500 करोड़ रुपए की करीबन 18 नई परियोजना की सौगात नहीं दी है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेतीले राजस्थान में एक सड़कों का विस्तार होगा। पिछले 6 साल के अंदर राजस्थान में करीबन 5,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। वर्तमान में बहुत ही
बहुत सी परियोजनाएं का काम जो तेजी से चल रहा है। जिस जिले से मैं आता हूं, सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर में भारतमाला सड़क बन रही है, और पूरे भारतमाला सड़क राजस्थान को देखूं तो 256 किलोमीटर जो सड़क है वो 650 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। मैं सीमांत क्षेत्र की ओर से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे एक अकेले कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी 630 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कें बनाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति जी, देश के 7 राज्य, 3 बड़ी रिफाइनरी और 3 पोर्ट को जोड़ने का काम केंद्र की सरकार ने और आदरणीय गडकरी साहब ने किया है। पहली बार 1224 किलोमीटर लंबा रास्ता जो अमृतसर से जामनगर तक ग्रीन एक्सप्रेस, मैं मेरी समस्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वो बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 3 मिनट में खत्म करूंगा। 1224 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है वो अमृतसर से जामनगर ग्रीन कॉरिडोर बना के यानी 31,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि 2-3 बातें ऐसी है जो मेरे जिले के लिए हैं। एक, 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय मंत्री जी ने एक बड़ी सभा में घोषणा की थी कि सूरतगढ़ से रावतसर वाया हिसार होते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि सूरतगढ़ से लेके जाखड़ा वाली जड़ावसर नोहर बौर भादरा होते हुए हिसार रोड तक NH घोषित किया था। एक मेरा वो भी पेंडिंग है। दूसरा, कालीबंगा रेलवे स्टेशन है, एक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, आज भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, विश्व की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो की कालीबंगा में सभ्यता है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे एक NHI का एक पुल होना जरूरी है। दूसरा, श्री विजयनगर में एक अमरपुरा राठौर और जो रामपुरा रंगमहल है, वहाँ पे जो सैंक्शन हुए थे पुल, वो भी अभी तक उधारे पड़े हैं, अभी तक आधे अधूरे पड़े हैं। मेरा एक क्वेश्चन है माननीय सभापति जी, बस एक लास्ट पॉइंट है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके और हनुमानगढ़ से गुजरने वाली ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो सड़क है उसको उसमें जोड़ा जाए। मेरा यही निवेदन है। माननीय मंत्री जी ने एक हनुमानगढ़ बाईपास के लिए भी घोषणा की थी, वो मैं माननीय मंत्री जी को मेरे लिखित में रिक्वेस्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। फसल जी, वेरी ब्रीफ। मान्यवर, दिल्ली से सहारनपुर तक एक 4 लेन हाईवे का निर्माण जारी है जो पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन उसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मान्यवर, उसमें जो कंपनी काम चला रही है उसके बारे में भी कुछ सवालात अखबारात में आए हैं, तो उसका आप संज्ञान लें ताकि वो कार्य बहुत जल्दी पूरा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मंत्री महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर इस हाईवे को, चलिए कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो यह है कि हाईवे कंप्लीट हो जाए। मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माता शाकुंभर देवी का मंदिर है और ये हाईवे सहारनपुर तक बन रहा है। आपने भी 2018 में एक 4 लेन बनवाने का वादा किया था। हम ये चाहते हैं कि माता शाकुंभर देवी तक सहारनपुर से ये हाईवे बनवा दिया जाए, तो लोगों को जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। मान्यवर, इसके अलावा शाकुंभर देवी और देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की, उसके बीच में एक गांव माजरा पड़ता है जो कि शाकुंभर देवी मंदिर से कुल 7 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप एक रोड माता शाकुंभर देवी से और वहाँ तक बनवा दें तो आसानी से देहरादून के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। इसी सिलसिले में सहारनपुर से देहरादून जाते हुए मोहन की पहाड़ियों में एक पुराना लोहे का पुल बना हुआ है जो तकरीबन 20 मीटर लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत कम है, पुराना भी है। उसकी वजह से अमूमन काफ़ी लंबा जाम लगता है।
हालांकि वहाँ आपने एक हाईवे बनाने का प्रस्ताव दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक वो मुकम्मल हो, इस पुल को अगर थोड़ा बड़ा करा दिया जाए, चौड़ा करा दिया जाए, तो आने जाने के लिए आसानी रहेगी और ये जाम लगना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से मान्यवर, सहारनपुर से यमुनौर तक आपने वाया विकास नगर एक हाईवे का ऐलान किया था, उस पर अगर उसका निर्माण कार्य शुरू जल्दी से हो जाए तो हम सब लोग आपके आभारी रहेंगे। एक आखिरी पॉइंट, हरियाणा के करनाल से हरिद्वार रुड़की हाईवे को जोड़ने के लिए अगर आप गंगोह से होते हुए वाया नौनौता, देवबंद और मंगलौर के बीच में एक हाईवे बनवा दें तो मैं समझता हूँ तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर हरिद्वार का रास्ता करनाल से कम हो जाएगा, जो कि अति आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से, जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हमारे क्षेत्र में मिली हो, चाहे अन्य काम हो, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद से आपके नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार से पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया गया है, हम देखें सड़क हो, रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे पतन हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे लॉजिस्टिक अवसंरचना हो, इन सातों पॉइंट को लेकर कैसे इस देश का विकास प्रगति से हो, इस दिशा में इस सरकार ने बहुत गति से, तेज गति से काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अब तक के सबसे अधिक बजट 1,99,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं अपने क्षेत्र की मांगों पे मैं आ जाता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, जिसमें किशनगढ़ से अहमदाबाद तक 4 लेन था, हम लोग क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर आपसे मिले और आपने 4 लेन को 6 लेन किया और उसका शिलान्यास ही नहीं किया, जबकि इसी 2022 में आपके हाथों उसका उद्घाटन भी होगा। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, पिछले 60 वर्षों में जितनी सीआरएफ की सड़कें नहीं मिली होगी, उतनी पिछले 7 वर्षों में संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उस पूरी जनता की ओर से 20 लाख मतदाताओं की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र में बिना टोल की वो सड़कें मिली, ग्रामीण क्षेत्र में जहां सड़कों का अभाव था, बसें नहीं चल पाती थी, ऐसे में आपने होड़ा चौराहे से बड़साड़ी बांसी हो, चाहे निम्बाड़ा केली हो, चाहे कीरकी चौकी आकोला फतेहनगर हो, चाहे बड़ौदिया से छतरपुरा हो, चाहे काटुंदा से रावतबाटा हो, चाहे मंगलवार से बड़साड़ी हो, चाहे देबारी पावर हाउस से मावली रोड हो, चाहे मोड़ी बाठेड़ा से कुराबड़ हो, चाहे रावतबाटा से कोटा रोड हो, चाहे प्रतापगढ़ से नीमच बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर तक आपने जो सड़कें दी है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता हमेशा के लिए और हमेशा आपको याद करती है। प्रतापगढ़ में आप एक्सप्रेसवे निकल रहा है, अभी आपने मुंबई दिल्ली मुंबई, जो प्रतापगढ़ एक मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा जिला है जो आदिवासी जिला है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वहां से 50 किलोमीटर वो नेशनल हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेसवे निकल रहा है। प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जहां रेलवे भी नहीं है। हमने आज़ादी के बाद पहली बार उस जिले में नई रेलवे लाइन राजस्थान में कई वर्षों के बाद जो स्वीकृत हुई है, वो प्रतापगढ़ में एक छोटसाड़ी कस्बे से होकर निकलेगी, लेकिन जिला मुख्यालय में रेलवे नहीं है। और अगर इस पर योजना में प्रतापगढ़ में चूंकि 52 किलोमीटर है, अगर आपका आशीर्वाद रहा और हमेशा रहता है, वो ये योजना से जुड़ जाता है, तो प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है, उस एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी गति मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहता हूं, 4 भुजा कुंभलगढ़ हल्दीघाटी से नाथद्वारा नेशनल हाईवे
उसकी स्वीकृति आपने दे दी। अब बटेवर मावली होते हुए नागद्वारा तक जो सेकंड फेज है, उसमें आपने जब हम लोगों ने इसकी डिमांड की थी तो आपने इसकी स्वीकृति दी है और वो जल्दी बन जाएगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। एक मेरी अब आपसे निवेदन है कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में एक मंगलवार से निम्बाड़ा एक ऐसा फेज है जहां आप ट्रैफिक सर्वे भी कराएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ वाहन निकलते हैं वहाँ, और एक कारोई कपासन बांसोड़ा, एक काटुंदा से रावतबाटा में एनपीसीएल का पूरे देश भर का सबसे बड़ा एक प्लांट है जो अणुशक्ति का। मेरा आपसे आग्रह कि भारतमाला 2 में नरेंद्र कुमार जी, एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ। भारतमाला 2 में काटुंदा से रावतबाटा से कोटाया अगर हाईवे बन जाएगा, भारतमाला 2 में जुड़ जाएगा तो उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। मैं बस एक मिनट समाप्त number of speakers in your party. बस Everybody getting कुछ 3 minutes. मैं आपको लिखित में दे दूंगा। हमारे वाना में है, गंगरार में है, कुछ ऐसे अंडरपास है, रोडजी खेड़ा में है, गणोली में है, पालखेड़ी में है, बैरूखेड़ा में है, जहां आज भी ब्लैक स्पॉट, जहां एक्सीडेंट हो सकते हैं या किसानों को आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां अगर अंडरपास बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का फायदा होगा। चूंकि माननीय मंत्री महोदय से हम क्या मैं क्या सारे सांसद पूरा नरेंद्र कुमार जी, जब भी जाते हैं तो हमेशा इनके द्वार से कोई खाली हाथ आता नहीं है। तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर नरेंद्र कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर सभी पार्टियों के सदस्यों ने प्रशंसा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमती वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा और हमारे मंत्री जी गडकरी जी, वीके सिंह जी, इनके नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बार उनका आभार प्रकट करता हूं कि कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी के अंदर भी आज के अनुदान की मांग पर जो बजट बढ़ा करके दिया गया देश को, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही अच्छा बजट दिया है। जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ, वो 7 सालों में जो सड़कों का जाल बिछा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और देश का विकास सड़क और पानी और बिजली की जैसी व्यवस्था होती है तभी देश आगे बढ़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों की सभी नेताओं से लोकप्रिय नेता कहलाते हैं। वो इसलिए सड़कों के और पानी और बिजली की जो व्यवस्था की है देश में, इसी के कारण से कहलाते हैं। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा झुंझुनू जिला देश में सबसे ज़्यादा सैनिक देता है, सबसे ज़्यादा शहीद हुए, जो रेलवे की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है और जो सड़कों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने का कारण ये नहीं कि विकास नहीं किया गया है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन हरियाणा के पास बॉर्डर पर पड़ता है कि झुंझुनू जिले के जो विकास किया जाएगा वो झुंझुनू जिले के लिए चला करके किया जाएगा, तब विकास होगा। कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे चाहे चूरू है, चाहे हमारे एक छोटा सा शहर आता है रिंग्स है, उसमें जब दूसरे जिलों का विकास या पीछे के जिलों का, आगे का या कहीं का भी विकास करेंगे तो उनमें से होकर के ही जाना पड़ेगा, चाहे रेलवे मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो। तो झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा सैनिक और सबसे ज़्यादा व्यापारी है। जो आज भारत से व्यापारियों को यदि निकाला जाए अन्य देश राज्यों से तो खाली हो जाएगा। शेखावाटी का झुंझुनू जिला देने वाला है और शहीद सबसे ज़्यादा और सैनिक ज़्यादा दे रहे। तो मैं केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है जो जैसलमेर, बीकानेर, फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, नारनौल, रेवाड़ी, NH 11 जो बन चुका है। लगभग इनके 3 बाईपास 4 बाईपास थे, जो फतेहपुर बाईपास, मंडावा बाईपास, झुंझुनू बाईपास और एक पिलानी बाईपास, उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है। उसका मुआवजा आप लोगों ने, सरकार ने दे दिया है और पिलानी का बाईपास पास हो गया है, लेकिन फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू का बाईपास अभी जो अप्रैल में जब बजट में दिया जाए तो उनके बाईपास निकाले जाएं। NH 11 के हैं और नया नेशनल हाईवे जो एक जालंधर, भादरा, राजगढ़, झुंझुनू, उदयपुर वाटी, रिंग्स जो नेशनल हाईवे जयपुर, सीकर, बीकानेर जो जाता है उसको जोड़ता है। ये नया बाईपास, ये जो नया एक हाईवे दिया जाए। मैं यही 2 मांग आप मंत्री जी हैं उनसे मैं करता हूँ। देश सैनिकों का जिला है और सबकी तरफ से भी होना चाहिए कि देश की सुरक्षा ही सबसे बड़ा
एक मुद्दा है, और वो जो सबसे ज़्यादा सैनिक हैं, आज रिकॉर्ड निकाल कर देख लें कि कौन सा जिला है जिसने सबसे ज़्यादा और शहीद और सैनिक दिए हैं, वो झुंझुनू जिला है। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल कसवान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय Kindly point out your constituency matter. Honorable Minister is here. Don't go any other items. I will try my best, sir. Time is very short. सर, अध्यक्ष महोदय, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के 7 इंजन्स इसके बारे में चर्चा करी गई थी रेलवे मेन बजट में। उसमें रोड, पोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिकल पार्क्स 4 मेन इंजन्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बहुत ही एक अच्छा बजट है इसके लिए, और बहुत से कुछ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी साहब बैठे हैं, उनके द्वारा काफ़ी कुछ पॉजिटिव वे के अंदर रेल हाईवेज़ की जो कल्पना देश ने करी है, बहुत कुछ करने का काम किया है। जहां 12 किलोमीटर्स पर डे की रोड्स बना करती थी, हम पिछले साल 36.5 किलोमीटर पर डे पहुंचे हैं, जो बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत टफ है। पर गडकरी साहब और पूर्व मंत्रालय का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने इस चीज़ को अचीव करने का काम किया है। और उससे बड़ा टारगेट इस साल 25,000 किलोमीटर की नई सड़कों को साथ में शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो नज़र आती है, पूरा नेशनल हाईवेज़ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जो स्टेट हाईवेज़ की रोड्स हो, ये रोड्स के जो मैनुअल्स हैं जिसके आधार पे इनको हम डिज़ाइन करते हैं, वो इंडियन रोड कांग्रेस के मार्फत करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि आईआरसी का बजट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो हाईवे का बजट है 2 लाख करोड़ के लगभग का है, उसमें 1.5% से कम का बजट सिर्फ हमने R&D पे दिया है। R&D के बजट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। कंट्री के अंदर 5 लाख से ऊपर डेथ्स हो रही हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सालासर से लेकर नागौर तक का नेशनल हाईवे 52, जिसका भी जो निर्माण हाल ही में पूरा हुआ, 2 ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई भी कई बार किया जा चुका है। एक बोबासर के अंदर फ्लाईओवर है और एक कानोता विलेज के अंदर फ्लाईओवर ही लैंड विलेज के अंदर करता है। दोनों ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि इनको ब्लाइंड स्पॉट के अंदर उनका एक्सटेंशन किया जाए, वहाँ बाईपासेस देने के काम करना पड़ेगा। R&D पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है, और इसी R&D की इन्वेस्टमेंट के बिना हम देश के अंदर हाईवेज़ के ऊपर जो होने वाली डेथ्स को कम नहीं कर पाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर NH 52 जिसकी 4 लेनिंग का प्रस्ताव मई के अंदर ड्यू है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि जो ये इंडिया की वन ऑफ द लास्ट BOT बेस्ड रोड प्रोजेक्ट था, जिस BOT के अंदर जो कंपनी कंसेशनर है उसको अब 4 लेनिंग का काम करना है, पर 4 लेनिंग के काम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जो सामने आएगी और जो हमने महसूस भी करी है, मैंने एक जॉइंट सर्वे वहाँ के जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के PD हैं, DTO महोदय हैं, SP महोदय की टीम के साथ में हमने एक सर्वे किया। उसके अंदर हमें जो डार्क स्पॉट्स को हमने आइडेंटिफिकेशन किया, क्योंकि काफ़ी गाँवों के अंदर गाँव 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक तरफ स्कूल है, एक तरफ गाँव बसा हुआ या लोगों के आने जाने के स्टेशन हैं, ऑपोजिट साइड हैं। ऐसे के अंदर अगर आप जब रोड क्रॉस करोगे तो आपके एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। सर 1 मिनट भी नहीं हुआ सर, प्लीज सर, प्लीज सर, ऐसे मत। Already you have taken 3 minutes. Please. Sir, give me another 3 sir, I will finish it. Sir, मेरा आपसे निवेदन है कि NH 52 जिसका आप नया जो 4 लेनिंग करने वाले हैं, उसमें दूधवा खारा, रामसरा, ढानी, डीएसपुरा और ढाडर और ये लादड़िया जैसे जो गांव हैं उसके अंदर व्हीकल अंडरपास या CUP देने का काम किया जाए, ताकि, और मैं एक सूची भी आपके मार्फत डिपॉजिट कर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इनके अंदर अंडरपास देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अभी भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और आगे भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। CRIF के फंड, सर प्लीज सर 2 मिनट्स, CRIF के फंड्स के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। 8,910 करोड़ रुपीज़ का बजट दिया गया है। राजस्थान का बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे को इसकी बजट की बड़ी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। CRIF के अंदर जो आपने ROBs बनाने का काम किया, चूरू शहर के अंदर, पूनिया कॉलोनी के अंदर, सरदार शहर से हमारे बीकानेर रोड के ऊपर और नौहर के अंदर एक ROB की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनके लिए भी ROB का एक सैंक्शनिंग अलग से CRIF के अंदर दें, जिससे का फायदा हो सके। सर मेरा ये कहना है कि 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का जो हम गठन करने वाले हैं, 25,000 किलोमीटर की, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रिंसिपली अप्रूव्ड सरसा से चूरू का हाईवे सैंक्शनड है। सर उसकी DPR भी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है, ये 145 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके अगर आप इस बजट में उसका प्रावधान करेंगे तो क्षेत्रवासियों को, सर लास्ट 2 पॉइंट सर, सो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सर अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो आपने प्लानिंग करी थी, उसके अंदर देश के अंदर करीब 6,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। बठिंडा से अजमेर जो दोनों डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करती है, ये एक बहुत बड़ा सुपर एक्सप्रेसवे का बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं इसके अंदर आप इस बार भी इस बजट के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बठिंडा अजमेर को भी आप इसमें लेने का काम करेंगे। सर अंत में सर प्लीज
सर अंत में मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आपने पहली बार ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की बात करी है, सर एक डिस्ट्रिक्ट एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक कॉन्सेप्ट प्लीज सर आप लेके आइए। सर कंट्री के अंदर 45 to 50 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में उसको ले सकते हैं और चूरू के अंदर भी सर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का व्यवस्था करी जाए। आपका सर थैंक यू स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के कुछ मुश्किलें हैं मैं मंत्री साहब को नोट कराना चाहता हूं। एक तो सर जो नेशनल हाईवे आपने एक्सप्रेस वे दिल्ली अमृतसर कटड़ा बनाया है उसका जो मुआवजा है वो सही नहीं मिल रहा। उसके मुआवजे के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि वो किसानों को सही मिलना चाहिए, कुछ को ज़्यादा मिल रहा है कुछ को कम मिल रहा है, उसका एक पैनल होना चाहिए। आर्बिट्रेशन जो सेंटर है वो अमृतसर में होना चाहिए, वो जलंधर में आपने बना दिया। बहुत बड़े भारतमाला का प्रोजेक्ट है, अमृतसर टू श्री हरगोबिंदपुर का प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ जितनी भी आर्बिट्रेशन है जलंधर जाना सर मुश्किल होगा। सर जितने भी आपने जो अभी ब्लैक स्पॉट जो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर मूव करने के लिए नए ब्रिज शुरू किए हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन सर कुछ आरी पैनल के ब्रिज हैं, मैं चाहता हूँ वो पिलर के ब्रिज होना चाहिए क्योंकि जो कारपोरेशन के अंदर एरिया पड़ता है सर, एक तो बुर्जी है वहाँ जो आरी पैनल के ब्रिज की जगह गोल्डन रोड में पिलर का ब्रिज होना चाहिए। दूसरा लोहार का रोड है सर रंजीत एवेन्यू के साथ चढ़ता हुआ बाईपास के ऊपर, सर वो भी पिलर का ब्रिज होना चाहिए। तीसरी सर जो आपने स्पीकर सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मंत्री साहब को, जो लास्ट टाइम आपने बोला था इस पार्लियामेंट में कि एलिवेटेड रोड जो है वो एयरपोर्ट रोड पे आप बनाने जा रहे हैं सर, उसके बाद वो आपसे अभी सहमति उसकी आनी है मिनिस्ट्री से, उसको सहमति जल्दी दे दीजिए ताकि उसका काम भी शुरू हो सके। सर जो जितना आपका जो रेन वाटर जितने बनते सर आपके जो रोड के साथ साथ हैं, ये सबकी मुश्किल एक ही होगी मेरा ख्याल, क्योंकि जब रेन वाटर ड्रेनेज बन जाते हैं पहले तो वो काम नहीं करते सर, उसका आगे कोई रिचार्ज वेल बने या उसका पानी निकले वो कहीं नहीं है। दूसरी ये चाहते हैं कि हम अंडरग्राउंड सर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ट्रैफिक जाम होता है कोई मुश्किल होती है तो आदमी उससे निकल नहीं पाता, वो जितने भी ड्रेनेज हैं वो ऊपर बने हुए हैं सर। सर जो अमृतसर गोल्डन गेट टू इंडिया गेट आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये 6 लेन होना चाहिए और इसके ऊपर लाइटिंग का प्रबंध होना चाहिए। सर आपने उस पार्लियामेंट में बोला था कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सर उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी आपसे निम्र बेनती है कि जितने भी एक्सप्रेस वे के काम है, भारतमाला का काम है या अमृतसर का जो बाईपास बन रहा है सर करीब, सर उसके ऊपर ध्यान देकर सर उसका काम जल्दी शुरू करवाया जाए। हमें पता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं ज़मीन एक्वायर करने की, वही किसानों का मुआवजे की दिक्कत है सर वो मुआवजा बिल्कुल सही करा दी जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो भी अमृतसर का एक्सप्रेस वे बनाया है उसके लिए आपने सहमति दी है और एलिवेटर रोड की मेरे को उम्मीद है कि आप जल्दी उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद। Honorable members, if the House agrees, we will extend the discussion for half an hour. Okay. Honorable member Shri Nayab Singh ji. थैंक यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर 2022-23 के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था माननीय अध्यक्ष जी, जो 2009 से 14 के बीच में औसतन 4,918 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो 13 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की गति से निर्माण किया गया। परंतु वही मैंने देखा 2014 से 21 के बीच में ये औसत बढ़ कर के 8,993 किलोमीटर हाईवे बना, जो बनने की गति है वो प्रतिदिन बढ़ करके 25 किलोमीटर हो गई। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस रोड के अंदर एक महाक्रांति लेकर के आए हैं। पूरा का पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आया और जो विकास की गति थी वो धीमी पड़ी, परंतु भारत के अंदर ये गति धीमी नहीं पड़ी। जो टारगेट आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 2020-21 के अंदर लिया था कि 11,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, वो इस कोरोना के कार्यकाल के दौरान 13,327 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। ये पहली बार 37% की वृद्धि ये की गई है। मैं क्योंकि कोरोना के समय के अंदर जब पूरा विश्व रुका है तो उस समय के अंदर यहाँ भारत के अंदर रोड्स की गति बढ़ी है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोकसभा कुरुक्षेत्र की
कुछ मांगों का ध्यान आपके माध्यम से मैं आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी कुरुक्षेत्र से बहुत ही स्नेह करते हैं, क्योंकि वो वहां पर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक समय में 1 महीने तक वो लाडवा कंस्टिट्यूंसी के अंदर रहे भी हैं। उनको वहाँ की पूरी समस्याओं के बारे में अवगत है, मालूम है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा कुरुक्षेत्र एक महाभारतकालीन धार्मिक नगरी है। वहाँ पर सूर्य ग्रहण जैसा मेला और गीता जयंती जैसे महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे महोत्सव वहाँ पर मनाए जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर शिरकत करते हैं मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर। क्योंकि मैंने पहले भी आदरणीय मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया था कि मेरे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर एक ही रोड है और उस रोड से सारा आवागमन होता है, क्योंकि उस रोड से पूरा का पूरा राजस्थान पंजाब को जाता है। और मैं ये चाहूँगा कि उस रोड के ऊपर भारी ट्रैफिक है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक बाईपास का निर्माण किया जाए ताकि उस भीड़ से लोगों को निजात मिल सके। और मैं आदरणीय मंत्री जी को एक और मांग, क्योंकि मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर पेहवा जो एक धार्मिक नगरी है, वहाँ पर सरस्वती महोत्सव वहाँ पर होता है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट मेरी बहुत जरूरी मांगे हैं। वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग शिरकत करते हैं। मैं पेहवा से लेकर के यमुनानगर तक रोड को 4 लेनिंग की मांग आदरणीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लगभग उस रोड के ऊपर 2 शुगर मिल्स पड़ती हैं और 7 वहाँ पर अनाज मंडी पड़ती है, 5 सब्जी मंडी पड़ती है और एक हरियाणा की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी वहाँ पर पड़ती है, जिससे कि ट्रैफिक का बड़ा दबाव है। अगर वो 4 लेनिंग वहाँ पर बनेगी, मैंने आदरणीय मंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी को मैंने लेटर दिया था और उसके माध्यम से इसको नेशनल हाईवे में शामिल करके वहाँ पर 4 लेनिंग बनाया जाए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और समस्या, अंतिम आदरणीय रिकॉर्ड, प्लीज सिट डाउन। गांधी आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो माननीय गडकरी जी, माननीय वीके सिंह जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं इस सदन की तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 2 दिन से लगातार मैं चर्चा सुन रहा हूं और चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी बोले सर कि ये विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, लेकिन इस 2 दिन की चर्चा में पूरे देश ने ये जरूर अनुभव किया कि विकास हुआ है। कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसने कि विकास की बात नहीं कही, जिसने डेवलपमेंट की बात नहीं कही, जिसने प्रधानमंत्री जी को प्रेज नहीं किया, जिसने माननीय नितिन गडकरी जी को प्रेज नहीं किया। और यह दिखाता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो विरोध में भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इस चीज का एहसास है कि पिछले 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का जितना विकास हुआ उतना 70 साल में कभी विकास नहीं। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदय, उसकी एक पीड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी कही, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत जानकार हैं और उनको बहुत ज्यादा समझ है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे पिछड़े रह गए सर। और पिछड़े ये रह गए जो बचपन में हम कहानी सुनते थे, जो किताबों में सुने कि भारत तो अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। उसी तरह से हम तो अमीर हैं, झारखंड में माइंस मिनरल्स है, छत्तीसगढ़ में माइंस मिनरल्स है, उड़ीसा में माइंस मिनरल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हम गरीब रह गए। गरीब इसलिए रह गए कि हमको रोड नहीं मिला पिछले 60-65 साल में, और हमको पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट खत्म होने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि कहीं विकास हुआ, यदि पूरी दुनिया में सिंगापुर आज विकसित है, यदि ब्रिटेन विकसित है, अमेरिका विकसित है, चाइना विकसित है, तो उसमें पोर्ट और रोड का बहुत बड़ा योगदान है। और इन सारे चीजों से हम मरहूम रह गए। हमारे यहां से माइंस मिनरल्स तो निकला लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। और वही है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हुआ। और जब तक कि पूर्वोत्तर भारत का, हमारे पूर्वी भारत का और नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा,
तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। चाइना पूरी वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भारत के पास मार्केट कौन सा है? भारत के पास साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है कि वो बर्मा में किस तरह से व्यापार कर सकता है, सिंगापुर में कैसे व्यापार कर सकता है, थाईलैंड में कैसे व्यापार कर सकता है, कंबोडिया, फिलीपींस कैसे जा सकता है, जापान कैसे जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कोई सोचा नहीं सर, मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि हमारी आजादी 1947 में और 1948 में बर्मा की आजादी एक साथ ही आई और 1950-51 में नेहरू जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसमें एक एग्रीमेंट था कि हम यहां रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाएंगे। और वो 50 के बाद, मैं जब कहता हूं कि कांग्रेस एक बार कोई कमिटमेंट कर लेती है और उस कमिटमेंट से कैसे पीछे हटती है, उसके देश को विकास से उसकी कैसी चिंता नहीं थी, इसकी चिंता 1950 के बाद से 2002 तक कभी नहीं हुई। और 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उसने एक फैसला किया कि हम एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तहत ट्राइलेटरल रोड बनाएंगे, जो रोड की भारत, बर्मा और थाईलैंड को जोड़ेगा। आज तक 2008 में उसका रीनिगोशिएशन किया इस सरकार ने, 2004 में हमारी सरकार जाने के बाद, और 2014 तक इसमें कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस रोड पर काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है माननीय मंत्री जी, स्टील वेल रोड, हम चाइना बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करेंगे? यदि हमको साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट स्टील वेल रोड से मिल रहा है, जो कि 1942 में यूएस ने उसको कंसीव किया वर्ल्ड वार के लिए, और आज भी वो अधूरा है। स्टील वेल रोड जब तक यदि नहीं बनता है तो हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक नहीं जा सकते। न सिंगापुर जा सकते हैं, न कंबोडिया जा सकते हैं, न सिंगापुर जा सकते हैं, और मार्केट हमारा वो है। और चाइना जाने अनजाने हमारे मार्केट को, हमारे पड़ोसी को रोकने की कोशिश कर ही रहा है, हमको मार्केट नहीं दे रहा है। तो क्या आपके माध्यम से मैं सभापति महोदय भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या स्टील वेल रोड के लिए हम आगे नहीं बढ़े? जो लेडो आसाम से चलता है, वो बर्मा में जाता है और यूनान शहर जो चाइना का है वहां जाता है, और उसी से जो कनेक्टिंग रोड है वो कंबोडिया तक जोड़ती है, वो सिंगापुर तक जोड़ती है। क्या इसके बारे में भारत सरकार चिंतित है? और यदि चिंतित है तो क्या हम साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट नहीं ले सकते? क्योंकि आज जो समस्या है कि हमको अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध रखने हैं। चाइना नेपाल में भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और जो काम कांग्रेस की सरकार में हो गया सर, कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट साइन करके हमको दिया था कि बफर स्टेट की कल्पना थी हमारी, कि नेपाल भी बफर स्टेट था, भूटान भी बफर स्टेट था, तिब्बत भी बफर स्टेट था। लेकिन तिब्बत देने का, आज रूस को आप जितनी गाली मर्जी दे दीजिए, मैं व्यक्तिगत एक सांसद होने के नाते मैं पार्टी का कोई विजन नहीं रख रहा हूं, लेकिन यदि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि उसने ठीक किया। यदि रूस की सीमा पर यूक्रेन, जिसने की एग्रीमेंट साइन किया कि कभी नाटो हमारे साथ, हम नाटो का पार्ट नहीं होंगे, और आज यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट हो रहा है, तो उसने जो भारत की दुर्गति देखी है कि कांग्रेस ने जब तिब्बत को दे दिया, तो आज चाइना हमारे बॉर्डर पर आ गया है, और चाइना से हम मुकाबला करने में जो है हमेशा परेशान रहते हैं, अपने संसाधन को ले जाते हैं। इसलिए रूस के पास कोई चारा नहीं था यूक्रेन पर अटैक करने के बदले। लेकिन हमको यदि आम लोगों से संबंध बनाना है, नेपाल से संबंध बनाना है, तो क्या हम नेपाल के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? भूटान के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? और यदि बढ़ाना है तो उसके लिए जो माहौल है सर, वो माहौल क्या है? आप बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं और जैन सर्किट की बात करते हैं। मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं। ये इस देश में एक विडंबना है सर कि लामा संप्रदाय की स्थापना जो है, मैंने उस दिन कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मेरा गांव है, अतीश दीपांकर ने लामा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। और मंत्री जी, आज तक बुद्धिस्ट सर्किट में विक्रमशिला इंक्लूड नहीं हुआ है। यहां सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं, यदि सारनाथ से आप चलेंगे तो सारनाथ के बाद बुद्ध जो है इटखोरी आए, इटखोरी के बाद वो बांका में भदरिया एक स्थान है वहां आए, और उसके बाद वो विक्रमशिला गए, और विक्रमशिला से यदि आप देखेंगे तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा
पर्यटन का हब बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं। उसी तरह यदि जैन की बात करेंगे तो जैन में भी मैं आपको बताऊं कि जमुई का कुंडा, बस 2 मिनट में मैं स्पीकर साहब अपनी बातें खत्म करूंगा, कि जैन का भी एक सर्किट होना चाहिए। पारसनाथ हमारे यहाँ सर, और उसी तरह से जिस भागलपुर में मैं पैदा हुआ उस भागलपुर में चंपापुरी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जैसे बटेश्वर स्थान एक जगह है और वहां से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है, और वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है, बहुत दिन से इस तरह का डिमांड हो रहा है। दूसरा, हमसे जो नेपाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हमसे जो बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और जो नेशनल हाईवे आप हमारे यहाँ बना रहे हैं, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यदि वहां भी प्लेन लैंड करे तो बढ़िया है। तो मेरा यह मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को देखने के लिए स्टील वेल रोड की कल्पना को अपने को साकार करना चाहिए। हम इस बजट के समर्थन में खड़े हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर श्री बालनाथ जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर, आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक हमारे भारतवर्ष के शहरों को आपस में जोड़ने के एक ही पारंपरिक मार्ग थे, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक भविष्य के भारत की ज़रूरतों को समझते हुए उनकी दूरगामी सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे भारत के, मैं मानता हूं लगभग 80 से 70% शहरों को इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है, और एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है हमारे सभी शहरों को आपस में जोड़ने का। और उसके साथ साथ ये और भी बड़ा एक विषय है और एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल पूरे देश में इन सड़कों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है कि जो दुर्गामी और जो पिछड़े कस्बे थे, हमारे गांव थे, ढानियाँ थी, उन क्षेत्रों से इन रोडों को निकाला गया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय पे जब ये रोड बनकर तैयार होकर चलने लगेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो छोटे छोटे कस्बे, वो छोटे छोटे गांव, वो छोटी छोटी ढानियाँ भी हमारे विकास के माध्यम से, हमारी सड़कों के माध्यम से देश के उन्नति के साथ में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा विकास उस क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं उसी क्रम में माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित, उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अलवर से होते हुए जाएगा, इधर ट्रांस हरियाणा जो कि पनियाला मोड़ जो कि जयपुर से थोड़ा सा और बहरोड के बीच में पड़ता है, उस पनियाला मोड़ से ट्रांस हरियाणा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल को जोड़ेगा, इन दोनों रोडों को जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी को हमने निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने सहज भाव से वो स्वीकार करते हुए इन दोनों का एक ग्रीनफील्ड हाईवे वहाँ से स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बार बार उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने स्वस्थ आश्वासन भी दिया है कि हमारा एक बहुत मुंडावर कस्बा है, मुंडावर तहसील है, जो विकास के इस समय में पिछड़ी हुई है, उस मुंडावर तहसील को भी इस रोड के साथ में जोड़ा जाएगा। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे जो पुराने पारंपरिक रोड हैं उसमें टोल भी जनता से वसूला जाता है, लेकिन टोल कंपनियों के माध्यम से जनता को वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक बहुत बड़ा विषय हम सबको देखने को मिलता है, जितने भी पुराने रोड्स हैं उनमें जो ग्रीन बेल्ट का काम है, पेड़ लगाने का, आप दिल्ली से जयपुर जाइए, किशनगढ़ तक जाइए, जो पूरा जयपुर का ये पूरा 48 नंबर हाईवे है, बहुत पौराणिक और बहुत बड़ा हाईवे है और मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक इस हाईवे से गुजरता है, लेकिन इसमें पूरे रास्ते में कहीं भी ग्रीन बेल्ट का कोई पेड़ वहाँ पर नहीं लगे हुए हैं। तो टोल कंपनियों को माननीय मंत्री जी निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर ग्रीन बेल्ट के क्रम को पूरा किया जाए और वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो। उसी साथ साथ में जो हमारी ड्रेनेज की जो व्यवस्था हाईवेज के दोनों तरफ होती है वो भी हमारी काम नहीं आती है। उस ड्रेनेज की व्यवस्था में जब बरसात का पानी उसके अंदर एकत्रित होता है तो मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाएं कि उस ड्रेनेज के पानी को जो पास के खेत वाले जमींदार हैं उनको कुछ सब्सिडी देकर, कुछ पौंड बनाकर उस पानी को एकत्रित किया जा सके। मैं छोटी सी एक मांग और है मेरी। उसी के साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जो सड़कों के ऊपर माननीय मंत्री जी को एक बहुत बड़ा जनता के अंदर एक विषय है कि जो हमारे सड़कों पर जानवर मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट दुर्घटना के कारण जानवर मर जाते हैं, उनके उठाने की कोई व्यवस्था सड़क के किनारे नहीं होती, वो वहीं पड़े पड़े ही सड़ते हैं और उनमें बहुत बड़ी दुर्गंध भी आती है और यात्री उनसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ 2-3 मांगे मेरे क्षेत्र की वो रखना चाहूँगा। हमारे जो भिवाड़ी से जो अभी आपका हमारा अलवर होते हुए
बांदीकुई जो रोड जाता है भिवाड़ी से अलवर और जो जयपुर से आगरा रोड को जोड़ता है उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसी के साथ साथ में नारनौल से जो हमारा अलवर को रोड आता है उसको भी हमारा नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे इन 4-5 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भिवाड़ी को नेशनल हाईवे NH 48 से जोड़ने का जो आपने उद्घाटन किया, दहमी और जागवा चौक पर आपने अंडरपास और ओवरब्रिज का जो उद्घाटन किया है, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय पर इन सड़कों के माध्यम से हमारे देश की नई तस्वीर और नया विकास हम सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रजनीता कोहली जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन की 2022-23 की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को तेजी से सुदृढ़ करने तथा वर्तमान में इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-23 से रोड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी घोषणाओं सहित कई उम्मीदें थी, जिसे सरकार ने बहुत हद तक पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज देश में अनेक नेशनल हाईवे इस सरकार ने बनवाए, जिसे देश का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मोड में लिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा करते हुए कहा कि PP मोड को माध्यम से 4 स्थानों को मल्टीलाइट लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2023 के कनेक्ट दिए जाएंगे। सार्वजनिक संस्थाओं पब्लिक रजिस्ट्रेशन के पूर्व के लिए वित्तपोषण के नवीन तरीकों के माध्यम से 2020 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। लोगों और सामानों को तेज आवागमन की सुविधाओं के लिए 2023 में एक्सप्रेस के लिए PM गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क नेशनल हाईवे नेटवर्क 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार करेगी। देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए 2022-23 के एक्सप्रेस मार्ग के लिए PM शक्ति गति मास्टर प्लान तैयार कर रही है, ताकि लोगों को वस्तुओं का आर्थिक तेज मूवमेंट हो सके। पर्यटन के साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के पसंदीदा परिस्थिति को रूप से स्थायी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवे को PP मोड पर ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को सुविधा में सुधार करना है। माननीय सीतारमण जी ने एक मिनट सर मैं अपने भरतपुर की तो समस्याओं को बोलूं। सर, जिला भरतपुर में CRF योजनाबद्ध प्रगति कार्य CRF योजनाबद्ध कुमेर शौक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य रक्त कार्य एवं लंबाई 1200 किलोमीटर राशि 1754 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें समिति को राशि 1310-15 लाख की कार्यादेश जारी किया जाएगा, जिससे कार्य प्रारंभ पर संपादित तिथि क्रमित 2019-2021 2022 नियत के जिसका कार्य प्रगति पर है। CRF योजनागत गुलफाड़ा अमरुका जुरेरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य युक्त कार्य हेतु लंबाई 1730 किलोमीटर राशि 1664 लाख की स्वीकृति की प्राप्ति हुई है, जिसमें समिति को राशि 18 लाख का कार्यादेश जारी किया जाएगा, जिससे कार्य प्रारंभ पर समाप्ति तिथि क्रमित 2000 सर बस थोड़ा सा हो रहा है सर नियत किया जाएगा, कार्य प्रगति पर है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि निम्नलिखित सड़कों को अगर और बना दिया जाए तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी। मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं पहले मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मैं 21 मार्च 2020 के खत लिखा था
एक नया राजमार्ग, नया नेशनल हाईवे बगाईगांव जिला के कबाईटारी से बरपेटा जिला के गौरईमारी दौलसाल तक, जहाँ ये ताराकांदी, आपका मोइनबुड़ी, बड़ौतला, मोंदिया, बहरीवाल कनेक्ट होगा, इससे 40 किलोमीटर रास्ता शॉर्ट होगा, रिड्यूस होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, गडकरी जी से आग्रह करता हूँ, ये नया राजमार्ग बने। जो आसाम के स्टेट हाईवे नंबर 2 के एक पर्सन कलिताकुशी बरपेटा हाउली पर्सन ऑलरेडी नेशनल हाईवे घोषित किया। जो दूसरे पर्सन बरपेटा से जनिया, लैंकेसिंगा, नॉर्थ सालमरा, बगाईगांव, ये पर्सन भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये आसाम में एक MMLP हो रहा है। ये 2020 में मंत्री जी ने वर्चुअल शिलान्यास किया था और ये 2022 के अप्रैल महीना के अंदर इसका काम खत्म होने का, कंप्लीट होने का बात था, लेकिन अभी तक पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 किसी भी पैकेज में 50% से ज़्यादा काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा ये काम जल्द समाप्त हो और वहाँ पे जो वो MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जो एयरपोर्ट होने का बात था, ये मंत्री जी का दफ्तर में नहीं आने से भी वो एयरपोर्ट भी जल्द उसका काम शुरू हो, ये भी मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। और जो 2019 में रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों का मौत हुआ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाया, लेकिन दुख के बात है और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा क्षेत्र में बरपेटा जिला हो, बगाईगांव जिला हो, वो रोड सेफ्टी का कोई भी मीटिंग नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। और ब्रह्मपुत्र के ऊपर और एक ब्रिज चाहिए, और बहौरी जहां श्री श्री दामोदर देव के सत्र है, बहौरी और कामरूप जिला के सोनतोली का कनेक्ट होना चाहिए, और जलजौली नदी के ऊपर नगौरवेरा आलूपति एक ब्रिज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गुजारिश रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू। గీదా విశ్వనాథ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మినిస్టర్ గారికి. చాలా మినిస్ట్రీ కానీ అట్లాగే మరి వారి డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా బాగా ఎప్పటికప్పుడు సమాధానాలు మాకు వెంటనే లెటర్ రాస్తే మాకు రిప్లై వస్తుంది, అట్లాగే రిజల్ట్ కూడా చాలా వాటిలో వస్తూ ఉంది. సార్, నేను ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 516F కింద వాకలపూడి నుంచి no translation yes sir, But translation diya no translation not there. already I have given already sir. No, you can sit here. Okay, no problem. I will call you later. Otherwise I'll speak in English also. I'm ready. So you can sit there. I will call you later. Srimati Satyavati ji. Thank you, Chairperson, sir. Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity. At the outset, I would like to thank the Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji for two things. One is for laying the foundation stone for 51 national highway projects, and second for announcing for spending 3 lakh crores for the road infrastructure in Andhra Pradesh during your visit in February 2022. Thank you very much, sir. Through you, Speaker, sir, I congratulate the Minister and the Ministry for this sanctions. And Honorable Speaker, sir, as we all know, road connectivity in the coastal area, especially Sagarmala project, so will boost tourism, create employment opportunities for urban and rural youth, and play a pivotal role in bringing prosperity to the people of Andhra Pradesh. And coming to my constituency, Andhra Pradesh, as you know, Minister ji, and through you, Speaker, sir, Anakapalli Anandapuram, a 6-lane road sanctioned almost 4 years back, and I request the Minister to expedite the work at the earliest and to include a small connecting road to Shilanagar and port, so that the connectivity to Visakhapatnam city will be there, and also a helipad construction
Suppose in case of accidents, airlifting will be easier. So that is also included in the design. But Airport Authority has not yet given any permission till yet. And also, through you, Speaker, sir, my request to the Honorable Minister to sanction 3 trauma care centers because they are very adjacent to the National Highway 16. One is at Anakapalli District Hospital, and one is at Elementally CHC, and one is at Nakkapalli. These are very much needed, sir, because so many accidents are taking place. And also, there are 2 black spot areas in my constituency. One is at Thotada Junction, and the another is at Purushottampuram. And please construct 2 road underpasses immediately in these 2 areas. And the another thing is our Honorable Chief Minister Garu, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, also addressed in his speech in your recent visit to Vijayawada, converting the state highway in my parliament constituency from Sabavaram via Venkannapalam, Narsipatnam to Tuni, because it connects 3 districts, Vijayanagaram, Vishakhapatnam and East Godavari. So, and Honorable Member Muniswamy ji, only 2 minutes. As you have announced, only 2 minutes. Okay, sir. धन्यवाद सभापति जी। NH रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड फॉर ग्रांट सपोर्ट करते हुए बात करने के लिए मुझे मौका मिला। 1 मिनट कंक्लूड करना। हाँ, Shri Nitin Gadkari ji at Vijayawada, he announced that he will sanction multimodal logistics parks for Andhra Pradesh, and I have already spoken in this August House for one multimodal logistic park to Achitapuram. It is an SEZ area in my parliament constituency, and I thank the Honorable Chief Minister of our Andhra Pradesh, and also I believe that center and the state should truly be a double engine with both playing a dual role improving the infrastructure, which will hugely benefit the public at large. Thank you very much, sir. एस मुनीस्वामी। धन्यवाद सभापति जी, मुझे NH रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड फॉर ग्रांट का सपोर्ट करते हुए बात करने का मौका मिला। मैं 3 साल में देख रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसा उत्तम सचिव को रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अपोजिट वाले को तो भी हमारा सचिव बात करने को शुरू किया तो अधीर रंजन जी 10 बार उठ के बैठते हैं। मैं देख रहा हूँ 2 दिन में नितिन गडकरी जी करने का काम पूरा देश धन्यवाद करता है उनके लिए। मैं इसके ऊपर ऐसा मंत्री रहना, सब लोग हम नया से चुन के आए संसदगण, कोई भी संसद उधर कोई पार्टी वाले उधर गए तो भी खाली हाथ में नहीं आता, सब लोगों का काम होता है। ये देश में रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी के साथ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में NH 75 पहले से 4 लाइन था, हम तिरुपति तिरुमला को जाने का रास्ता है उसको 6 लाइन करने का मंगलूर में मंत्री जी आदेश दिए, उसको बहुत जल्दी से DPR रेडी करके शुरू करें तो मेरा कोलार का जनता को बहुत काम होता। ऐसा ही हमारा कोलार जिला में चेन्नई एक्सप्रेस कॉरिडोर का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और तेज़ी से काम करने के लिए उधर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहता, उनका ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है, इसलिए उधर हमारा चेन्नई प्रोजेक्ट का काम करने के लिए दूसरा अधिकारीगण को डाले तो बहुत अच्छा रहता है। हमारा ये NH में क्या रास्ता आता है, उधर एक एक जिला में एक एक जगह में उधर कौन अनएम्प्लॉयज रहता है, वो हैंडीकैप्स रहता है, उनको दुकान रखने के लिए एक एक जिला में कम से कम रोड का बगल में एक 3 एकड़ 4 एकड़ एक करके उनको दुकान बन कर रही है तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, उनका घर भी अच्छा चलता। ये इसके लिए मैंने हमारा मंत्री जी को ऐसा मंत्री हमको दिया है, हमारा काम बहुत अच्छा कर दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सर, धन्यवाद। ग्रांट पर 75 माननीय सदस्य बोले, रिकॉर्ड है आज तक। अधीर रंजन जी चौधरी जी क्या करेंगे? Sir, I rise to dwell on the demands for grants under the control of Ministry of Road Transport and Highways
for 2020-23. Sir, at the outset, I must eulogize our Minister of State, former Army Chief V.K. Singh ji, because what I am observing that since the beginning of the debate, he has been displaying his inexhaustive patience while lending his ears with rapt attention. So I must appreciate him along with Gadkari ji. Sir, मुझे बड़ा दुख हो रहा है सर, सदन में जब रोड ट्रांसपोर्ट की चर्चा हो रहे हैं तो हमारे ज्ञानी और वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद दुबे साहब ने रोड से चले गए यूक्रेन, और यूक्रेन में पुतिन साहब का जो बमबारी चलते हैं उसको समर्थन कर दिया, और वो कह रहे हैं कि पुतिन साहब ठीक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहते हैं कि सरकार का ये रवैया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर पुतिन को हम ये सदन में पैरवी करें तो शी जिनपिंग को भी पैरवी करना चाहिए, और लद्दाख की अतिक्रमण को मानना चाहिए, अरुणाचल के अतिक्रमण को मानना चाहिए। ये क्या हो रहा है इस सदन में? मैं सरकार को पूछना चाहते हैं, मैं सरकार को पूछना चाहता है कि ये यूक्रेन पे का हमला समर्थन जो कर रहे हैं सर, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं सर यूक्रेन। सर आप इस विषय पे बोले, आप घर छोड़ के रिकॉर्ड में आएगा। आप दोनों का कोई का रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, आप इस विषय पर बोले, आप तो इस विषय पर बोले। ये चर्चा की दौरान उठा, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एक्सपांड किया जाए सर, बस मैं चाहता हूं ये एक्सपांड किया जाए, क्योंकि सर उन्होंने कहा, इसलिए मैंने कोई माननीय सदस्य जिस विषय पर है उस विषय पर ही बोले, विषय से इधर उधर नहीं हो। विषय पे बोल सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 sir 1.99 lakh crore has been allocated for this concerned ministry, sir, out of which this year, unlike BE 21-22 and RE 21-22, there is no provision for IEBR. It has been stated that Ministry of Road and Highways targeting to spend 2,42,020 crore on national highways in financial year 22-23, comprising of rupees 187,020 crore budgetary outlay, rupees only 1 lakh from IEBR, 10,000 from other sources, 15,000 from SPB, and 30,000 crore through private investment. Here, ये मालूम नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्स से कि आपको जरूरत क्यों नहीं होते, लेकिन ये इसमें स्पष्ट होते हैं कि सरकार बजटरी सपोर्ट के दौरान सारे विकास करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 30,000 रखा गया, जबकि केलकर कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी देश में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कि इनकी जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा लंबी होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते ये प्राइवेट इन्वेस्टर जो है इनका बार्गेनिंग पावर उतना ताकतवर नहीं होते, और सारे दिक्कतें हैं, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारे कद्दावर नेता नितिन गडकरी जी जरूर इस विषय पे सोचेंगे। सर, रोड ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि हमारा देश की 90% जो हमारे मतलब कंट्री की इट इज एस्टिमेट टू हैंडल 90% पैसेंजर और 69% फ्रेट ये रोड पे हम लोग कैरी करते हैं। सर, मैं 2-3 छोटे-छोटे मुद्दे उठाना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू NCRB रिपोर्ट on accidental deaths and suicides in India 2020, traffic accidents in the country stand at 368,828 in 2020. These traffic accidents resulted in injuries to 336,248 persons and 146,354 deaths during 2020. ये अनटेनेबल है, मतलब
हर घंटे हमारा देश में 35 ऐसा हादसा होते हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होते हैं। यह क्वाइट अनटेनेबल है, इसलिए कि इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए हम लोग ब्रासीलिया डिक्लेरेशन में दस्तखत किया था। ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के मुताबिक हमें हादसे के चलते, रोड हादसे के चलते मौत आधा होना चाहिए था, उसमें हम फेल कर चुके हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बचाने के लिए कम से कम जो रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ये रेस्पॉन्स टाइम अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं कि गोल्डन आवर। आप ये कह सकते हैं मंत्री जी कि हमारा एनएच पे और जहां जहां आप रास्ता बना रहे हैं वहां ट्रॉमा सेंटर कितने बना रहे हैं आप? ट्रॉमा सेंटर अगर नहीं बनाएंगे तो ये गोल्डन आवर बचाने के लिए हादसे के बाद ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा देश में इस चलते जो हमारे जीडीपी के नुकसान होते हैं वो 7.5% जीडीपी की, मतलब 12 लाख करोड़ से ज्यादा जीडीपी को हम नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारा देश की ये रोड के चलते जो अभी भी चूक है, जो गलतियां है, ये हम सुधर नहीं पा रहे हैं। सर, इसमें और एक चीज देखना है, सर से ज्यादा गरीब लोगों की मौत होते हैं। मान लीजिए जो रोड की हादसा होते हैं रूरल एरिया में 66% इसका हिस्सा होते हैं, और मतलब गरीब लोगों की घर पे एक रोजगार लोग अगर मर जाते हैं हादसा में, उसको देखभाल करेंगे कौन, उसको बचाएगा कौन? सर, इसलिए मैं सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए कह रहा है कि हमारा देश में तकलीफ इस बात की है कि 1951 में जब हमारा आज़ादी हुई, आज़ादी के कुछ साल बाद हमारा देश में सारे रोड की लेंथ थे 0.3 मिलियन, अभी हो गया 300 मिलियन किलोमीटर। गाड़ी की आबादी जब 1951 में थे 0.3 मिलियन, अभी हमारा गाड़ी की आबादी हो गए 300 मिलियन, वो भी 2019 के हिसाब के मुताबिक अभी और भी बढ़ गए हैं। 1951 में हमारा देश में रोड की लेंथ थे 40,000 किलोमीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 63 लाख से ज्यादा किलोमीटर। मतलब रोड की लेंथ हमारे आबादी की तुलना में, आबादी की जो बढ़ोतरी होते हैं, आबादी की जो इजाफा होते हैं, उसके साथ साथ हम रोड बनाना नहीं सकते। और अभी भी हमारे सब्जेक्ट टू करेक्शन 55% 2 लेन होते हैं, 24% 4 लेन होते हैं। मतलब बहुत दूर जाना बाकी है। ताली बजाना तो आसान होता है, लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को हमें समझना पड़ेगा। सर, हमारा नेशनल हाईवे में जिसका फीसदी होता है 2.03% टोटल रोड नेटवर्क में, उसमें हमारा डेथ होता है 35.7%। स्टेट रोड की हिस्सा होता है 3.01%, लेकिन उसमें डेथ होता है 24.8%। और ट्रैफिक कंजेशन, ये हमारे देश के और एक दिक्कतें हैं। ये ट्रैफिक कंजेशन के लिए सिर्फ 4 सिटी की बात करते हैं हम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता में। सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन के लिए ये 4 सिटी में सालाना हमें नुकसान होते हैं 1,47,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए ये सारे चीज को हमें मद्देनजर सोचना पड़ेगा। और ये आप जानते होंगे मंत्री जी कि हमारे देश में और एक मुश्किल है, वो ये है कि डीलेज होते हैं। हर जो काम आप लेते हैं, मैं ये नहीं मानते कि आप काम नहीं लेते, लेकिन डीले होता है ये काम को समाप्त करने के लिए। और ये डीले के चलते हमारे गाड़ी जो चलते हैं उस समय वायर एंड टियर होते हैं, हमारे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, हादसा भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, मैं और एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं ने बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान देना चाहता हूँ कि धोला सदिया, ये जो लोहित रिवर के ऊपर जो ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन असम, वो हमारी जमाने, मतलब यूपी के जमाने शुरू हुई थी। मैं ये नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो जोजिला जो पास निकाला गया, जोजिला रोड, ये बाई डायरेक्शनल जो टनल निकाला गया, वो भी हमारी यूपी के जमाने में अप्रूव हुआ था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई सरकार यूपी के रहे, कभी सरकार एनडीए के रहे, वो अलग बात है, लेकिन यूपी कुछ नहीं किया, सारे एनडीए कर रहे हैं, ये बात कहना ये जरूरत से
ज्यादा मतलब चाटुकारिता होगी और कुछ नहीं होगा। सर द मिनिस्ट्री, सर मुझे ये कहना पड़ते हैं कि in the ongoing financial year 2021-22, despite having spent about 77.8% of the allocation made to it at the revised stage till January 2022, the ministry has managed to achieve only about 56% of its targeted award and construction length. मतलब टारगेट जो करते हैं ये टारगेट फेल हो जाते हैं। आज की तारीख में आपको कह रहा हूं, इस फिस्कल ईयर में आपके टारगेट फेल हो चुके हैं, अचीवमेंट नहीं पूरा हुआ है। आप खुद बताइए, आपकी टारगेट और अचीवमेंट में फर्क इस साल में, ये करंट ईयर में कम है। आप खुद इसको जरूर मानिएगा। At one point, the government is talking of the holistic development of the northeastern state. Northeastern states are also experiencing double engine growth. Pool besides India today holds the record of fastest road construction. Then what are the reasons for the delay in the special accelerated road development program for the northeastern area and Arunachal Pradesh package? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अरुणाचल में चाइनीज एग्रेशन बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किसी चीज की कभी कमी ना होने देना, ये मैं जरूर सरकार को सलाह देना चाहते हैं। और एक बात कि ये बार बार ये जिक्र होते हैं कि आप कॉन्सेशनर तो नियोग करते हैं, कंसल्टेंट नियोग करते हैं, लेकिन एक अनहोली नेक्सस डिपार्टमेंट कॉन्सेशनर और कंसल्टेंट्स के बीच बन जाते हैं। इसके चलते हमें काफी नुकसान करना पड़ते हैं, अनड्यू बेनिफिट दिया जाता है। ये मैं नहीं, सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन में इसका जिक्र है, जरूर आप ये पढ़े होंगे सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन। मैं और एक बात यह रखना चाहते हैं कि आपने कहा इस बजट में with regard to the proposed expansion in the national highway network by 25,000 kilometers. I must share the construction pace will have to be increased from present 36.5 kilometers per day to about 68 kilometers per day. आपका जो लक्ष्य आपने बना के रखे हैं, इस लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना आपको 68 किलोमीटर करना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 किलोमीटर आप पहुंच नहीं पाओगे। This is 87% higher than the pace in 2020-21, and which seems to be a humongous and unrealistic task as per the track record of the government. We should keep in mind that increasing the pace of construction of new highways should not be the sole focus of the ministry. Quality of roads is equally important. आपको बहुत सारे सदस्यों ने ये बताया, खासकर ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी ये बताया गया कि हमारे देश में गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता के लिए मशहूर माना जाता है जर्मनी को, सेफेस्ट रोड के लिए मशहूर माना जाता है नॉर्वे को, जरूर आप ये जानते होंगे। Sir, this government always keen on comparing UPA 1 and NDA, UPA government and NDA. I am very astonished to find that since 2014-15, the highway developers debt, mind it, highway developers debt, NHAI, has increased around 14 times from 24,188 crore to around 3,40,000 crore at the end of January 2020, which is a cause of grave concern for NHAI. आपने ये कह रहे हैं कि हम इतने लंबा रोड बना दिए हैं, आपके समय में इतने सारे विकास हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो राज भी बताना जरूरी है। The government always claims that we have increased so and so kilometer of national highway. I want to share here that after the NDA government come to power in 2014, the Road Transport and Highway Ministry approved approximately 72,000 kilometers of state roads. Mind it, 72,000 kilometers of state roads to be declared as national highway. Of these, 49,087 kilometers of state roads, including state highway, have been notified as national highway since 2014-15. तो आपको क्या लगता है, इसमें दूध में तो पानी जरूर मिला हुआ है? ये थोड़ा सदन को बताना चाहिए मंत्री जी। अब मैं अपने बात छोड़ दीजिए, आप जानते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हमारे ये स्टैंडिंग कमेटी भी है, और स्टैंडिंग कमेटी में सर्वजन की सहमत से स्टैंडिंग कमेटी चलते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या ऑब्जर्वेशन किया? सर हो गया, बस हो गया। Sir, the standing committee notes that the amount of funds released to NHI has almost tripled since financial year 16-17,
while the length constructed by NHI has increased by only about 63% during the same time. देख लीजिए, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, मेरा नहीं, वहां सर्वदल की सर्वमत से ये मानता है। NHI में वैकेंसी, ये और एक बड़ा चिंता की विषय, वैकेंसी। आप रोड बनाओगे, ऑफिसर नहीं मिलेंगे तो रोड बनाएंगे कैसे? ये NHI की वैकेंसी कितना है? NHI का वैकेंसी अभी 61% है सिर्फ अभी स्टाफ, मतलब बाकी सैंक्शन स्टेज से कम कितना है? 61% अभी आप नियुक्ति किए हैं, लेकिन एलोकेशन है 134,015 करोड़। ये क्या हो रहा है? आप भारतमाला परियोजना की फेज 1 की बात करते हैं। The committee is deeply concerned to note that though the original timeline for Bharatmala phase 1 targeted its completion by 21-22, only 20,063 2 kilometers, that means 59.28% of total has been awarded, while only 7,375 kilometers, that means 21.19% of total has been constructed by December 2022 out of the overall target of 34,800 kilometers. This has led to the targeted timeline for completion now being estimated at financial year 2017, while the estimated cost of BMP phase 1 has almost doubled. ये देख लीजिए, कॉस्ट बढ़ जाते हैं। कॉस्ट ओवररन क्या होते हैं? भारतमाला फेज 1 की कॉस्ट ओवररन 5.35 लाख करोड़ से बढ़कर अभी 10.63 लाख करोड़ हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। इधर डबल इंजन, उधर समय डबल, उधर खर्चा डबल। यही आप थोड़ा देखिए मंत्री जी, मेंटेनेंस। और दूसरी बात है मेंटेनेंस। मैं तो एक बात कहा कि मतलब टाइम रेस्पॉन्स, मोबाइल नेटवर्क नहीं है सारे रोड पे, कहाँ मोबाइल नेटवर्क है? मान लीजिए कहीं हादसा हुई है, आपको मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? जाइए तो लॉन्ग स्टेज पे कहीं मोबाइल नेटवर्क नहीं जाए, अब पता कर लीजिए कहाँ मोबाइल नेटवर्क है। अगर हादसा होगा तो कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अब बचाओगे कैसे? मेंटेनेंस पे सारे बजट का 1.24% दिया जाता है मेंटेनेंस पे। क्यों? हमारे देश में मेंटेनेंस पे और ज्यादा पैसा देना चाहिए। आप सिर्फ मेंटेनेंस की विषय पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साइनेज में कमी है, आपको वहां सीएनई जी सारे बात ये उल्लेख किए हैं सर। इसलिए मैं ये सरकार को ये गुहार लगाना चाहते हैं कि जान बचाना, गति तो जरूरत है, गति की जरूरत के साथ साथ जान बचाना ये भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश में जो रोड यूजर को हम शिक्षित करना ये भी जरूरत है। ये भी मैं मानता हूं। आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कमी है, ये भी मैं मानता हूं। इंडस्ट्रियल वेस्ट खुले मिलते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट मिलते हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। आप मैं सलाह देना चाहते हैं सर। और एक बात, जैसे कि हमारे दुबे साहब उठाते हैं कि स्टील वेल रोड म्यांमार से, मैं उसी तरह और एक बात रखना चाहते हैं। आपकी सरकार, मतलब प्रधानमंत्री जी जानते हैं 2020 साल की जो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बांग्लादेश सरकार के साथ, उसमें आइटम नंबर 25 में ये बात रखा गया, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड कीन इंटरेस्ट in the ongoing India-Myanmar-Thailand trilateral highway project and sought support of India for enabling Bangladesh to connect with this project with a view to enhance connectivity between the regions of South and Southeast Asia. In the same spirit, the Indian side requested Bangladesh to allow connectivity from West Bengal, Hili to Meghalaya, Mahendraganj via Bangladesh. Sir, Meghalaya की महेंद्रगंज, गाईबांधा, ब्रह्मपुत्र रिवर क्रॉस करके गाईबांधा, पलासपारा आ गया, हिली आ गया, बालूरघाट, नेशनल हाईवे के साथ जोड़ लग जाएगी। तो इसमें एक बड़ा स्ट्रैटेजिक रोड बनेगी। हमारा फॉर्मर आर्मी चीफ है, स्ट्रैटेजी के बारे में उनको ज्यादा जानकारी है। सर, BBIN मतलब भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जो MB मतलब मोटर व्हीकल जो एग्रीमेंट किए हैं आप लोग, अभी तक पता नहीं कि भूटान इसमें रेटिफाई किया है या नहीं, लेकिन इसका क्या स्टेटस है ये भी हमें मालूमात कराना चाहिए। और बाकी अब अगर ये चाहे कि कौन सी जमाने में क्या हुई, तो मैं ये ब्यौरा देना जानते हैं कि 7 गुना ज्यादा विलेज कनेक्टिविटी हुई थी यूपीए जमाने में। इन्वेस्टमेंट में देयर वाज अ 10-fold इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन रोड कंस्ट्रक्शन इन रूरल एरिया। तो मैं ये तर्क यह नहीं करना चाहते कि किसने क्या किया है या नहीं, लेकिन मंत्री जी
खुद जानते हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस को मान्यता देते हुए पिछले सरकार जो किए हैं आगे आगे इसको बढ़ाने का काम आपकी सरकार की जिम्मेदारी होते हैं। इसलिए अगर आपको नहीं पूछाएगा तो रूरल रोड पे आ जाइए। रूरल रोड पे यूपीए 1 में 1,47,237 किलोमीटर, यूपीए 2 में बस हो गया सर, यूपी में 2 में 1,85,698 किलोमीटर, एनडीए की जमाने में 168,975 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1415 to 1718। तो इसलिए हमें खुलेआम वी शुड डिस्कस इन अ डिस्पैशनेट मैनर। सर मैंने गडकरी जी और हमारे जनरल साहब सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब मिलकर जरूर आप मेहनत करते हैं, हम भी आपको सहयोग करेंगे क्योंकि देश की तरक्की सबकी तरक्की है। इसमें कोई छोटापन कोई छोटा दिल की बात हम नहीं करना जानते। धन्यवाद। आप छोड़िए ना, आपका विषय ना इनका विषय रिकॉर्ड में आया है, यही चैनल में चलेगा सर। तो विदेश नीति पर आप विदेश नीति पर बोले हो क्या आप जी? आप तो डिमांड फॉर ग्रांट पे बोल रहे हो ना? नहीं, उसके ऊपर जो मैंने बोला है इसका रिपरकशन बाहर काफी है सर, ये चैनल में चलेगा जो इन्होंने उठा दिया इस मुद्दे को सर, इसीलिए रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं रिकॉर्ड में है सर ना। आप अब अध्यक्ष फैसला कर रहा है, आप फैसला कर रहे हो। नहीं बाहर तो चला, वीडियो चल गया ना सर, रिकॉर्ड में नहीं है। आपको इजाजत नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इस पे कल माननीय मंत्री जी प्रश्नकाल के बाद जवाब देंगे। अभी शून्यकाल और राजीव रंजन सिंह जी शून्यकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बेटे आज के बाद मत बोलना। अध्यक्ष महोदय, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अवसर दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आप ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार का, और जो रोजगार से जुड़ा हुआ है और बेरोजगारों की समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। महोदय, रेलवे में एक परंपरा रही है बहुत पहले से कि अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेंड अप्रेंटिस को रेलवे समायोजित करती थी स्किल टेस्ट के आधार पर। कई वर्षों से यह परंपरा बंद है और अलग अलग जोन में जो रेलवे के जोन हैं वहाँ के जोनल मैनेजर्स अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल कर लेते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। आज की तारीख में लगभग लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार बाहर हैं। मैं ये सरकार से मांग करता हूं और मेरे एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 8,500 नौजवान स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं और आज सड़क पर बेरोजगार की तलाश में हैं। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं, यह आग्रह करता हूं कि एक रेलवे के केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार करें और नीति तैयार करके जो ट्रेंड अप्रेंटिस है उनके स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे के जोन्स में बराबर ढंग से सबों को समायोजित करें, उनको उसमें नियोजन की प्रक्रिया हो ताकि उनको रोजगार मिल सके, यह आग्रह करता हूं। और वैकेंसी है लगभग 1.5 लाख और लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं, तो इसलिए मैं सुदीप दा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिया। Sir, my issue is today in connection with the medical students of India forced to leave Ukraine. I met Honorable Prime Minister today at his office and submitted a memorandum. Just I want a permission from you to read for 2 minutes. Our Chief Minister is writing to the Prime Minister that, respected Prime Minister, you are aware that due to sudden war between Russia and Ukraine, a large number of students are forced to leave Ukraine. Due to, sir, only proportion, due to imminent danger and threat to their lives. Majority of these students were pursuing MBBS course at different years in Ukraine. Till date, 391 such students only from West Bengal and thousands from India
have returned back. It is a very crucial issue, sir. Government of any state, including West Bengal, is highly sensitive to their problems, and all governments have ensured that all students belonging to their states return back safely to their homes. Sir, as medical education in the country is regulated by National Medical Commission, the following suggestions are being placed for kind urgent consideration. I have placed it to the Honorable Prime Minister also today. As per the current guidelines of NMC, students who are eligible for the internship will be allowed to undergo the internship in government medical colleges of the state, and they will be also paid to the stipend at par with the other candidates. For other students in different years of the studies, they may be allowed to get admitted at the equivalent level in the private medical colleges against the existing seats, and these medical colleges may be allowed to increase equivalent number of seats for accommodating these students. Sir, the private medical colleges of the state governments should agree to accommodate these students as West Bengal has done it at state quota fees. Government of West Bengal has also decided to extend financial assistance to those students to meet the expenses on their course fees. Sir, this is an unprecedented situation which calls for an extraordinary solution. Hence, I request you for your kind urgent intervention. I also request you that as the students who have returned to other states are facing similar problems, the steps that may be taken by National Medical Council be implemented for other states as well. Mamata Banerjee. Sir, Honorable Prime Minister replied me that this letter carries major importance, but he assured that he had a discussion with the Hungarian government, and if possible, all the students may be accommodated to Hungary. So we here are, all the state governments should remain equally concerned. If Hungary fails to accommodate all students, then the state government should come up and see that students get everybody admitted into their respective states or can be admitted to other state as Prime Minister suggested in Hungary at an early possible date. Thank you. सदन का समय शून्यकाल तक बढ़ाया जाता है। मणिकम टेगोर जी। Sir, respected வணக்கம் அவைத்தலைவர் அவர்களே, சிவகாசி பட்டாசு தொழில் 100 ஆண்டுகள் பழமைமிக்க தொழில். இந்த தொழில் 10 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கிறது. மோடி அரசு வந்ததிலிருந்து இந்த தொழிலுக்கு பல தடைகள் சந்தித்து வருகிறது. இந்த தொழிலை பொறுத்தமட்டிலே சாதாரண பட்டாசை தயாரிப்பதில் இருக்கின்ற தர்ம சங்கடங்களையும் அரசு அதிகாரிகள் கொடுக்கின்ற தொல்லைகளும் அதிகரித்து கொண்டே வருகின்றன. இந்த அரசு இந்த தொழில் அதானியாலும் அம்பானியாலும் நடத்தப்படவில்லை என்றாலும் சாதாரண தொழிலதிபர்களால் நடத்தப்படுகின்ற தொழிலாகும். இந்த தொழிலுக்கு தொடர்ந்து தடைகள் விதிக்கப்பட்டு வருவதனுடைய விளைவாக இந்த தொழில் பல வகையிலே பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகிறது. அவைத்தலைவர் மூலம் தொழில் அமைச்சரிடம் என்னுடைய கோரிக்கை என்னவென்றால், சிவகாசி பட்டாசு தொழில் இப்பொழுது வேலை நிறுத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. 10 லட்சம் பேர் வேலையில் இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையிலே அவர்களுடைய வேலைவாய்ப்பை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் மத்திய தொழில்துறை அமைச்சர் இதில் தலையிட்டு உடனடியாக அந்த தொழில் செய்பவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த தொழிலை தொடங்குவதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चर्चा के क्रम में जो बातचीत हुई, क्या है कि इसका रिपरकशन काफ़ी है सर। मैंने अपने भाषण के क्रम में ये कहा कि आज चाइना जो है हमारे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हमारी पूरी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो उसी के बचाव में लगी हुई है और इसलिए ज़्यादा बजट का जो खर्चा है हम चाइना पर लगा रहे हैं। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने सुगौली से लेके कई एक एग्रीमेंट किए, जिसमें कि नेपाल, भूटान और तिब्बत के साथ जो ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें वो बफर स्टेट थे, और बफर स्टेट होने के कारण कोई भी बॉर्डर हमारा चाइना के साथ नहीं जुड़ता था। ठीक वही स्थिति यूएसएसआर की है कि उसने जब पेरोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट के बाद अलग अलग कंट्री को अलग किया
तो यूक्रेन के साथ भी उसका एक एग्रीमेंट हुआ कि नाटो का वो कभी मेंबर नहीं बनेगा। उसने भारत की स्थिति को देखा और देखा कि तिब्बत के साथ हो जाने के बाद, चाइना के साथ हो जाने के बाद भारत रोज मर रहा है। आप समझिए कि पंचशील के बाद 1955 के बाद से आज लगभग 60-65 साल से भारत रोज चाइना से लड़ रहा है और इस कारण से हम अहिंसावादी हैं। भारत सरकार जो है हिंसा का विरोध करती है। बस एक मिनट सर, लेकिन जो यूक्रेन में हो रहा है उसमें आप रूस को बहुत गलत नहीं ठहरा सकते। और एक संस्कृत का श्लोक है सर कि आपदा मा पतंती नांग हितोप्यायाति हेतुताम मातृजंगा ही वत्सस्य अस्तम भवति बंधने। यदि विपत्ति आ रही हो और सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो माता का जो गाय माता का जो जंगा है वही बछड़े का जो है प्रोटेक्शन हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है, मैंने ये बातें कही थी, ये सेटल होना चाहिए और ये इसका मैसेज खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत के विदेश नीति का सवाल है सर। और मैंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में ये बात कही थी, ना कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर ये बात कही थी। महाबली सिंह जी, सबको मौका मिलेगा, इनको मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सहारा इंडिया परिवार की नॉन बैंकिंग जो पारा बैंकिंग डिजिटल द्वारा करीब 5 साल से अपने खाताधारियों को वो भुगतान नहीं कर रहा है महोदय, जिसके चलते भारत के कई राज्यों में सहारा के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। उसमें महोदय 1 करोड़ों लोग जो सहारा के खाताधारी हैं वो गरीब परिवार से गरीब लोग हैं। वो अपने छोटे मोटे कमाई से बचत करके उन्होंने पैसा जमा किया था और उन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके चलते महोदय, जिसके चलते लोग आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि उनका भुगतान किया जाए, इसके बाद सेबी के पास 24,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन जो सहारा के खाताधारी हैं आज पैसे के अभाव में दर-दर भटक रहे हैं और आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन खाताधारियों को महोदय जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। राम्या हरिदास। Thank you, Speaker Sir. I would like to bring the attention of this House to the atrocities of Kerala government and police against women and children in Kerala as part of the protest against Kerala. Really, this Kerala project is in its initial stage, and as the Railway Minister said in Parliament, the Union government did not give sanction to the project. The Kerala government claims land of helpless to put survey stones, as if they got final sanction for this project. Even the Union government did not blow green flag to this project. The state government strongly announced the project will be implemented. Enormity of police against women protesters should be blamed. Police has misbehaved to women and aged fellows and has registered cases against protesters. I request here the Union government should clarify the sanction of Kerala project, and if the sanction is not given, central government should order Kerala government to stop survey. And Union government and the Human Rights Commission have to interfere to end atrocities against women and children. Thank you, sir. असाउद्दीन ओवैसी जी, गणेश सिंह जी। प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में देश के खिलाड़ियों को तैयार करने हेतु खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया खेलों का जो एक कार्यक्रम शुरू किया है, उसका असर अब बहुत तेज गति से दिखाई देने लगा है। पूर्वोत्तर के राज्य में खेल विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मध्य प्रदेश राज्य से आता हूँ, वहाँ भी खेलों की बड़ी संख्या में प्रतिभाएँ मौजूद हैं, किंतु प्रशिक्षण का अभाव है। मैं अपने क्षेत्र सतना में विभिन्न खेलों की सांसद खेल ट्रॉफी 2013 से लगातार करा रहा हूँ। चालू वर्ष में अभी 12 फरवरी से 25 फरवरी 2022 के बीच 703 टीमों के क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो के 7,500 खिलाड़ियों ने अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन किया था। उसमें कई प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान भी की गई।
उनके प्रशिक्षण हेतु लगातार मैं खेल महाविद्यालय या साई प्रशिक्षण केंद्र अथवा अन्य कोई प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मांग करता रहा हूँ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों में मेरा क्षेत्र और प्रदेश अपनी जिम्मेदारी दे सके। अभी हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम से एक स्टेडियम पावर ग्रिड के सहयोग से बनाया है, जिसमें सभी तरह के खेलों का आयोजन कराया जा सकता है। पूर्व सांसद दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम, धबारी क्रिकेट स्टेडियम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से आधुनिकीकरण कर रहे हैं। साथ ही ओलंपिक नाम पर 35 करोड़ की लागत से एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना रहे हैं। इसलिए सतना को राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए, ताकि हम खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण दे करके उनको अच्छे खिलाड़ी के रूप में आगे भेज सकें। धन्यवाद। आदिर रंजन चौधरी जी। सर, मैं एक मुद्दा उठाना चाहते हैं सर। 1990 सरकार वीपी सिंह जी की 85 बीजेपी की संसद के समर्थन में चल रहे थे। कश्मीर घाटी के राज्यपाल जगमोहन जी उस समय कह दिया कश्मीर घाटी के लोगों को, खासकर पंडितों को और सिखों को, कि हम बचा नहीं पाएंगे, अब चले जाओ। इसलिए पलायन शुरू हो गए, क्योंकि हुआ जो आतंकवादी जो जिहादिस्ट थे, ये मौका लेते हुए सारे पंडितों को खिलाफ, सारे सिखों भाइयों बहनों के खिलाफ अत्याचार शुरू कर दिए। और आप मान सकते हैं कि ये एक जातीय संहार के रूप से हम जरूर देख सकते हैं। लेकिन उस समय सरकार में काबिज रहे वीपी सिंह, उनकी समर्थन बीजेपी पार्टी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई, और रथ यात्रा की उस समय में हमारे पीएम साहब मोदी जी इस रथ यात्रा की इवेंट मैनेजर बने, संचालक बने। सर, उस समय विरोधी पक्ष के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ये पलायन के खिलाफ आवाज उठाते हुए सरकार को चेताया कि इस तरीके के पलायन रोका जाए। इस तरह की पलायन हिंदुस्तान के लोग नहीं मानेगा। वो हमारे ब्राह्मण पंडित भाइयों बहनों कुमचंदानी ममूर। राजीव गांधी ने गवर्नर बनाया था 1984 से लेकर 1989 तक जगमोहन गवर्नर थे। कुमारी चंदानु मुर्मू। हमने गवर्नर नहीं बनाया, हमने उनको 19 जनवरी 1990 को गवर्नर बनाया। कुमारी चंद्र मुर्मू नो। कुमारी चंदानु मुर्मू। M. Selvaraj. Sir, in my constituency, on Tiruthirai-Pundi Agasthyambadi railway route is not operations. In this railway route, the government has identified many places to construct low underbridge. One Ramakrishnapuram, Naivilakku, Sandaithopu, Arkatturai, Kollithivu, etc. and closed the roads for construction of low underbridge many months ago. But actually, the work has not been started. People of this area facing lot of this hardship in day-to-day life for easy movement for the local places. Hence, I request the government through you, sir, to initiate the immediate steps to run the railway in this route, as well as complete the low underbridge quickly. Thank you, sir. Sri K. Gorantalla Madhav. Thank you, Speaker, sir. Through you, I am asking the Government of India. The Staff Selection Commission, General Duty SSC GD had notified 60,000 plus constable vacancies in the year 2018 for those aged 18-23 years. Till date, SSC GD 2018 appointment letters have not been issued to the selected candidates. The candidates who persisted through the endurance and long-drawn process are now being forced to protest at Jantar Mantar. It is expensive for both the candidates and recruiting agencies to drag the recruitment process. It is high time the government acts on this issue with an immediate effect and make sure all the recruitment agencies work timely and complete process of recruitment on regular basis in similar line with UPSC.
This will help both the candidate and the agencies, sir. Thank you. Sri Kotagiri Sridhar ji. Sir, palm oil is the major source of edible oil in India. Government of India has decided in the last couple of years to increase cultivatable area and has allocated new areas in new states as well. But suddenly, there is a huge shortage of plant material and seed development. I request Ministry of Agriculture, through you, sir, to allocate enough funds or enough budget to Indian Institute of Oil Palm Research for fresh seed development, and also speed up necessary import licenses for all the concerned companies to import seed and plant material to make available for the next season in June. Thank you, sir. Sri Rangappa Barne, Sri Rahul Kaswa. महोदय, देश के आवासीन ग्रामीण जन को लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम आवास योजना का बेहतरीन एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसका एक डेडिकेटेड टाइम फ्रेम है कि 2024 तक इस देश के अंदर हर प्रत्येक व्यक्ति के सर पर एक छत होनी चाहिए। इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी नए घर बने हैं। बदलते हुए माहौल टाइम के साथ साथ में जो इसकी आवास की एक जो राशि सरकार देती है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय देता है, वो 1.5 लाख के लगभग देता है, और इस 1.5 लाख की राशि के अंदर मकान बनने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं आपके द्वारा इस ग्रामीण विकास मंत्रालय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख पे किया जाए, और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास योजना की पीएम आवास ऐप के ऊपर जो डेटा चढ़ाए गए, 2018 के अंदर राजस्थान की जो सूची बनी थी, 30,000 के लगभग पात्र व्यक्ति थे। उस सूची को कांग्रेस की सरकार आने के बाद में काफ़ी हमारे लोगों के नाम काटे गए। मेरा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा कि इस सूची के अंदर दोबारा से जो रिवाइज किया जाए और प्रधानमंत्री आवास ऐप के ऊपर जो बचे हुए लोगों के नाम कटे उनको दिया जाए। साथ ही साथ में सर, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, एक उस कैटेगरी जिसमें आइडेंटिफिकेशन है पीएम आवास के अंदर कि केसीसी धारक के अगर 50,000 रुपये का भी अगर उसने केसीसी बनाई हुई है तो उसको उसका वंचित किया जाता है। सर अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट समय लूँगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान जैसे बड़े स्टेट के अंदर लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, ये 50,000 रुपये की जो केसीसी का जो प्रावधान है इसको हटाना चाहिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। गाँव के अंदर खेतों की ज़मीन ज़्यादा होती है पर लोगों के पास अभी भी मकान नहीं है। ये एक पॉइंट को हटाने से काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 6900 रुपये का टारगेट दिया गया है नए मकान बनाने का, उन टारगेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में 40,000 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको आवास मिलने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। N.K. Premchandan ji. Thank you very much, sir. Sir, my surrover submission is in respect of compassionate appointment in IRE Limited Chavara. Sir, Indian Rare Earth Limited is one of the prestigious organization of Department of Atomic Energy. And in my constituency, Chavara plant, it has started since long. But it is quite unfortunate to note that the compassionate appointment is not being allowed. From 1990 onwards, there is no appointment in IRE Chavara plant. Sir, you may kindly see the application submitted for employment under the compassionate scheme was pending for the last 12 years. And further, the surviving members of the family are starving. The situation of the family members of the deceased are very, very pathetic. The appointments are delayed and denied only because of the disregard of the IRE management. So it is highly necessary to expedite the process of compassionate appointment of various categories of workers of IRE Limited Chavara, such as permanent workers, civil workers, bagging workers and loading workers. Sir, you may kindly see in the year 1999, there were 761 permanent workers were there in IRE establishment Chavara. Now it has come down to 136 workers. Even after this, the compassionate appointment is not being allowed, means it is totally an anti-labor approach taken by the IRE management and the Department of Atomic Energy. Therefore, the rules and the guidelines have to be changed. And the settlement and execution of the long-term agreement of the cooperative society employees is also pending. So, sir, I urge upon the government of India, in particular the Department of Atomic Energy and also the IRE management, to take urgent action for the appointment of the dependents of the workers of IRE Chavara,
permanent plant workers, bagging workers, loading workers, and civil workers on service under the compassionate employment scheme and initiate action for the long-term agreement for the cooperative society, that is canteen of IRE Limited, Chavara. Thank you very much, sir. श्री दानिश अली जी। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। आपका लोटरी में था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आपने मुझे मौका दिया। अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर गोकुलपुरी में झुग्गी झोंपड़ियां जल गई थी, 7 लोगों की जान गई और सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना का चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जहां हम बैठे हैं, मेरी जानकारी में पिछले दिनों यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर ही गोल मार्केट में महावीर लेन के अंदर कुछ झुग्गियां थीं, उनको पुलिस के द्वारा उजाड़ा गया, जबकि उनके पास मीटर कनेक्शन था, वाटर का कनेक्शन था। और मतलब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, नहीं, अब वो मैं ये आप जाने कि दिल्ली सरकार ने कराया है, केंद्र सरकार ने कराया, चलो वो दिल्ली सरकार ने कराया होगा, लेकिन सेंट्रल विस्टा जहां बन रहा है, यहां भी भेलपुरी बेचने वाले 25 साल से मैं देखता हूं कि यहां भी कुछ झुग्गियां थी, उनको भी पुलिस ने उजाड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि 2016 तक का जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, झुग्गी झोंपड़ियों को रिहेबिलिटेट करने की, उस पॉलिसी का उन नीतियों का उल्लंघन हुआ है। उसकी जिम्मेदारी जिसकी है वो उनको जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ऐसे झुग्गियों को ना उजाड़ा जाए, उनको जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी। श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, विनायक भावराव रावत, सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से देश हित में भारत सरकार से एक सुझाव देते हुए मांग रखना चाहता हूं। महोदय, भवन निर्माण सामग्रियां जो हैं, जो मुख्य सामग्रियां हैं भवन निर्माण की और साथ साथ अन्य निर्माण की भी, जैसे उसमें सीमेंट है, लोहा है, लोहा में हर तरह का लोहा है, वो सरिया भी है, एंगल भी है, चैनल भी है, बालू है, सैंड है, गिट्टी यानी स्टोन चिप्स है और ईंट। इन सारी चीज़ों की कीमत तय करने के लिए अभी तक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। इस देश में कृषि उत्पाद का मूल्य तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग है। इस देश के अंदर टेलीफोन का दर तय करने के लिए TRAI है। इस देश के अंदर बिजली की दरों को भी तय करने के लिए नियामक है, लेकिन भवन निर्माण सामग्रियों के कीमत को तय करने के लिए कोई नियामक, कोई अथॉरिटी नहीं है। महोदय, इसका सीधा सीधा असर प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए है, बेघरों के लिए आवास की योजना है, साथ साथ हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सस्ते मकान की योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त अभी चल रहा था भूतल परिवहन मंत्रालय के अनुदान मांग पर बहस, तो जो सड़कें हैं, कंक्रीट सड़कें हों या बाकी भी सड़कें हों, पुलों के निर्माण पर इन चीज़ों की कीमत नियंत्रित नहीं होने के कारण बेतहाशा इसमें मनमाने तरीके से वृद्धि होती है, तो देश के खजाने को भी नुकसान होता है। साथ साथ जो देश के गरीब हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है, और अभी एक सदस्य कह रहे थे 1.5 लाख रुपए से इसको बढ़ाना चाहिए। कारण यही है महोदय कि 1.5 लाख रुपए में इतना महंगा ये सामग्रियां हैं कि उनका घर अच्छे तरीके से नहीं बन पाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूं, और ये मांग मैंने एक बार पहले भी 28 मार्च 2017 को भी इस सदन में रखा था कि इन सामग्रियों, भवन निर्माण सामग्रियों के कीमत को तय करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए इस देश के अंदर, ताकि देश के खजाने को की भी बचत हो सके और देश के गरीबों को इसका लाभ मिल सके। एक गणेश मूर्ति। நன்றி சார். 2010ஆம் ஆண்டு முதல் மத்திய உயிரியல் பூங்கா
சென்ட்ரல் ஜூ அத்தாரிட்டி வழங்கிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கு உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை வழங்குவதை வனத்துறை நிறுத்திவிட்டது. இவ்வாறு வீணாகும் உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை மனித உயிர்களை பாதுகாக்கும் மருந்துகள் தயாரித்திட தங்களுக்கு வழங்குமாறு பல்வேறு இந்திய துறை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. தற்பொழுது மத்திய அரசு வன உயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வரைவு மசோதா தயாரித்து அது பாராளுமன்ற சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் பருவநிலைத்துறைக்கான நிலைக்குழுவிற்கு அனுப்பியுள்ளதாக அறிகிறேன். இந்த திருத்த மசோதாவில் பாம்பு விஷம் மற்றும் மயில் தொகை பயன்பாடு மற்றும் சில விஷயங்கள் குறித்து அரசு சில திருத்தங்களை கொண்டு வந்ததாக அறிகிறேன். அதே சமயம் மனித உயிரை காக்கும் மருந்துகளை தயாரித்திட உதவும் தானாக உதிர்ந்த மான்கொம்புகளை மருந்து தயாரிப்பிற்கு வழங்குவதற்கு குறித்த எவ்வித உத்தேச திருத்தம் அரசால் நிலைக்குழுவிற்கு பரிந்துரைக்கப்படவில்லை என்று அறிகிறேன். எனவே இயற்கையாக மற்றும் தானாகவே விழுந்து வீணாக போகும் மான்கொம்பினை மனித உயிர்களை காத்திடும் உயிராக்கும் மருந்துகளை தயாரித்திட வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள திருத்தங்களில் கீழ்கண்ட திருத்தனை நிலைக்குழுவின் பரிசீலனைக்கு அரசு பரிந்துரைக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற சபாநாயகராக உங்களின் வழியே சுற்றுச்சூழல், காடுகள் மற்றும் பருவநிலைத்துறைக்கான அமைச்சர் அவர்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please insert in section 12 of the Wildlife Protection Act 1972 as follows. E. Shedded deer antler from zoo for manufacturing of saving drugs, life-saving drugs. இதன் மூலம் உயிர்காக்கும் மருந்துகளை தயாரித்து அதன் வழியே லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிர்களை காத்திட உதவும் நிலையை அரசு உருவாக்கிட வேண்டும் என்று தாழ்மையுடன் தங்கள் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Rajmohan Unnithan. Thank you very much, Speaker sir. My constituency, Kasaragod, has been languishing for the last few years from the disastrous effect of endosulfan pesticide. The endosulfan was sprayed over the cashew plantation in the district for 23 years since 1978. Sir, it has ruined 30 village panchayats and 3 municipal towns in the district. As per the Supreme Court directive, 6,727 persons were identified as the victims of endosulfan. The National Human Rights Commission directed to pay rupees 5 lakh each to the dead and the living victims in 2010. The Supreme Court in 2017 and 2021 reiterated the same direction, but out of the 6,727 victims, 4,200 victims have not received any compensation till date. There are no adequate medical facilities in the district to treat these hapless people. There are special schools called bud schools for catering the needs of the children who mentally retarded due to endosulfan. But these schools are handicapped by inadequacy of infrastructure and teachers. There is no any comprehensive plan for the rehabilitation of endosulfan victims. Sir, hence I request the government of India to look into the grievances of the endosulfan victims to find out an expeditious solution and give direction to the government of Kerala to obey the verdict of the Supreme Court. Thank you very much, sir. Sunil Babu Rao. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान मेरा क्षेत्र भंडारा की ओर आकर्षित करना चाहूँगा, जो सबसे पुराना जिला होने के बावजूद अभी तक वहाँ एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है और जहाँ तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत फेज 3 के अंतर्गत हमारे भारत सरकार का ऐसा मानना था कि सभी जिला स्थान पर कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। जहाँ तक छोटे मरीजों को और बाकी की बात है, इनको सभी काम के लिए नागपुर जैसे शहर जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को ये निर्देश देने के लिए कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार को भंडारा जिले के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए जल्द से जल्द DPR बनाने का निर्देश दे, जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके और जिससे कि तहत भंडारा जिले में मेडिकल कॉलेज हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री राजीव प्रताप रूडी। आपका हम लोग विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। धन्यवाद देता हूं कि आपने पार्लियामेंट में इतनी अच्छी व्यवस्था कायम की है कि आज हमें कागज, मुझे याद है वो दिन जब हम लोग टेबल ऑफिस में आके कागज में हस्ताक्षर करके नोटिस देते थे और दौड़ते दौड़ते आते थे, लाइन लगाते थे। आपने ऐसी व्यवस्था की है कि ऑनलाइन हम लोगों ने पूरा इस बार का, और ये भी लॉटरी में जो आया है, ये महोदय मैं ऑनलाइन जा करके मैंने अपनी लॉटरी में स्थान प्राप्त किया है।
लेकिन सर ये एक मेरे लिए बड़ा चिंता का है, और मैं तो बिहार से आता हूँ, 12 करोड़ की आबादी है और देश की सरकार बहुत कुछ कर रही है, और आज हम लोगों ने तय किया कि देश के 6 लाख गाँवों तक इंटरनेट पहुँचाएंगे। और जो ये अवकाश के पीरियड में मैं अपने गाँव पर था, मूलतः मैं अपने गाँव पर ही रहता हूँ, और वहाँ से मैंने कोशिश किया, मैं गांव पर ही रहता हूं अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं मैं गांव पर रहता हूं। मैं पूरे इस दौरान अध्यक्ष जी, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं, अमनौर में आप भी गए हैं और अध्यक्ष भी गए हैं अमनौर, और सारण जिला का है, मैं वहां पर था, और मेरी इच्छा होती है कि जब मैं गांव पे रहूं कि जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो लोगों को मिलता है वो मेरे गांव में मिले, मेरे गांव में मिलेगा तो मेरे जिला में मिलेगा, देश में मिलेगा। और साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 15 दिन में 10 दिन वहां था, और 10 दिन लगातार, और मैं आपको रिकॉर्ड भी पेश करूंगा कि मैंने इंटरनेट सुविधा के लिए वहां से आवेदन डाला, और मैं प्रत्येक दिन इंटरनेट जो गिरा रहता था, वाईफाई जो चौपाल सीएससी गिरा डाउन रहता था, उसका मैं स्नैपशॉट लेकर के मैंने भारत सरकार में भेजा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे संरक्षण सिर्फ एक बात नहीं, एक भारत सरकार में अगर बीएसएनएल है तो उसको डांट करके हम बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, उस सरकार के कर्मचारी है। बीबीएनएल है तो उसको बुला करके हम लोग डांट करके बात करते हैं कि भैया ये तार क्यों नहीं काम कर रहा, वो सरकार का है, हमारी सिंपैथी, हम लोग उसको मदद करते हैं। 2006 में भारत की सरकार ने एक नया चीज बना दिया जो हम लोगों को समझ में नहीं आया, और आज हम लोगों के लिए वो जख्म बना हुआ है, और वो है सीएससी। और ये सीएससी एक ऐसी संस्था है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल भारत सरकार में क्यों बनाया गया, जब बीएसएनएल था, बीबीएनएल था, सीएससी क्यों बनाया गया, और सीएससी को फिर बाद में स्पेशल अरेंजमेंट के तहत उसे पूरे भारतवर्ष में लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जिम्मेवारी दे दी गई। अब वो आप दिशा की बैठक कर ले अध्यक्ष जी, आप जिला की बैठक कर ले, आप राज्य की बैठक कर ले, ये सीएससी वाले जिनको करोड़ों रुपया दिया गया था वो एक बैठक में नहीं आते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट है, और उसको पूरा पैसा दिया गया, ये प्राइवेट है। वो कहता है कि मुझे क्या आपसे काम है, मुझे तो सरकार ने दिया है। साहब हम लोग, मेरा आपसे ये अनुरोध है, मैं बिहार में जानता हूं, और उसी को दिया जाता है कि ग्रामीण में सीएससी सेंटर के लिए उसके पास आप एप्लीकेशन डलवा दीजिए, बैंक के अकाउंट के नाम पर रिजेक्ट कर देगा। ये प्राइवेट व्यक्ति कौन है अध्यक्ष जी? और मैंने मंत्री जी से मुलाकात की, मैं भारत की सरकार और मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा है कि ये सीएससी को बंद करो, ये जितने ज्यादा बीच में जो सिस्टम बने हैं जिससे बदनामी होती है, प्राइवेट जिसका कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से, वो पूरे भारत के 6 लाख गांवों में लगा रहा है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं। और बिहार के जो अधिकारी हैं, मुझे तो आप लोगों की सदन की ताकत से मैं बिहार के किसी अधिकारी के साथ बैठक कर सकता हूं, लेकिन बिहार के में अधिकारी और मेरे कहने के बाद भी हमारे जैसे व्यक्ति का, सीएससी का एक आदमी पिछले 7 साल में एक बैठक में नहीं आया जो देश के इंटरनेट के लिए जिम्मेवार है। महोदय आपके से संरक्षण चाहूंगा, वैसे अधिकारी जो प्राइवेट के नजरिया से प्राइवेट फेस बना करके भारत सरकार के पैसे से जिसकी जिम्मेवारी है हमको देने, वो बिल्कुल इस देश में धोखा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये सीएससी के जो स्थापित पूरे भारतवर्ष में ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एजेंसी है जो ब्रॉडबैंड पर, उस पर आपसे संरक्षण चाहूंगा अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार के उन अधिकारी जो इन बच्चों ने, हमारे यहाँ बच्चे क्या कहते हैं, आपने सड़क दिए, बिजली ना भी दे, आप मुझे इंटरनेट की सुविधा दे दीजिए, मैं महीने में 5 लाख कमा सकता हूं। देश का नौजवान तो यही मांग रहा है कि मुझे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दे दीजिए, देश और दुनिया में हम अपनी नजारा दिखा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि सीएससी का ये जंजाल, और खास करके वैसे अधिकारी जो इन गरीब बच्चों का जो आवेदन को रिजेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और विशेष रूप से माननीय सदस्यगण, जी सभी माननीय सदस्यगण अपनी बात को 1 मिनट में कहे तो मैं अलाउ करूंगा। 1 मिनट के बाद महोदय, मैं सीएससी वाले पर आपका नियमन होना चाहिए, बंद कर दूंगा। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज। श्रीमती कविता सिंह, कविता सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली मेहरौना माझी राज्य मार्ग पर अनेकों गाड़ियों का आवागमन होता है, जिस जाम की समस्या बनी रहती है और यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए मेहरौना माझी राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग में तब्दील करने की कृपा की जाए। श्रीमती शताब्दी राय।
स्पेशल थैंक यू, क्योंकि इतना रात तक आप बैठे हैं इसलिए हम लोग को मौका मिल रहा है। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम का नौलहाटी में बिजनेसमैन के लिए जितने ट्रेन थे पहले तो कोविड के लिए बंद था, वो अभी तक चालू नहीं हुआ, इसलिए नौलहाटी से कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, झारखंड, बिहार कहीं पे भी वो लोग जा नहीं पा रहे। इसलिए इतना साल से जितना 2 साल से जितना नुकसान हुआ इसमें और भी नुकसान हो रहे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो हावड़ा जयनगर, हावड़ा राजगीर, वाराणसी, शियालदह, बर्धमान, मालदा, नौलाटी, आजिमगंज, रामपुरहाट, हावड़ा, ये सब ट्रेन को स्टॉपेज देने के लिए जिसमें लोग जा सकते आ सकते। कोई 2 ट्रेन है जिसमें आप में है, डाउन में नहीं, उत्तर बंगो एक्सप्रेस एंड गौड़ एक्सप्रेस। लेकिन सर ये अगर चालू नहीं होगा तो बिजनेसमैन का जितना नुकसान हो रहा है वो सरकार को देखना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, 2-3 ट्रेन ऐसा भी है जिसमें मैं भी ट्रैवल करती हूँ, उसको जितना टाइम बार है उससे बहुत कम टाइम लगते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार वो लोग बीच में रुक जाते हैं क्योंकि एडवांस पहुंच गए। मुझे लगता है मिनिस्ट्री को और 2-4 बार देखना पड़ेगा टाइमिंग कितना है, वो टाइमिंग कम कर सकते हैं कि नहीं, अगर करे तो हम सबका ये अच्छा होगा। थैंक यू सर। श्रीमती संगीता आजाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने राज्य के लोगों के बीच जो पुरानी पेंशन योजना की पुनरुद्धार की बढ़ती मांग को लेकर दिलाना चाहती हूं। सबसे पहले मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बधाई देती हूं। लेकिन जब अब चुनाव खत्म हो गए हैं, मैं सरकार का ध्यान लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। पुरानी पेंशन की योजना एक लाभ आधारित योजना थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन के 50% की गारंटी दी जाती थी। इस हद तक कि पुरानी पेंशन योजना ने पेंशन के उद्देश्य के लिए वेतन से कई कटौती नहीं की। हालांकि नई पेंशन योजना योगदान आधारित निवेश योजना के रूप में काम करती है, क्योंकि कर्मचारी के वेतन से 10% प्रति माह की कटौती की जाती है। नई पेंशन योजना और जीपीएफ की एक निश्चित राशि की गारंटी नहीं देती है। बाजार से जुड़े होने के कारण यह आर्थिक झटके के प्रति अधिक संवेदनशील है। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए पुरानी पेंशन राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत आवश्यक सुरक्षा जाल के रूप में काम करेगी। सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ती जा रही है और उनकी ओपीएस को बहाल करने की मांग की जा रही है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जिस मैंने पहले सबसे सहमति ले ली। एकमात्र औद्योगिक नगर बरौनी बेगूसराय है। दशकों से वहां उड़ान योजना से जोड़ने की मांग हो रही है। क्या भारत सरकार बरौनी बेगुसराय को उड़ान योजना से जोड़ने की पहल करेगी? चूँकि औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के कारण वहाँ की ट्रैफिक और वहाँ जो पोटेंशियल है अर्निंग की वो बहुत अधिक है। इससे मेरा निवेदन भी है और प्रश्न भी है। धन्यवाद। सभापति महोदय, ये प्रश्न कर्नाटक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर माननीय सांसद महोदय आकर मुझसे चर्चा करेंगे, इस पर हम लोग दोनों बात करके आगे का रास्ता हम लोग तय करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 185 डॉक्टर वी शिवदासन जी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री वी शिवदासन। Joblessness is the greatest crisis in our times. Here we see a lot of examples. Sir, crores of youngsters are waiting for a job irrespective of their educational qualification. Millions of young men and women are preparing for a job in Indian military. They are the sons and daughters of workers and peasants in our nation. In this August House, the minister had given an answer to my question on the vacancies of armed forces. That shows the vacancy in army is above 1,25,000. Same kind of vacancies are in Navy and in Air Force. Youngsters are knocking the doors of authorities, but they are not responding properly. So it should be corrected. So that is why I am raising the question. The number of recruitment in the armed forces, service-wise and year-wise data since 2018. Thank you. जी, मान्यवर, स्पष्ट है उत्तर में आपने 2018 से पूछा है। 2018-19 में 53,431 हमने भारतीय सेना में भर्ती किए और भारतीय नौसेना में 5,885
और भारतीय वायुसेना में 6,862। इतनी संख्या हमने भर्ती की। और इसके बाद 2019-20 में भी भारतीय सेना में हमने 80,572 और भारतीय नौसेना में 6,068 और वायुसेना में 7,222 भर्ती किए। लेकिन 2020-21 और 2021-22 में मान्यवर कोविड आने के कारण सारे प्रोसेस रुक गए हैं, सारे कार्यक्रम हमारे नहीं विश्व के रुके हुए हैं। और जैसे ही ये सब खुलेंगे और जैसे हमको गाइडलाइन मिलेगी, क्योंकि कोविड कम जरूर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब लोगों को चौकन्ना रहना है। इस वजह से जब भी ये खुलेगा उसको आगे उस पर विचार किया जाएगा। Second supplementary, Dr. V.S. The Minister has of the COVID, and my second question is related to that. During this COVID period, the employees has been received special arrangements like working arrangements or special leaves from their employers. Whether the government has taken any kind of steps for the persons in Indian military? Thank you. हमने ऑनलाइन में एयरफोर्स और नेवी में ऑनलाइन भर्ती होती है, लेकिन जब ये आर्मी की भर्ती होती है तो उसमें बहुत सारे मेले लगते हैं मान्यवर, बड़ी भीड़ आती है सबसे ज़्यादा। तो इसी सुविधा को देखते हुए कोविड फैले नहीं, वो हमने स्थगित किया हुआ है, रोका नहीं हुआ है। यही सुविधा हम इस समय दे सकते हैं। Thank you. Now, Honorable K.R.N. Rajesh Kumar ji. Honorable respected Deputy Chairman sir, may the Honorable Minister please provide the details of the category-wise backlog vacancies of SC, STs and OBCs in armed force, especially in NDA, NA, CDS examination which are conducted by UPSC and short service commission examination and another various One question only, Rajesh. One question you got. जी, इसकी सूचना एकत्रित करके बता देंगे। वैसे इससे रिलेटिव नहीं है, जितना पूछा है आपने उसका बताया है, आपको सूचना दे देंगे इसमें। माननीय वंदना चौहान जी। For giving me the opportunity. So more than 16 countries in the world allow women in combat roles in armed forces. The government of India has so far refused to allow women in these categories. With right to equality, changing notions of gender norms and pressing demands from several quarters, are there any plans to recruit women in combat roles in the armed forces? Thank you. Thank you, sir. कहीं पर भी रोक नहीं है, चल रहा है, आप सब जानते हैं। स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल्स के बारे में नहीं, कॉम्बैट रोल्स में नहीं अलाउ किया नहीं, जो होना है वो कर सकते हैं, जो आगे विचार करना है विचार चल रहा है। थैंक यू। माननीय महेश पोद्दार जी, माननीय महेश पोद्दार जी, उसकी प्रक्रिया है मैडम, उसकी प्रक्रिया है मैडम, प्लीज। महोदय, झारखंड के दक्षिणी आदिवासी बहुल क्षेत्र से फौज में काफ़ी लोग जाते हैं और बीआरओ वगैरह में भी काफ़ी लोग जाते हैं। महोदय, उनके पास फौज में जाना एक विकल्प है या दूसरा उग्रवाद के चंगुल में फंसना एक विकल्प है। महोदय, इस क्षेत्र के लोगों ने श्रद्धेय परमवीर चक्र प्राप्त अल्बर्ट एक्का के द्वारा अपनी वीरता का प्रमाण भी दिया है। सवाल 2 साल से नियुक्तियां बंद है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब भी शीघ्र स्टार्ट होगी तो क्या उस क्षेत्र के लोगों को विशेष अभियान चला करके मौका दिया जाएगा? थैंक यू। वर्तमान में देश में 11 क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय हैं और 2 भर्ती डिपो हैं, जिसमें हम गोरखा रेजिमेंट इत्यादि नेपाल से भी लेते हैं, और एक स्वतंत्र भर्ती कार्यालय है जिसमें एनसीआर के लोगों को लेते हैं यहाँ पर, और 70 सेना भर्ती कार्यालय हैं। इसलिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है, हर क्षेत्र को हम समान अवसर देते हैं। अगर कहीं पर कोई छूट भी जाता है तो हम दोबारा से वहाँ पर भर्ती करवाते हैं। चूंकि इस समय मैं पहले ही कह चुका हूं, थोड़ा सा विलंब हुआ है कोविड की वजह से, अतिशीघ्र सारे लोगों को बिना जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के ऊपर उठकर सबको बराबरी का अवसर हर क्षेत्र को भारत के हर जगह पर मिलता है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, किसी भी जवाब से अगर आप असंतुष्ट हैं तो उसके लिए रूल्स और प्रोसीजर के तहत प्रक्रिया है, कृपया उसका पालन करें। क्वेश्चन नंबर 186, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। Sir, thank you, sir. Question number 186.
Please. Oh, sorry. Sir, the statement is laid on the table of the House. Oops, Minister. Please. आप कुछ माननीय उपसभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने जानना चाहा है रिक्रूटमेंट के बारे में, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष 90 से लेकर 100, 90 to 100 यह रैली सारे देश भर में होती है। हमारी आर्मी का यह पूरा प्रयास रहता है कि रैलियों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए प्रतिवर्ष, ताकि देश का कोई भी जिला शेष न बचे। यहाँ के यदि युवक उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रैली में, तो उन्हें पार्टिसिपेट करने का अवसर न मिले, ऐसा एक भी जिला शेष न बचे। तो ये लगातार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। और जब भी रैलियां होती है, लगभग 90 से लेकर 100 यह रैलियां होती हैं, और एक रैली में सामान्यतः 6 से लेकर 8 जिले कवर किए जाते हैं। उपसभापति महोदय, केवल सदन की जानकारी के लिए मैंने यह बात ये रखी है। धन्यवाद। 186 माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। माननीय मंत्री फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रियंका जी। Sir, as per the answer that I have got with regards to my question, the answer says Indian oil and gas public sector undertakings had imported approximately less than 1% of its total crude oil import from Russia in the year 21-22. However, Indian Oil Corporation is also a shareholder, is invested in some of the companies in Russia, happens to be Rosneft, where British Petroleum has just exited. That has been their call. So will this impact Indian Oil Corporation's investment in that particular company, sir? Sir, I would like to start by thanking the Honourable Minister for raising a question which is very timely and pertinent. Maybe this reflects my expectation of her political rise, but I apologize. The Honourable Member. Sir, I am particularly grateful to the Honourable Member for having raised this question, because in the context of the ongoing military action in that part of the world, Russia and Ukraine, several issues are being raised. The first supplementary, sir, that the Honourable Member has raised relates to the quantum of imports. The second one, I think, relates to the investment. So insofar as the quantum of imports is concerned, this gives me an opportunity to clarify that in the financial years 2018-19, 19-20, 20-21, and the first 9 months of the current financial year, our total imports of crude from Russia have been 0.6%, 1.3%, 0.3% and 0.2%, which means that even the less than 1% figure of imports from Russia will take a long time to fill at the current rate, because we already 9 months of the financial year are over. Insofar as Indian investments in Russia are concerned, sir, our oil companies have invested from the time, sir, if I recall correctly, of Vajpayee's government, something a total of $16 billion. Some of those investments are very profitable, as I've had the opportunity of informing this House on an earlier occasion. Sakhalin 1, for instance, where OVL has, I think, 20% of the share. Our investment of $337 million has resulted in an overall revenue already of $3.7 billion of oil of revenue, and we have another 20 years of assets still left there. Sir, the discussion on whether Western oil entities are exiting from some of these facilities, like the Honourable Member, I have also seen reports in the public domain press. Sir, when we look at some of these, and we are in discussion, we are in fact in discussion with some of these Western oil companies, so the facts on the ground, I think, vary. There is a nuanced approach. Some have indicated an intent to exit. Others have said they will not make fresh investments. But as I said, we are monitoring the situation, and insofar as oil imports are concerned from Russia, contrary to what is being played up in the press, these are minuscule. Even now, the total amount contracted will be less than 3 days supply from India, from Russia to India, and that also spread over the next 3 to 4 months. Thank you. Second supplementary, Priyanka ji. Sir, just to put this on the record, as far as British Petroleum is concerned, it has led the BP board to conclude, after a thorough process, that our involvement with Rosneft, a state-owned enterprise, simply cannot continue. So it has stopped. Now, to the second supplementary question, sir.
there have been news reports which suggest that India has been, is going to increase its crude oil trade and economic engagements with Russia, considering there's a deep discount going on. Will that conflict, in the ongoing conflict, will that have any kind of diplomatic and economic ramifications as far as our future relations with other countries are concerned? Thank you so much, sir. Sir, thank you. Through you, I would like to inform the honourable member that the exact words she's quoted, cannot continue. Cannot continue, again, I read as an intent that they would like to bring those arrangements in. But we are in discussion with the highest levels of those companies, and I have no doubt that if those companies were to exit, finally, as some companies are saying they have no intention to invest further there. But if they are, and if there are economic opportunities that become available, we will certainly look at all those possibilities. Let me mention that the one facility where one of the Western entities is the operator, one of our oil companies has a 20% share. Now, we got worried when we read those reports because if the operator is exiting, then the facility's production will come to, will be undermined. But we were told no, production facilities will continue. So we will discuss on a case-by-case basis with everyone and our oil companies. Sir, we have typically arrangements which are government to government and company to company. The kind of arrangements that the honourable member is mentioning are company to company. One of them is an Indian public sector entity, and on the other side is the Russian state company which he is mentioning. But insofar as increased oil imports are concerned, I would again like to reiterate, in the first 9 months of the year, we have imported only 0.2% of our requirements. Let me give you the exact figures. We require, Madam Honourable Sir, a total of 5 million barrels per day. That's our consumption. 60% of it comes from the Gulf. We have imported from Russia only 0.419 million metric tons out of a total of 175,000, which is less than, well, much less than 1%, 0.2%. Even if we were to scale these up considerably, it would still be a drop, literally a drop in a larger bucket. Thank you. माननीय नीरज डांगी जी. I would like to ask the Honourable Minister. I would like to ask the Honourable Minister, with your permission, sir, the view of the government on the potential impact on the India-US relations in the light of the rupee-ruble trade oil deal with Russia. Thank you, sir. Thank you. Sir, let me start by saying that India and the United States have a robust bilateral energy relationship. And let me also point out to the honourable member through you that in the financial year 2021, we imported 14 million metric tons of crude from the United States, and that this represented 7.3% of our requirements, as against the less than 1% from the Russian Federation. On the current year, based on our imports from the United States, if I look at the projection, these are likely to go up from 14 million metric tons to 16.8 million metric tons, or a value of about $10 billion of imports of crude oil from the US. If I add to that the amount of gas which we are importing and coal, I think the figure comes closer to $13.5 billion of imports from the United States. So it is a robust relationship on the energy front, and I see this continuing for some time. Thank you. माननीय अजय बच्चन जी. पूछना चाहता हूँ. Please, thank you. माननीय अवीर रंजन जी. So as we know that up to now, you're my friend, the Russia-Ukraine crisis has not had a bearing on the diesel and petrol prices. But sir, we know kerosene is a poor man's fuel. And most deplorably, this price of kerosene has gone up by more than 200%, from rupees 22 per litre to rupees 45 per litre, and only in a matter of 10 days. I would like to know, is this due to the Russia-Ukraine crisis? Thank you. Sir, it is the well-stated policy of the government to discourage progressively the use of kerosene. We are trying to encourage state governments
which come to us for quotas, to try not to encourage kerosene, because we want to take our brothers and sisters, especially our sisters and mothers, onto cleaner fuels. You know how kerosene prices react under particular situations, but I particularly doubt whether the increase in the last 1 week or so has any direct, is a direct offshoot of what is happening on the Russia-Ukraine front. It could. I don't have the precise listing. I'd be happy to look into it. Insofar as gas and oil prices are concerned, as I said, even though the international price has shot up from something like $84, $85 dollars a barrel, today it was, I think, close to 111. The concerned oil companies have not passed this on to the consumer. When they will, etc. These are decisions which they will have to take. Thank you. माननीय वी विजय साई रेड्डी जी. आपका नहीं हो सर. Please. Sir, in a coordinated move, sir, in a coordinated move with other big global consumers such as US and Japan, India released 5 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserves. I would like to know, has the ministry studied the impact of such release from the strategic reserves on the international crude oil prices? If so, whether prices have come down? Thank you. Sir, I would like to thank the honourable member for this question on strategic petroleum reserves and the Government of India's decision, if I recall correctly, in November of last year, when we had joined the other consuming countries, particularly, if I recall correctly, United States, Japan, Korea, and one or two others, to permit a limited release. And I think we had released about 5 million on that occasion. At that point, the prices were not as volatile, the international market, because that was well before the military action between Russia and Ukraine, which started on 24th February. On that occasion, yes, the release had some sobering impact, but you will agree, sir, and through you I want to inform the honourable member that for countries like India, which have limited strategic reserves, it cannot be a solution, a panacea. So on a second occasion, when the consuming countries through the IEA, that is the International Energy Agency, decided to do another release, I think of a total of 60 million or so, but at that stage, India had signaled an intent and a support, but we have not done the release. So releases from strategic reserves can have a limited impact in given situation, but when the international market is so roiled as it is today, high prices, I think it's not limited. Namaskar and welcome to Sunset Television. I am Vishal Dahiya and you're watching our show House Highlights, where we bring you details of the day's development in both houses of parliament. Let's begin with the headlines first. RajyaSabha returns appropriation bills to Lok Sabha for release of additional funds for services in previous years. Indian cargo traffic grew 19% despite pandemic, says Civil Aviation Minister Sindhia. Credits Atmanirbhar Bharat effort for the feat. Union Minister Nitin Gadkari gets all-round appreciation for improving road network. Some members flag concerns on quality, maintenance and toll collection.
Online technologies had to be adopted in education to overcome COVID disruptions, says Union Minister Dharmendra Pradhan in the Lok Sabha. Let's now take a look at all these news in detail. RajyaSabha on Monday returned a money bill moved by Finance Minister Nirmala Sitharaman, authorizing the government for payment and appropriation of certain sums from the Consolidated Fund for the financial year 2021-22. The Upper House also returned another appropriation bill for the expenditure done in the 2018-19 financial year. Both the appropriation bills were passed by Lok Sabha earlier. Replying to the debate, the Finance Minister ruled out any reduction of allocation in central schemes like Manrega, food subsidy, fertilizer subsidy and defence sector. So EPFO has a central board, which is the one which takes the call on what rate has to be given for them. And they had not changed it, I don't know, for quite some time. They've changed it now. From 8.4, it has come down to 8.1. And on that, a lot of questions were raised. And I appreciate I quite recognize the concern of the honorable members. It's a decision taken by the central board in which representatives of the various segments which are part of the EPFO are all seated in the board, inclusive of workers' representatives, management representatives, government representatives, all of them are seated in the board. And they have taken this call to bring it down to 8.1. And I think the Honorable Minister, Bhupendra Yadav ji, had explained as to why he had to take this call. I just want to place before Honorable Sir, you, and also to have it put on the record of the government, of the Rajya Sabha, Sukanya Samriddhi Yojana is at 7.6%. Senior Citizen Savings Scheme, sir, is at 7.4%. PPF is at 7.1%. State Bank of India's highest rate given for some portfolio, which is like 5 to 10 year fixed deposits, is at 5.50%. And it has a markup for senior citizens, which takes it to 6.3%. Government's own borrowing, the G6, on an average for across various tenors, is at 6.28%. That is, if government goes to borrow from a certain fund, it has to pay that kind of a rate. With all these, the EPFO has taken a call to give it at 8.1%. I just want to lay these facts before, sir, so that the fact that EPFO's central board, which has representatives from various different stakeholders for the pension fund, employees' pension fund, have taken a call. 40 years it has not been brought down to, yes, 40 years. There are today's realities which do keep us in the context of decisions which are being taken by a central board of the EPFO. It has yet to come to the Finance Ministry for approval. Members cutting across party lines took part in this discussion. Let's listen into some of them. Report number 16 of 2019 जो CAG का रिपोर्ट है, उसका चैप्टर 2 providing procurement and issues of high altitude clothing, equipment, ration and housing. मुझे वित्त मंत्री जी से मैं आपके जरिए गुजारिश करता हूं से पॉलिटिकली ना ले, इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस राष्ट्र की हित के नाते लेके हमारे उन जवानों के लिए जो भी करना पड़े आप करिए, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े करिए, पर उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल वहां तक ना पहुंचे, वो आप सुनिश्चित करें, ये मैं जरूर आपसे गुजारिश करता हूं. So for the women and children are concerned, the budget allocation for Mission Shakti increased by only 2.3% at a time when crimes against women were as high as nearly 4 lakhs in a single year. Just come to our state of West Bengal. The entire budgetary allocation for Beti Bachao, Beti Padhao is even less than a state project like Konyasri, which was awarded internationally at the Hague city of Netherlands, and our Chief Minister took that award. Then they
the appropriation bill they are presenting, and in every budget they are making many promises, but nothing is happening. So the entire exercise of the appropriation or presentation of budget and promises made by the government is a futile exercise to satisfy the people, to satisfy the media, to tell something to the media, but which has not actually happened. The promises made by the finance minister in this house is not kept up. The states are suffering. आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है? रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है। उस पर साइबर एक्ट को